मॉर्निंग टू एवरीवन। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। यस सर, गुड मॉर्निंग। यस सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बढ़िया सर। सर गुड मॉर्निंग। यस सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप मेंस लिख रहे हो क्या वैशाली? यू आर राइटिंग मेंस दिस ईयर? अच्छा, ओके ओके। इस साल तो कोई है नहीं ना हमारे में से जो मेंस लिख रहा है। अब इज देयर एनीवन? सिद्धार्थ इज राइटिंग मेंस दिस ईयर। सिद्धार्थ तो शायद नहीं लिख रहे, मेरी तो बात हुई थी इनके साथ। राधे 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 राधे। सारे 2024 वाली है ना? चलो कोई बात नहीं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं एंड समझने की कोशिश करते हैं विद रेफरेंस टू द न्यूलिथिक पीरियड सर। ओके, तो हम लोग न्यूलिथिक पीरियड के ऊपर कल बात कर रहे थे एंड वी वर डिस्कसिंग अबाउट द चेंजेस इन न्यूलिथिक पीरियड। हमने या पैलियोलिथिक मेसोलिथिक खत्म कर दिया था, न्यूलिथिक की शुरुआत की थी सर, ठीक है? तो वहां से आगे चलेंगे एंड आज कंक्लूड करेंगे न्यूलिथिक को और शुरू भी करेंगे चैल्कोलिथिक को सर, है ना? तो टारगेट ये है कि हम न्यूलिथिक को अच्छे से खत्म करके वी कैन जंप ऑन टू द चैल्कोलिथिक पीरियड एज वेल कि व्हाट काइंड ऑफ डेवलपमेंट हैड टेकन प्लेस एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड विद रिस्पेक्ट टू न्यूलिथिक सर। ओके, तो हमने कल थोड़ा इंट्रोडक्शन देखा था न्यूलिथिक के पॉइंट ऑफ व्यू से और समझने की कोशिश की थी कि व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस हैड टेकन प्लेस एंड व्हाई द न्यूलिथिक टर्म रिवॉल्यूशन वाज यूज्ड, है ना? समझे? एक शब्द यूज हुआ था न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन एज फार एज आई रिमेंबर एंड वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द न्यूलिथिक पॉइंट ऑफ व्यू विद रिस्पेक्ट टू द काइंड ऑफ रिवॉल्यूशन दैट दैट हैड टेकन प्लेस। इसको गॉर्डन चिल्ड के द्वारा दिया गया शब्द था और हमने आपको ये भी बताया था कि इसके थ्रू ही हमने आइडेंटिफाई किया था कि देयर आर डिफरेंट चेंजेस दैट वर टेकिंग प्लेस। ओके, तो ये चेंजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने कल की क्लास के अंदर चर्चा कर दी थी कि किस तरह का बदलाव हुआ एंड हाउ डिफरेंट डिफरेंट वी कैन से टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, सेटलमेंट चेंजेस एंड सब्सिस्टेंस चेंजेस विल टेक प्लेस। ओके, तो इस बेसिस के रूप में अगर आप समझने की कोशिश करिए हमें क्लैरिटी मिल रही है कि यहाँ जो है वो कैसे 6 पिलर्स के रूप में इसको कंसीडर किया था। इसमें सब्सिस्टेंस में अच्छे अलग-अलग क्रॉप्स को भी आइडेंटिफाई किया था। खैर कुछ-कुछ क्रॉप्स को भारत के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया, कुछ-कुछ क्रॉप्स अगर आप समझिए तो भारत के अंदर नहीं थे बट स्टिल दे वर पार्ट ऑफ द न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन ओनली सर, समझे? तो ये पूरी कहानी हमने पिछले क्लास के अंदर डिस्कस की थी कि भाई व्हाई द न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन वाज यूज्ड। ओके, हमें पूछ रहा है कि देयर आर सो मेनी स्टेट्स इन सेंट्रल इंडिया एंड साउथर्न इंडिया बट नो इमेजेस हैव बीन डिपिक्टेड सर। ओके, माइट बी मेनी रीजंस फॉर दैट। ऐसे तो मतलब सैकड़ों स्पीशीज उस दौर में भी हुआ करती थी। अब इनको सांप की इमेज बनाने का मन नहीं करता होगा या सांप के लिए रिचुअल्स में होगा सर, है ना? समझे? तो मान्यता के ऊपर भी बहुत सारी चीजें चलती है सर, है ना? समझे? समझे? तो वी कैन नॉट कंक्लूड बेस्ड ऑन द फैक्ट्स कि भाई इनके यहाँ पे इन्होंने सांप क्यों नहीं बनाया होगा, ऐसा तो क्या हो गया होगा कि सांप इन्होंने नहीं बनाया सर, ठीक है? समझे? तो देयर आर मेनी थिंग्स अटैच्ड टू इट ना सर। ओके ना? समझे? देयर कैन बी वी कैन से रिचुअलिस्टिक बिलीफ्स, देयर कैन बी काइंड ऑफ वी कैन से अ बिलीफ सिस्टम, माइट बी दे हैव नॉट सीन इट और या ऐसा भी हो सकता है कि उसकी इमेजिनेशन को कैद नहीं कर पा रहे होंगे सर, है ना? समझे? तो इसमें तो यार मतलब कैसा है कि ओपन एंडेड है चीजें। वैसे तो सैकड़ों एनिमल्स उस पीरियड में एग्जिस्ट कर रहे थे। हड़प्पन के पीरियड में बहुत सारे एनिमल्स एग्जिस्ट करते थे, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स दैट वर existing we will find right in the ancient period but some were used and some were not seen or depicted sir। खैर, तो हमने न्यूलिथिक पीरियड में एग्रीकल्चर के बारे में डिस्कस किया था एंड वी विल फाइंड कि एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश की थी कि कैसे एग्रीकल्चर का इंट्रोडक्शन हुआ सर, गेटिंग ओके। तो वी विल फाइंड कि बिकॉज़ एग्रीकल्चर का इंट्रोडक्शन हुआ तो उसके अंदर थियरी आई जिसे हम कहते हैं डिफ्यूजन थियरी और इंडिजिनस थियरी। डिफ्यूजन थियरी इज एन आउटकम ऑफ द वेस्टर्न पर्सपेक्टिव इन हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री को वेस्ट ऐसे ही देखता है कि भाई हमने सब कुछ दिया है दुनिया को सर। ओके, तो उनका ये मानना है कि हमने आपको एग्रीकल्चर भी दिया है सर, है ना? समझे? अरे यार कुछ कुछ चीजें तो नेचुरली ग्रो होती है, उसको तो रहने दो कम से कम सर, है ना? समझे? सो वी विल फाइंड कि द वेस्ट इज डेलिबरेटली लाइक हेल बेंट ऑन गिविंग सर्टेन थिंग्स टू द वर्ल्ड और उसमें खेती भी आ जाती है सर, समझे? बोले प्राचीन काल में भी हमने तुमको खेती दी है, वेस्ट से ही आया है, तुम्हारे यहाँ तो कुछ नहीं था, तुम तो बंजर थे सर, है ना? समझे? एंड देन इट इज अस हु गिफ्टेड यू द एग्रीकल्चर, हाउ टू ग्रो प्लांटेशन एंड हाउ टू डोमेस्टिकेट एनिमल्स एंड मेनी अदर थिंग्स रिलेटेड टू इट सर, समझे आप लोग? तो वी विल सी दैट जब हम लोग न्यूलिथिक पीरियड को ओवरऑल समझते हैं तो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि न्यूलिथिक पीरियड के अंदर एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ था। ये एग्रीकल्चर के अंदर कोलीवार जैसी जगहों के नाम हमें पता होना चाहिए, लाहौर लेवा का नाम पता होना चाहिए सर, ठीक है ना? और महागरा, ये तीनों की तीनों ऐसी जगह है जहाँ राइस प्रोडक्शन हुआ था। मैंने आपको कल के क्लास के अंदर भी बताया था सर, ठीक है? और इस बेसिस के रूप में क्लैरिटी आ चुकी है कि भाई जो राइस प्रोडक्शन हो इंडिया में इंडिजिनस ही हो रहा था, कोई बाहर से नहीं हो रहा था सर, है ना? तो मेहरगढ़ से भी एविडेंसेस है, दिदवाना सांबार लेके राजस्थान के अंदर एविडेंसेस हमारे पास है सर, ठीक है? समझे? तो वी विल फाइंड कि वी हैव गॉट सम काइंड ऑफ राइसेस एविडेंसेस इवन एट महागरा, वी हैव गॉट एविडेंसेस एट कोलीवार। मेहरगढ़ के अंदर तो हमारे पास बार्ली के एविडेंसेस है। तो व्हीट और बार्ली तो साथ में आता है, बार्ली आता है तो फर्मेंटेशन भी होता है सर, ठीक है? तो 4-5% के आसपास फर्मेंटेशन हो गया तो बहुत हो जाएगा, लोगों को मौज आ जाएगी सर। खैर, तो वी विल फाइंड कि देयर डिफरेंट डिफरेंट बेसिकली लोकेशंस जिनके बेसिस के रूप में हम ये कहते हैं कि एग्रीकल्चर डिफ्यूजन हुआ था सर। ओके, इसके अंदर दूसरी कहानी हमको ये भी देखने को मिलती है, वो है एनिमल्स और प्लांट डोमेस्टिकेशन की डिबेट सर। ओके, ये डिबेट के अंदर हमने पिछले क्लास के अंदर देखा कि कैसे अलग-अलग ऑथर्स ने इसको आइडेंटिफाई करके बताया कि व्हाट व्हेन बी और व्हाट कुड बी द फैक्टर्स बिहाइंड द पॉपुलेशंस गोइंग फॉर डोमेस्टिकेशन सर। ओके, तो एक आया प्रोसेस रिलेटेड चेंज सर, समझे? इसको केंट फ्लेनरी के द्वारा लिखा गया है सर। ओके, दूसरा गॉर्डन चाइल्ड से लेके हमने देखा था ब्रेडवुड और बाकी सारे और भी लोग आपको यहाँ सर बिनफोर्ड जैसे लोग और ब्रेडवुड जैसे लोग आपको मिलेंगे जिन्होंने अपनी अपनी हाइपोथेसिस दी थी कि व्हाई द डोमेस्टिकेशन हैड टेकन प्लेस सर, समझे? कि क्यों डोमेस्टिकेशन हुआ था, किस-किस बेसिस के रूप में हुआ था सर। ओके, तो आपको पूछा जाएगा कि कमेंट ऑन द नेचर of the debate that took regarding the domestication of plants and animals in the Neolithic period सर, है ना? समझ में आया कि नहीं आपको? आपको क्या आएगा? कमेंट ऑन द नेचर ऑफ डिबेट सर, है ना? सवाल आपको लिखना तो लिख दीजिए सर, है ना? समझे? क्योंकि यहाँ से कमेंट ऑन द नेचर ऑफ डिबेट रिगार्डिंग रिगार्डिंग द डोमेस्टिकेशन थियरी इन दी न्यूलिथिक पीरियड, समझे कि नहीं समझे, है ना? तो ये आपका सवाल हो गया, समझे कि नहीं समझे? तो आपको टिप्पणी करनी है, आप टिप्पणी कैसे करोगे? आप ऑथर्स का पॉइंट ऑफ व्यू, खुद का घर का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दोगे सर। ओके, तो आपको 3-4 नाम याद रखने पड़ेंगे। गॉर्डन चाइल्ड तो सबको सबसे फेवरेट चाइल्ड है क्योंकि उसी ने ही न्यूलिथिक क्रांति की शुरुआत करवाई थी सर। ओके, तो गॉर्डन चाइल्ड से आप शुरू करोगे सर। ओके, उसके बाद आप केंट फ्लेनरी की हाइपोथेसिस दोगे कि ये तो प्रोसेस रिलेटेड चेंज है, ये तो ग्रेजुअल आता ही है सर, है ना? समझे कि नहीं? ओके, तो इट्स नॉट लाइक दैट, क्योंकि आप देखिए इंटरेक्ट तो करोगे ना, इट्स सिमिलर टू ह्यूमंस एज़ वेल सर। ओके, मतलब आप देखिए कि 2 ह्यूमंस को या 2 लोगों को आप साथ में घर में रख कर दो सर, है ना? समझे कि नहीं समझे? 2 नहीं 10-15 को एक घर में लॉक कर दो, तो इनके बीच में इंटरेक्शन होगा कि नहीं होगा सर, है ना? ओके, तो वी विल कम टू नो कि इंटरेक्शन, अब जैसे बिग बॉस का घर हो गया सर। ओके, तो वहाँ कैसे इंटरेक्शन होता है, तो इट इज बाउंड टू हैपन सर, है ना? तो प्रोसेस रिलेटेड चेंज जो है वो तो आना ही है सर। ओके, इट्स नॉट लाइक दैट कि दोनों सामने-सामने खड़े हैं और फिर इंटरेक्ट नहीं करेंगे सर, गेटिंग ओके। तो वी विल फाइंड कि इस बेसिस के रूप में हम टेबल
नहीं बनाएंगे, व्हाट वी कैन डू इज यू कैन मेक अ फ्लो चार्ट एंड देन यू कैन एक्सप्लेन द पैराग्राफ्स, ओके। तो एक्चुअली फ्लो चार्ट इसके लिए जगह छोड़ी गई थी सर, है ना। तो गॉर्डन चाइल्ड का नाम लिख दो सर, समथिंग समथिंग ओके। दूसरा ब्रेडवुड की थियरी बता दो सर, समथिंग समथिंग ओके। या तीसरी कहानी बिनफोर्ड की कहानी बता दो कि बिनफोर्ड ने क्या कहा था। और चौथा आप देखोगे केंट फ्लेनरी की जो स्टोरी है सर, तो व्हाट आर द डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स और डिफरेंट डिफरेंट थियरीज दैट वर गिवन आउट, एंड ये डिबेट में आप इनकी लिमिटेशंस भी एक करके लिखने की कोशिश करेंगे सर, है ना, समझे। गॉर्डन चाइल्ड ने जो 10 पॉइंट्स दिए, हां, गॉर्डन चाइल्ड यही है सर, गॉर्डन चाइल्ड भी आएगा, आपको आगे भी दिखता रहेगा सर, ओके। तो इट्स नॉट लाइक दैट कि भाई खाली एक ही जगह के ऊपर हमको यहाँ से देखने को मिला है, बट इसकी डिबेट के अंदर हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई ये डिबेट जो है इसमें अलग-अलग लोगों के द्वारा अलग-अलग थियरीज दी गई है सर, है ना। ये थियरी में बिनफोर्ड की थियरी है जो डेमोग्राफिक डिस्ट्रेस के साथ जा रही है, आपको खाली ज़्यादा से ज़्यादा ना ये कीवर्ड आना चाहिए आपके आंसर के अंदर सर, ओके। या ब्रेडवुड के अंदर हमें ये देखने को मिलता है एक्सपेरिमेंटेशन का पार्ट है, जहां ह्यूमंस न्यूक्लियर जोन में रहते थे, जहां न्यूक्लियर जोन में रहते थे अलग-अलग स्टेटेड एरियाज में, वहां उन्होंने एक्सप्लेनेशन किया होगा, कि एक्सपेरिमेंटेशन किया होगा सर, ठीक है। और वी विल सी ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये केंट फ्लेनरी की हाइपोथेसिस आई जिसने नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म बताया सर, है ना, कि कोई भी चीज को हम इंटरैक्ट करते हैं, एडाप्टिव चेंजेस करते हैं सर, गेटिंग ओके, दिस माइट बी आउटकम ऑफ द वी कैन से एक्सपेरिमेंटेशन एंड आल्सो वी कैन से रिगार्डिंग द फूड प्रोक्यूरमेंट सिस्टम, है ना। कुछ-कुछ वस्तुओं को जैसे प्रोक्यूर करते गए, वैसे-वैसे इनको चीजें सीखने को मिल रही थी सर, ठीक है, गेटिंग ओके, कि इसको ज्यादा प्रोक्यूर करेंगे तो खराब हो जाएगा, इसको कम प्रोक्यूर करेंगे तो इसकी सैंक्टिटी बनी रहेगी सर, गेटिंग ओके। और इस बेसिस के रूप में इन्होंने ग्रेजुअली डोमेस्टिकेशन किया होगा। ये जैसे नेगेटिव और पॉजिटिव हाइपोथेसिस आप इसके अंदर से लिख सकते हो, जैसे आपका ये स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है सर, ओके। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म सर, ओके। बिकॉज़ द ट्राइबल कम्युनिटीज न्यू अबाउट दिस पार्ट, ओवर एक्सप्लोइटिंग सर्टेन थिंग्स दैट विल लीड टू द डेसिमेशन ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, और उनका खाना पीना सब कुछ खत्म हो जाएगा सर, ठीक है, समझे। तो इवेंचुअली वी विल फाइंड कि दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर सर्टेन मैकेनिज्म्स थ्रू व्हिच दे कैन वंस अगेन रीयूनाइट थिंग्स अराउंड सर, गेटिंग ओके। तो इनको ये पता था कि भाई कुछ-कुछ प्रकार की वस्तुओं का उपयोग करके या कुछ-कुछ प्रकार के डिसीजन लेने के बाद उनके लिए नुकसान हो सकता है सर, ठीक है, समझे। तो इस बेसिस के रूप में ये थियरी आई, ये थियरी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको क्लैरिटी होनी चाहिए कि कैसे इसके अंदर डेवलपमेंट हुआ है सर, गेटिंग ओके। तो नेगेटिव फीडबैक इज अ सिस्टम थ्रू व्हिच द बैलेंस एक्सप्लॉइटेशन एंड फूड रिसोर्सेज आर टेकन इनटू कंसीडरेशन विदिन एन एरिया एंड डिस्करेज एनी चेंज सर, गेटिंग ओके। तो बैलेंस एक्सप्लॉइटेशन करते हो, आपको पता है कि अगर 100 केरी है, 100 में से आप 50 खाओगे, 50 को बचा के रखोगे सर, ठीक है, गेटिंग ओके। दूसरा पॉजिटिव फीडबैक है जहां हमें ये देखने को मिल रहा है कि प्रोडक्टिविटी ऑफ रिसोर्सेज को बढ़ाने की कोशिश करते हो एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस। अब ये कैसे पॉजिटिव आपके यहाँ पे ये होगा सर, ओके। तो दिस इज एक्चुअली आउटकम ऑफ द नेचर एज वेल सर, क्योंकि नेचर क्या है कि हर एक चीजें बैलेंस कर देता है सर, समझे, समझे। तो आपने कभी-कभी कुछ चीजों को उखाड़ दिया होगा, कोई झाड़ पान पत्तों को उखाड़ दिया होगा, तो थोड़े टाइम के बाद देखोगे तो फिर से वहां पे झाड़ पान पत्ते आ जाएंगे, तो अचानक ही आपके अंदर बुद्धि आ जाएगी, बोले ससुरा मैं तो कल तोड़ के गया था यहाँ पे सर, यहाँ फिर से उग गया सर, समझे, गेटिंग ओके। तो फिर फाइन, आपने घर के अंदर आपने देखा है सर, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म को बताता हूं, कभी-कभी घर के अंदर फ्लावर उगता है, घर के अंदर दीवारों के अंदर से ना आपको पेड़ पौधा उगेगा, आपको लगेगा कि यार ये घर की दीवार में से डाली कहां से निकल के आई सर, समझे। तो फिर फाइन कि इट इज बिकॉज़ ऑफ द नेचर, ओके, समझे। तो आपको बुद्धि आ गई कि बोले यार ये चीज तो नेचर कर रहा है, मैं तो कर नहीं कर रहा हूं। पीपल का पेड़ आपने देखा होगा सर, ठीक है, घर में से बीच में से निकलता है सर, ओके। तो मैं जब इंजीनियरिंग में नया गया ना सर, ओके, तो मेरा पहला क्वेश्चन ये था सर ना, तो सिविल इंजीनियरिंग बाकी सब तो दूर गया। तो एक दिन मैं वो टीचर आए, ऐसे ही बात हो रही थी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड, बोला सर बाकी सब ठीक है, घर में से डाली कैसे निकल गई सर, समझे। तो पूरा क्लास हंस रहा है, बोले यार तुम यार गजब के सवाल पूछ रहे हो। पर मैंने बोला सर क्यूरियोसिटी में बहुत बिल्डिंग्स में देखा है, पुराने पूरे बिल्डिंग में सर, समझे। बट दिस इज बिकॉज़ ऑफ द नेचर, ओके। ये इसके साथ नहीं बता रहा हूं, बट आपको समझ में आना चाहिए सर, गेटिंग ओके। तो एग्रीकल्चर इनको समझ में आ गया कि भाई अपन कोई चीज तोड़ेंगे, अपन कोई प्लांट्स को खत्म करेंगे, अपन कोई एनिमल्स को अगर हंटिंग कर रहे हैं सर फॉर एग्जांपल, और अगर कोई एनिमल्स को डोमेस्टिकेट कर रहे हैं, तो नेचर थोड़े टाइम के बाद उसको बैलेंस कर देता है सर, समझिए, नेचर है सर। अब ये कैसे करता है, वो नेचर ही करता है सर, ठीक है। तो पूरी साइकिल है, आपको भी पता है, फूड चेन की साइकिल है, फूड वेब की पूरी चेन है सर, ठीक है, समझे। तो इवेंचुअली बैलेंसेस आउट थिंग्स, ओके। तो लोगों को ये समझ में आ गया था कि इट इज एडवांटेजेस एंड गैदरिंग सर, समझिए, कि इधर-उधर भागे, इससे अच्छा क्या करेंगे सर, है ना। बट प्रॉब्लम ये सब थियरी के अंदर यही आ रहा है, कोई भी थियरी हो गई, वो चाहे एनवायरमेंटल चेंज हो, चाहे डेमोग्राफिक डिस्ट्रेस हो, जिसके कारण लोग अंदर के एरिया में है, जैसे डेमोग्राफिक डिस्ट्रेस की थियरी के अंदर भी मैंने बताया था सर, ठीक है। तो बिनफोर्ड की थियरी में प्रॉब्लम ये है कि बिनफोर्ड एक हाइपोथेसिस थे कि लोग पहले समुद्र किनारे रहते थे, जितनी भी सभ्यताएं थी, वैसे ये सही नहीं है सर, है ना। इंडिया के अंदर आपको कहां समुद्र किनारे सभ्यता मिलती है सर, ठीक है। तो आप संस्कृति सर, है ना, समझे, नॉट सभ्यता, छोटे-छोटे कल्चर्स होते हैं। बट बिनफोर्ड ने ऐसी थियरी दी सर, है ना, समझे, कि इन द एंशिएंट वर्ल्ड व्हेन ऑल थिंग्स वर चेंजिंग एंड ऑल दिस थिंग्स वर गोइंग ऑन सर, ओके, समझे। सो देयर वाज अ माइग्रेशन, माइग्रेशन में तो भाई तुम कैसे बेसिकली कह सकते हो किस प्रकार का माइग्रेशन हुआ। तो हम ये जब डिबेट्स को देखेंगे ना, तो इनकी लिमिटेशंस को भी आइडेंटिफाई करेंगे सर, है ना, समझे। तो इट्स नॉट लाइक दैट कि हम इनकी लिमिटेशंस को, हम तो ये डिबेट के अंदर हमें पता होना चाहिए सर, गेटिंग ओके। तो कमेंट ऑन द नेचर ऑफ डिबेट रिगार्डिंग द डोमेस्टिकेशन थियरी इन द न्यूलिथिक पीरियड। तो आप इसमें इंट्रोडक्शन क्या दोगे सर, इंट्रोडक्शन में बताओगे कि द डोमेस्टिकेशन थियरी इज एन आउटकम ऑफ द डोमेस्टिकेशन ऑफ द प्लांट्स एंड द एनिमल्स दैट टुक प्लेस इन न्यूलिथिक पीरियड, द वेरियस हाइपोथेसिस गिवन बाय वेरियस scholars which are based on the assumptions, and these assumptions are based on environmental issues, these assumptions are based on the demography, these assumptions are based on the experimentation done by the humans, and this views are presented as below सर, है ना। उसके बाद चलो ये तो मैं आपको फॉर्मेट बता रहा हूं सर, ओके। फिर उसके बाद टक 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 आपने लिखना शुरू किया कि the very first theory was given by Gordon Childe who proposed that it was the environmental changes that were responsible for domestication. This is an outcome of the drying up of the river beds, drying of the water bodies, and eventually we will see कि there is a migration of people. This also realizes the human interaction with the nature, and ultimately it was a forced domestication that actually forced the people or the humans to have the domestication of plants and animals, ठीक है, समझे। तो ये theory आ गई, but then we will find कि this theory also has certain limitations. The fundamental reason is that we don't have direct evidences regarding the changes that were taking place, and we do not have any kind of motivating factor regarding the agriculture development as well, okay, समझे। तो उसके बाद हमने इसको खत्म किया। The second theory was given with respect to Braidwood. Braidwood came up with a theory where we will come to know कि he proposed that the experiments were conducted by the humans living in different nuclear zones was an outcome of the domestication, but this human experimentation is also not sure because the incentives behind the experimentations are not clear. Neither the push and pull factor behind the experimentation is not clear, okay, समझे। This theory was rejected once again by Binford sir, है ना, and Binford came up with the demographic distress theory. Demographic distress theory indicates that whenever there was a population increase and environmental changes simultaneously, this forced the people to migrate from the coastal areas to the inland area, and eventually because the increased population created an imbalance in the nature ecosystem, it ultimately forced for the domestication of animals and the plants for the food resources as well, sir, okay. But the issue is that this theory does not indicate the evidence of migration. We do not have any kind of large scale migration taking place during this period as well. Neither we have evidences about the overpopulation and food crisis at that time as well, okay. उसके बाद हम देखेंगे कि over and above this part Kent Flannery gave a positive negative feedback mechanism that was outcome of different experiences of humans with respect to food procurement, okay. तो उसमें आप लिखोगे the interaction with nature over a period of time, the experimentation conducted, the experiences that the humans got as a part of interference and exploitation ultimately pushed them for the agriculture. But this theory also does not have any kind of direct evidences why this interaction and experiments were taken place, okay. तो ultimately ये हो गया। उसके बाद हम conclusion यहाँ से डाल देंगे सर, okay, समझे, कि there are various hypotheses given by various scholars, but the debate can be concluded by this part that the environmental changes can be the major reasons. It was not only the environmental changes, but there were other reasons as well that were ultimately outcome of this we can say the debate, है ना, समझे। तो इस तरह से हम लोग एक कह सकते हैं कि उसको कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे सर, ओके। तो वी विल फाइंड कि ये स्टोरी आपको यहाँ से देखने को मिलेगी। हो सकता है कि हम इसको कंक्लूजन में ये भी लिखेंगे कि इट इज आउटकम ऑफ द इवोल्यूशन थियरी ऑफ ह्यूमंस एज वेल सर, है ना, समझे। तो एक ऑथर ये कह रहे हैं कि इट वाज नॉट एन एनवायरमेंटल क्राइसिस, ओके, बट इट वाज अम्यूलेशन दैट वाज रिस्पांसिबल फॉर द अम्यूलेशन इज टू इंप्रूव एनीथिंग सर, है ना। तो वी एज ह्यूमंस कीप ऑन इंप्रूवाइजिंग एवरीथिंग सर, है ना, हम एक जगह के ऊपर ऐसा झुकते नहीं है सर, समझे, रुकते नहीं है ना, पुष्पा भाव की तरह है सब, समझे, ओके। अब जैसे पिछली बैच के अंदर मेरे को लगा कि मेरे को इंप्रूवाइज करना है सर,
ओके, अब मेरे को समझ में आया कि मैं अकेला तो कर नहीं पाऊंगा सर, ठीक है ना, समझे। सो आई स्टार्टेड एमुलेटिंग, सो आई स्टार्टेड मेकिंग समथिंग बेटर, आई स्टार्टेड इंप्रोवाइजिंग आउट सर, है ना, गेटिंग पॉइंट। तो मैंने कहा कि चलो भाई इस बार थोड़ा काम करते हैं अपन, है ना, बेसिकली बैक सीट लेते हैं सर, ओके, एंड इवेंचुअली आई विल मेक अ टीम एंड देन वी गो अहेड सर, है ना, समझे। क्योंकि अकेला बंदा क्या कर पाएगा, तो मैं अकेला तो अकेला भी नहीं खा पाऊंगा सर, समझे, गेटिंग पॉइंट, ओके। सो दिस इवेंचुअली केम अप एज अ पार्ट ऑफ द एमुलेशन सर, समझे। तो दिस इज हैपनिंग एवरीवेयर सर, देखिए कोई भी इंस्टीट्यूशंस, कोई भी संस्था सर, है ना, समझे, गेटिंग पॉइंट, ओके, वो इसी तरह से ग्रो करती है ना सर, है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो ह्यूमंस का ग्रोथ भी ऐसे ही हुआ है सर, समझ में आया कि नहीं आपको सर, है ना, समझे। तो मैं क्लैरिटी होनी चाहिए कि किसके अंदर से डेवलपमेंट हुआ, हाउ थिंग्स आर लॉस्ट, गेटिंग पॉइंट, ओके, समझे। एंड देयर आर मेनी फैक्टर्स अल्टीमेटली इन्वॉल्वड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। सो अल्टीमेटली हम कंक्लूड क्या करेंगे, इट इज एन आउटकम ऑफ द कांस्टेंट इनोवेशन, इट इज एन आउटकम ऑफ द इम्प्रोवाइजेशन, एंड देयर कैन बी मल्टीपल फैक्टर्स इन मल्टीपल रीजन्स, ओके। तो हम लोग ना टाइम एंड स्पेस डायमेंशंस लिख देंगे सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। हम टाइम एंड स्पेस डायमेंशंस के अंदर से कंक्लूड कर देंगे कि भाई देखिए कुछ-कुछ एरिया में कुछ फैक्टर्स रिस्पांसिबल हुए होंगे, पर यही के यही फैक्टर्स सब एरिया में रिस्पांसिबल नहीं हुए होंगे सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। सो देयर माइट बी सर्टेन फैक्टर्स रिस्पांसिबल फॉर अ सर्टेन एरिया, बट नॉट ऑल द सेम फैक्टर्स विल बी रिस्पांसिबल सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि कैसे अलग-अलग बेसिस के रूप में इनके यहाँ डेवलपमेंट हुआ, एंड ये डेवलपमेंट के अंदर हमें एक आइडिया रहना चाहिए कि डोमेस्टिकेशन कहाँ-कहाँ पे होते हैं सर, ठीक है ना, समझे। तो ये सवाल आपको बन सकता है न्यूलिथिक पीरियड के साथ ही जुड़ा हुआ है सर, ठीक है, एंड दे कैन आस्क यू डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स, ओके। बाकी तो आप लिख सकते हो राइस कल्टीवेशन के अंदर हमने आपको एग्जांपल लिखवा दिया है ऑलरेडी सर, है ना। तो कोलीबा है, लहू देवा है, महागरा है सर, ठीक है ना, समझे। वहाँ पे हमें यहाँ से देखने को मिलेगा सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। दूसरा हमारे पास एनिमल्स के डोमेस्टिकेशन के एविडेंसेस है सर, है ना। एनिमल्स के अंदर हमारे पास एविडेंसेस आदमगढ़ के अंदर है सर, ठीक है ना। तो आदमगढ़ इज इन मध्य प्रदेश सर, ठीक है। तो वहाँ पे हमारे पास एविडेंसेस है, बागोर के अंदर हमारे पास एविडेंसेस है, बागोर बता रहा हूँ, बागोर नहीं बता रहा हूँ सर, है ना, समझे, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो वी विल फाइंड कि बागोर की कहानी है राजस्थान वाला है, घोर बोलूंगा ना, घोर सर, है ना, घनघोर सर, समझे। तो घनघोर की जो स्टोरी आएगी सर, क्या तो वो आपका उधर हो जाएगा, मैं गोर बोलूंगा तो राजस्थान आएगा सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, क्या है। तो पहली चीज आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरह से डेवलपमेंट हुआ। देखिए थोड़ा आगे चलते हैं और न्यूलिथिक पीरियड के ऊपर फीचर्स के ऊपर आ जाते हैं। देखिए न्यूलिथिक पीरियड में हमें पढ़ना क्या है सर, ठीक है, समझे। सो वी विल फाइंड कि इन द न्यूलिथिक पीरियड वी आर सपोज्ड टू स्टडी मल्टीपल थिंग्स, एंड वी विल सी कि न्यूलिथिक पीरियड एक तो वाई न्यूलिथिक हमने पढ़ा सर, है ना, समझे। हमने इसकी ओरिजिन पढ़ने की कोशिश की सर, है ना, समझे, गेटिंग पॉइंट, ओके। इसके ऊपर डिबेट्स देखने की कोशिश की। डिबेट्स में हमने 3 डिबेट्स बेसिकली समझने की कोशिश की। ओरिजिन में न्यूलिथिक डिबेट 3 डिबेट देखी। एक तो इवोल्यूशन वर्सेस रिवोल्यूशन की डिबेट सर, लिख पाएंगे सर, गेटिंग पॉइंट, समझे, समझे कि भाई इसकी इवोल्यूशन रिवोल्यूशन की डिबेट। दूसरी न्यूलिथिक पीरियड के अंदर हमने कौन सी डिबेट देखी, वो है डिफ्यूजन थियरी, एग्रीकल्चर की डिफ्यूजन थियरी सर, है ना, समझे। तो ये डिबेट तो छोटी डिबेट थी, बट एटलीस्ट हमें ये भी क्लैरिटी होनी चाहिए। और तीसरा हमें पता होना चाहिए दी डोमेस्टिकेशन डिबेट सर, है ना, समझे। तो हमें ये तीनों की तीनों कहानी आपको पता होनी चाहिए। एक है डिफ्यूजन वर्सेस इंडिजिनस, है ना, कि एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट कैसे हुआ था सर, ठीक है। डोमेस्टिकेशन के अंदर हम बेसिकली ये बिनफोर्ड, हम ब्रेडवुड, हम गॉर्डन चाइल्ड और केंट फ्लैनरी, इन चारों का नाम याद रखेंगे सर, है ना, समझ गए ओके। और सीक्वेंस में आता है एक्चुअली कैसा है कि एक थियरी को दूसरा काउंटर करता है, ये सब हाइपोथेसिस है ना सर, है ना, समझे। दे आर थियरी, दे आर नॉट लॉज, आप समझिए सर, ओके। विज्ञान है वो लॉज आधारित है, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सो दैट इज प्रूव्ड सर, है ना, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड फोर्थ लॉ एंड फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ सर, ओके। सो व्हेन इट कम्स टू हिस्ट्री इट इज बेस्ड ऑन द थियरी सर, ओके। थियरी इज एक्चुअली बेस्ड ऑन हाइपोथेसिस, सो इट्स अ प्रपोजल कि ऐसा हुआ होगा, बट इट इज नॉट प्रूव्ड बाय एम्पिरिकल फैक्ट्स, ओके ना, समझ गए ओके। साइंस की खासियत ये है कि वो एम्पिरिकल एविडेंसेस के साथ निकल के आता है कि देखो ये तथ्य है, ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया था और एक्सपेरिमेंट के बाद ये रिजल्ट आया है, ये नंबर है सर, ठीक है, ओके, समझ गए। अब डिफ्यूजन वर्सेस इंडिजिनस क्या था, कल तो करा तो दिया था सर, कल कहाँ थे सर, ओके, कि भारत में एग्रीकल्चर का जो इंट्रोडक्शन हुआ है वो कब हुआ था सर, ठीक है, या किसने किया था। तो इसमें दो थियरी है, एक फॉरेन थियरी सर, ठीक है, समझे, कि भाई भारत में वेस्ट एशिया से एग्रीकल्चर आया। कुछ लोगों का मानना है कि नहीं सर, ये तो लोकल है, इंडिजिनस है, ये इंडिया के अंदर ही वी विल सी कि इंडिजिनस वे में ही डेवलपमेंट हुआ है। तो पहले ये चलता था कि भाई चाइना से यहाँ चावल आया है सर, ठीक है, समझे। सो इट इज द चावल दैट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम चाइना एंड व्हीट फ्रॉम वेस्ट एशिया सर, ठीक है, समझे, ओके। तो पोलन ग्रेन्स के रूप में उड़ते उड़ते आया होगा, या चावल को खुद हाथ पैर लगे होंगे तो वो भी पंख उड़ाते हुए ऊपर के फर करके सर, ना, चिड़िया उड़े उड़ते रहे सर, समझे। तो वी विल सी कि इंट्रोडक्शन किया गया, क्योंकि देखो 4 क्रॉप्स इंडिया में मेन मिले हैं सर, ना, न्यूलिथिक पीरियड के एग्रीकल्चर के अंदर सर, ओके। वो कौन से 4 क्रॉप्स है, एक तो व्हीट है सर, है ना, दूसरा है राइस सर, है ना, समझे। व्हीट के साथ बार्ली तो पैकेज में ही आता है सर, ओके, और मिलेट है सर, समझे। मिलेट आपको साउथ के अंदर मिलता है सर, ओके। तो वी शुड बी अवेयर अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन विद रिस्पेक्ट टू न्यूलिथिक पीरियड सर। खैर अब दोस्तों आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर के फीचर्स क्या-क्या कहाँ से निकल के आएंगे सर, ठीक है। तो न्यूलिथिक पीरियड के हम फीचर्स में चले जाते हैं। फीचर्स में हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है और अब डिबेट्स वाला पोर्शन खत्म हुआ, अब सीधा-सीधा अगर आप समझने की कोशिश करिए, फैक्ट वाला पोर्शन की शुरुआत हुआ सर, ठीक है, ओके। अब इसके फीचर्स हमको पहले तो पता होना चाहिए। फीचर्स के साथ-साथ हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें रीजनल वेरिएशंस कैसे-कैसे निकल के आए सर, है ना। रीजनल वेरिएशंस का मतलब क्या है कि न्यूलिथिक पीरियड में भारत में 50 से अधिक साइटें हैं सर, है ना, समझे। तो ये सब साइट्स के अंदर अगर आप समझने की कोशिश करिए, वी विल सी ओवर पीरियड ऑफ टाइम आर एस्टैब्लिश्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री इन डिफरेंट जॉनर्स एंड डिफरेंट जोन्स एज़ वेल, है ना। तो अलग-अलग पीरियड के अंदर निकल के आई है। तो हमें इसके अंदर से ये भी चीज पता होनी चाहिए, क्या कह रहे हैं कि इसकी रीजनल वेरिएशंस, रीजनल कैरेक्टरिस्टिक्स एज़ वेल सर, है ना, समझे। तो रीजनल कैरेक्टरिस्टिक्स में आता हूं मैं, है ना, और इसकी साइट्स के ऊपर से हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। मैपिंग मैंने बताया कि लास्ट में करेंगे सर। खैर चलिए, तो अब आगे चलते हैं इसके फीचर्स के ऊपर। अब आप देखिए कि न्यूलिथिक पीरियड के अंदर मैंने बताया कि एनिमल डोमेस्टिकेशन हो गया, राइस डोमेस्टिकेशन हो गया सर, मतलब प्लांट्स डोमेस्टिकेशन हो गया सर, है ना, दोनों का दोनों। अब एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ सर, है ना, समझे। अगर एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ तो इसकी इंपैक्ट भी पड़ेगी दोस्तों, पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी सर, कहां पे पड़ेगी, किसके ऊपर पड़ेगी सर, और किस तरह से पड़ेगी, थोड़ी चर्चा उसकी भी कर लेते हैं सर, है ना, समझे। विश्वरत्न लेट आया है सर, है ना, कहां से आया है सर, है ना, समझे, है ना, घर पे बैठे-बैठे लेट आते हो ऐसा कैसे सर, समझे। हाँ, मतलब एक चीज समझ में आती है, लॉगिन करके रख दिया करो ना सर, है ना। यहाँ तो एक फायदा ये है ना कि पीछे आप किचन में काम करते रहो सर, सुनते रहो सर, ठीक है, समझे। हाँ, घर का काम करते रहो पर क्लास सुनते रहो सर, ऑनलाइन है तो यही तो फर्क है सर, समझे। गेटिंग पॉइंट। चलिए, तो व्हाट वी आर डिस्कसिंग अबाउट सर, है ना, समझे। तो वी वर डिस्कसिंग अबाउट दिस पार्ट रिवर क्रॉस करके। हाँ, अब हमारे फादर और ग्रैंडफादर्स के जमाने के बोले हम पहाड़ चढ़ के जाते थे और हम नदियाँ क्रॉस करके आते थे। मतलब सबके साथ वही सेम कहानियाँ हैं सर, ठीक है, समझे। मतलब इतनी खराब व्यवस्था भी नहीं होगी सर, है ना, समझे। गेटिंग पॉइंट। बोले तुम्हारी जनरेशन के अंदर हम ये करते थे ना, वो करते थे ना, ऐसे स्कूल जाया करते थे। मतलब उनके ऊपर अगर मैं इमेजिनेशन रखूँ तो मेरे को तो मतलब आई गेट स्कैर्ड होके ना, समझे। बोला ऐसी मतलब अगर मैं इसके ऊपर कोई मूवी बनाऊँ या कोई इमेजिन करूँ कि इस तरह से नदी क्रॉस की होगी, बीच में मगरमच्छ आता होगा, मछली आती होगी सर, ठीक है, समझे। गेटिंग पॉइंट। पहाड़ कुत्ते होंगे सर, है ना, समझे। खैर चलिए, लेट मी कम बैक टू दिस पार्ट, ओके। तो था या थोड़ा बहुत स्ट्रगल, ऐसा सबके साथ भी नहीं होगा ना सर। खैर चलिए, लेट मी कम बैक, ओके। तो चलो, तो अब एग्रीकल्चर के इंपैक्ट के ऊपर चले जाते हैं। क्या-क्या इंपैक्ट हुआ सीधा यहाँ से समझा देते हैं सर, है ना। ये पिछली स्लाइड में भी था, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है सर, ठीक है। अब देखिए कि द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर गिव द इम्पेटस टू मल्टीपल थिंग्स सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो एक तो पहली चीज तो सेडेंटरिज्म, मैंने आपको बताया इसके फीचर्स के अंदर हमको क्लैरिटी होनी चाहिए। सेडेंटरिज्म का मतलब है कि सेटल हुआ तो सेटल होना मानता है सर, है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो पीपल स्टार्टेड सेटलिंग डाउन सर, है ना, समझे, गेटिंग पॉइंट, ओके। विलेज लाइफ शुरुआत हो जाती है। ये विलेज सेल्फ सफिशिएंट विलेज, लोग घर बनाएंगे सर, है ना, समझे। तो ये घर में आपको कभी-कभी मड के हाउसेस मिलेंगे, वाटल एंड डॉब हाउसेस के रूप में पहचानते हैं। ये उसकी एक्चुअली दीवारें हैं सर, ठीक है, समझे, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो वाटल एंड डॉब हाउसेस है, ये एक्चुअली लकड़ी की डंडियाँ होती है, इसमें घास से ये पूरा बना के उसको है ना जोड़ दिया जाता है, बाइंडिंग कर दिया जाता है सर, ठीक है। फिर इसके ऊपर मड लगा दिया जाता है, लिपन कर दिया जाता है सर, है ना, समझे। तो यू हैव फाइंड इन विलेज एरियाज, अभी भी आज की तारीख के अंदर आपको इस प्रकार के विलेजेस मिलेंगे सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो एक ये खासियत आपको यहाँ से देखने को मिलेगी, बड़ी सिग्निफिकेंट है सर, है ना, समझे। दूसरी कहानी एग्रीकल्चर बना तो लोगों को समझ में आ गया कि भाई हमें अपने क्रॉप्स को बचाना है, हमें एनिमल्स को बचाना है, हमें बर्ड्स को बचाना है, क्योंकि बर्ड्स के थ्रू पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रहे थे, एनिमल्स के थ्रू एग्रीकल्चर का उपयोग भी हो रहा था। तो एनिमल हस्बेंड्री आल्सो बिकेम वन ऑफ द प्रोफेशंस इन दी वी कैन से न्यूलिथिक पीरियड सर, ओके। तो ये भी एक सिग्निफिकेंट पार्ट हमें यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए कि कैसे डेवलपमेंट हुआ सर, ओके। अब ग्रेन्स बने अलग-अलग प्रकार के, अब ये जितने भी अलग-अलग प्रकार के ग्रेन्स बनेंगे, दिस ग्रेन्स वर यूज्ड
इन मल्टीपल फॉर्मेट्स हो गए ना, किसी को खाने के रूप में दे दिया, किसी को गिफ्ट के रूप में दे दिया, भविष्य के लिए स्टोरेज के रूप में कर दिया। तो न्यूलिथिक मैन के अंदर साइंटिफिक टेम्पर भी आ गया सर, है ना। साइंटिफिक टेम्पर किस तरह से पूरे ससुरा हर बार हंटिंग करने की कोशिश करेंगे तो दिक्कत आ जाएगी सर, है ना, समझे। तो इट्स बेटर वी शुड मेक श्योर कि हम इसको स्टोर कर दे सर, है ना। तो स्टोरेज के लिए फिर पॉटरी बनने की शुरुआत हुई सर, गेटिंग ओके। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम द पॉटरी आल्सो इमर्ज, है ना, समझे। तो ये सब कुछ साथ में चल रहा है ना दोस्तों, सर एवरीथिंग इज गोइंग पैरेलल सर, ओके। सो द ग्रेन्स वर यूज्ड इन मल्टीपल फॉर्मेट्स, है ना, दे वर यूज्ड इन फॉर्म ऑफ सीड्स, दे वर यूज्ड इन फॉर्म ऑफ फूड, दे वर यूज्ड इन फॉर्म ऑफ गिफ्ट्स, ओके ना, स्टोरेज एज़ वेल। स्टोरेज के लिए फिर क्ले के पॉट्स बनाए, गड्ढे के अंदर इन्होंने डाल दिया अलग-अलग प्रकार की सर, ओके। अब न्यूलिथिक पीरियड में ही पॉटरी बनने की शुरुआत होती है सर, है ना, गेटिंग ओके। तो आपको एक ब्लैक बर्निश वेयर मिलेगा, नॉर्मली ब्लैक कलर का, ग्रे है, फिर मैट इम्प्रेस्ड वेयर है, वुड्स बास्केट मार्केट वेयर है सर, ठीक है। सो डिफरेंट डिफरेंट पॉटरी स्टाइल्स दैट इमर्ज इन द न्यूलिथिक पीरियड सर, गेटिंग ओके, समझे, समझे। तो जैसे अगर आप देखोगे तो ये आपका एक एग्जांपल है बुरज़ाम का, बुरज़ाम इज अ साइट इन जम्मू कश्मीर। वहां पे आपको ये बर्निश वेयर देखने को मिल रहा है, दिख रहा है सर, ठीक है, मस्त फ्लास्क के रूप में आपको मिलेगा सर, गेटिंग ओके। तो ये खासियत आपको यहाँ से देखने को मिलती है। ये है मैट इम्प्रेस्ड बेस, बेसिकली एक पॉटरी का ही बेस है सर, ओके। मैट क्यों है? क्योंकि इसका फिनिशिंग देखिए कैसा है, एकदम मैट फिनिश है सर, है ना। स्क्रीन गार्ड लगवाने जाते हैं तो वी विल फाइंड कि जो वो दुकान वाला बोलता है कि भैया मैट चाहिए या ग्लॉसी चाहिए सर, ओके। मैट का 10 रुपए ज्यादा लगेगा सर, है ना, समझे। तो वी विल फाइंड मैट थोड़ा क्लासी लगता है ना सर, समझे, गेटिंग ओके। तो आपका जो वो है क्या कहते हैं, ग्लॉसी से सर, है ना, ग्लॉसी तो सब लगता है, मैट फिनिश थोड़ी अलग ही आता है सर, खैर। तो वी विल सी टफ एंड ग्लास स्क्रीन गार्ड जो भी कहते हैं उसको सर, खैर। तो हमें कहानी आपको देखने को मिलेगी सर, गेटिंग ओके। नेल पेंट की कहानी नहीं पता है हमें सर, स्क्रीन गार्ड तक की पता है, चलिए सर, ओके। तो ये भी स्टोरी हमको यहाँ से मिलेगी सर, है ना। ये सब व्हील बेस पॉटरी है सर, है ना। तो न्यूलिथिक पीरियड के अंदर ज्यादातर व्हील बेस पॉटरी की शुरुआत हुई सर, है ना, समझे, गेटिंग ओके। तो ये भी किसका इंटरेस्टिंग फीचर है, इंपॉर्टेंट फीचर हमको यहाँ से मिलेगा सर, है ना, समझे। दूसरी कहानी हमें ये देखने को मिल रहा है कि बिकॉज़ एनिमल डोमेस्टिकेशन हुआ तो एनिमल हस्बेंड्री का भी डेवलपमेंट होने की शुरुआत होगी सर, है ना, समझे। एनिमल हस्बेंड्री दिस विल एक्चुअली बी अ फुल टाइम ऑक्यूपेशन सर, ओके ना, समझे। तो इसके कारण लाइवस्टॉक डेवलपमेंट, डेयरिंग इंडस्ट्री, पोल्ट्री इंडस्ट्री या और भी बाकी सारी इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हुआ। इसमें ये एनिमल्स का भी मल्टीपल यूज हो रहा था। जैसे कुछ-कुछ एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करके अपने फार्मिंग में डाल दिया, कुछ-कुछ को अपने मिल्क के पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली डेयरिंग के लिए, और कुछ-कुछ को ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि समझ गए ना सर, है ना, समझे। तो वी विल सी कि खचा हो गया सर, गेटिंग ओके। तो वी विल फाइंड कि ये पूरी कहानी आपको इसके अंदर से क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि कैसे द डेवलपमेंट विल टेक प्लेस सर, है ना, समझे आप लोग, है ना। तो एग्रीकल्चर क्रिएट अ वेरी बिग इंपैक्ट सर, गेटिंग ओके, समझे नहीं समझे, है ना, कि जब हम लोग एग्रीकल्चर की बात करते हैं न्यूलिथिक पीरियड के समय पे, तो एग्रीकल्चर पेड अ वेरी बिग इंपैक्ट इन द ओवरऑल सिचुएशन ऑफ द न्यूलिथिक पीरियड सर, है ना, गेटिंग ओके, समझे। अब एग्रीकल्चर की इंपैक्ट क्या हुई थी सर, है ना, समझे। तो अपन 3-4 पॉइंट्स की इंपैक्ट इसके अंदर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं सर, ओके ना, समझे, गेटिंग ओके। तो एग्रीकल्चर के कारण एक तो सेडेंटरीनेस निकल गया है। सेडेंटरीनेस का मतलब है कि लोग सेटल हो गए सर, है ना, समझे, मतलब भागा नहीं इधर से उधर सर, है ना, गेटिंग ओके। तो ये कंडीशन आपको यहाँ से इमीडिएटली देखने को मिलती है सर, ओके। दूसरी आपकी एग्रीकल्चर के कारण आपकी डाइटरी चेंजेस हो गए सर, है ना, समझे। डाइटरी चेंज क्या हो गया सर, है ना, समझे। आपने व्हीट खाना शुरू कर दिया, आपने राइस खाना शुरू कर दिया, आपने ओवर पीरियड ऑफ टाइम अगर आप समझने की कोशिश करिए तो आपने डेरी वेरी के बहुत सारी वस्तुओं को कंज्यूम करना शुरू कर दिया सर, है ना। तो बट ऑब्वियस है कि इट विल बी इंपैक्टिंग योर डाइटरी हैबिट एज़ वेल सर, है ना। ऐसा तो है नहीं कि ये ओवरऑल बेसिकली आप समझने की कोशिश करिए कि एक ही पीरियड तक आपकी इंपैक्ट करेगी सर, है ना, गेटिंग पॉइंट, समझे। तो हमें ये देखने को मिलता है कि डाइटरी चेंजेस हुए। इसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स दोनों का मिक्सचर हुआ। नॉर्मली अभी तक क्या हो रहा था कि प्रोटीन बेस्ड डाइट बहुत था सर, है ना, समझे, गेटिंग पॉइंट, ओके। एंड नाउ वी विल सी कि नाउ कार्बोहाइड्रेट्स आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड। राइस है, व्हीट है, देयर ऑल कार्बोहाइड्रेट बेस्ड थिंग्स, ओके ना, समझे। मीट जो था वो नॉर्मली हाई प्रोटीन और कार्ब्स कभी-कभी कम भी होता है उसके अंदर, कुछ-कुछ मीट के अंदर। अब आप देखिए कार्ब्स आर वेरी मच नीडेड फॉर योर ब्रेन सर, है ना। एक्चुअली आजकल ये डाइट में बहुत फैट चल रहा है, बोले कार्ब्स बंद कर लो, कार्ब्स बंद कर लो, पर बुद्धि नहीं है इन सबको कि भाई कार्ब्स बंद करोगे तो तुम्हारा ब्रेन वर्किंग बंद हो जाएगा सर, ठीक है ना, समझे। फैट चल रहा है ना आजकल, है ना, भैया दीदी वहाँ पे भी इन्फ्लुएंसर बहुत है सर, ठीक है ना। तो खैर आई एम नॉट दी, मतलब आपको लगेगा कि ये बंदा क्या बोल रहा है सर, ठीक है ना, शरीर देख के तो इसको डाइट के बारे में क्या पता होगा सर, खैर। बट देन इफ यू रिसर्च इट आउट, है ना, तो आपको समझ में आएगा कि कार्बोहाइड्रेट्स आर नीडेड सर, है ना, bare मिनिमम आपको चाहिए और इनको बेसिकली ना नहीं मिल रहे थे सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। बट देन ओवर पीरियड ऑफ टाइम द मोमेंट द कार्ब्स वर यूज्ड एंड दे वर इंट्रोड्यूस्ड, ओके, इनकी बुद्धि का इवोल्यूशन हुआ तो उसके कारण इनकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ गया सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो हम जो कहते हैं ना जिस तरह से कि भाई इसके अंदर से किस तरह से इंपैक्ट हुई होगी, तो हम लिखते हैं कि दिस आल्सो क्रिएटेड एन इंपैक्ट सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। अब डाइटरी चेंज आया सर, है ना, तो डाइट जब आपका बदलेगा, आपको खाना अच्छा मिलना शुरू हो गया, तो क्या आपकी हेल्थ के ऊपर चेंज आएगा कि नहीं आएगा? और हेल्थ के ऊपर चेंज आएगा तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी सर, है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो दिस विल आल्सो क्रिएट एन इंपैक्ट इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी सर, ओके। क्योंकि खाना अच्छा मिलना शुरू हो गया सर, है ना, पीना अच्छा मिलना, मतलब बार्ली था तो थोड़ा बहुत वो भी हो जाता होगा सर, ओके। तो खाना पीना सब बैलेंस है ना सर, ठीक है, पथरी-वथरी होने की शक्यता नहीं है सर, है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो दिस विल लीड टू अ गुड थिंग एज़ वेल सर, है ना, समझे। तो वी विल फाइंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम लाइफ एक्सपेक्टेंसी के ऊपर। अब वहाँ मेसोलिथिक में हमने देखा था व्हेन वी डिड द पैलियो बॉटनिकल स्टडीज एंड अदर फाउनल एनालिसिस ऑफ द बोन्स, वहाँ 30-40 इयर्स की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, आदमी लुढ़क जाता था। अब यहाँ थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ा ही होगा सर, है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। तीसरी सेडेंटरी लाइफस्टाइल निकल के आई है, तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल के कारण क्या होगा? विलेजेस बनने की शुरुआत होगी। अब विलेजेस बनने की शुरुआत होगी तो विलेजेस के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी बेसिकली सवाल आएगा सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। अब एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा सर, है ना, समझे, सेटलमेंट्स बनने की शुरुआत होगी तो क्लैन बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन आने की शुरुआत होगी सर, है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। अब एडमिनिस्ट्रेशन आएगा तो ऑब्वियस है कि यहाँ से पॉलिटिकल कंडीशन भी निकल के आएगी सर, है ना। तो एक पॉलिटिकल क्लास का इमर्जेंस होगा, चिefटेन्स का इमर्जेंस होने की शुरुआत हो जाएगी सर, है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो ये भी कहानी आपको इसके अंदर से देखने को मिलती है जो एक सिग्निफिकेंट पार्ट था सर, है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। बेसिकली कैल्शियम की कमी थी। आप देखिए कि विद द डेयरी इंडस्ट्री एंड इन द न्यूलिथिक पीरियड मोर एंड मोर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स टुक प्लेस एंड द डेयरी नीड्स वर फुलफिल्ड एंड द मोमेंट डेयरी नीड्स वर फुलफिल्ड आपका कैल्शियम जो है वो बैलेंस हो जाएगा सर, ठीक है ना, समझे। तो आप हेल्थ के अंदर ये डाइटरी चेंज में कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जांपल लिख सकते हो सर, ठीक है ना, कि फ्रॉम ओनली प्रोटीन, है ना, ये पहले कीटो करते थे सर, है ना, कीटो में खाली प्रोटीन खाते हैं ना सर, खैर। तो वी विल फाइंड कि फ्रॉम प्रोटीन प्रोटीन एंड फैट होता है, कीटो में ऐसा ही होता है ना सर, खैर। तो फ्रॉम प्रोटीन इंड्यूस्ड डाइट, ओके ना, समझे, दे मूव टुवर्ड्स कार्ब्स, दे वर आल्सो एबल टू गेट द कैल्शियम एज़ वेल सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। एंड वी विल फाइंड कि अदर न्यूट्रिएंट्स भी मिलने की शुरुआत हो, क्योंकि यार आप देखिए कि बहुत सारे वेजिटेबल्स को कंज्यूम कर रहे थे। एनिमल डोमेस्टिकेशन के बाद वी विल सी कि आप ऐसे मीट का भी कंजम्पशन कर रहे थे जो आपको अच्छे खासी न्यूट्रिएंट्स दे पा रहे थे सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो ये भी कहानी आपको यहाँ से देखने को मिलती है कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम जो सिचुएशन क्रिएट है वो और भी बदलती है सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। एग्रीकल्चर से सरप्लस बनने की शुरुआत हुई सर, है ना, समझे। सो विद द डेवलपमेंट ऑफ सरप्लस ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल आल्सो सी द स्टोरेज आल्सो इंक्रीज्ड, ओके। ये स्टोरेज में पॉटरी का डेवलपमेंट हुआ सर, है ना। ये सरप्लस ने वी विल आल्सो फाइंड कि ट्रेड एंड कॉमर्स को भी कहीं न कहीं डेवलप किया होगा सर, है ना। तो दिस विल आल्सो लीड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज़ वेल सर, है ना, समझे। तो हमें ये देखने को मिला है कि अलग-अलग प्रकार के प्रोफेशंस निकल के आए सर, है ना, समझे। तो दिस सरप्लस एक्चुअली गिव द बर्थ टू डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशंस। दिस प्रोफेशंस इंक्लूड द कैटल रेयरिंग, जैसे एनिमल हस्बेंड्री के बारे में मैंने आपको बताया सर, है ना। दिस माइट इंक्लूड सम काइंड ऑफ डेयरी इंडस्ट्री एज़ वेल सर, ठीक है ना, समझे। हमें ये देखने को मिल रहा है। तीसरी बात हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि इस पीरियड के अंदर बहुत सारे क्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग या और भी चीज़ों के लोग डाइवर्सिफाई किए होंगे सर, है ना, समझे। तो ये भी चीज़ हम इसके अंदर से आइडेंटिफाई करेंगे सर, है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो ये भी एक सिग्निफिकेंट पार्ट है सर, है ना। इसमें वी विल फाइंड कि एक पार्ट अभी आज की तारीख में आया वो है जेंडर रिलेशंस के ऊपर से सर, है ना। अब जेंडर रिलेशंस कैसे बदल रहे हैं सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो ऑब्वियस है कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल आपके यहाँ पे होगी, तो दिस विल आल्सो लीड टू मोर एंड मोर ऑफ इंटरेक्शन ऑफ मेल एंड फीमेल सर, ठीक है। तो वी विल आल्सो सी दैट द फीमेल will be more required to work for the house. We will see कि workforce के रूप में. Secondly, she'll also be seen in the form of we can say a creator of the new generation और progeny के point of view से, okay. तो इसकी impact ये भी होगी कि over a period of time इसकी आपकी population भी बढ़ेगी और इनको child birth के लिए बड़ा expect किया जाएगा सर, है ना, समझे। तो एक kind of हमको यहाँ से भी देखने को मिलता है कि because the stability in life took place, okay ना, समझे। तो कहीं ना कहीं इसकी भी impact आपको मिलेगी सर, getting point, okay. तो this is how agriculture became one of the major we can say points through which different impacts were created सर। अब देखिए आपको ये पूछा जा सकता है कि भाई कि how agriculture changed the life during the Neolithic period, discuss given examples। तो इसके बाद तो आपको we will find कि बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी सर, getting point, okay। इनफैक्ट इसमें से फिर वर्शिपिंग सिस्टम भी चलेगी ना सर, समझे, समझे। तो we will find कि अभी ये इसने
ने हर्ष ने कमेंट किया सर, ठीक है, कि मेहरगढ़ के अंदर एक फीमेल स्टैच्यू मिला है। ये उसके बाद फिर फेमिनिन वर्शिप की भी शुरुआत हुई, हर्ष यही बता रहे थे सर, है ना? सो दिस इज एक्चुअली पार्ट ऑफ द उपिंदर मैम बुक ओनली सर, है ना, गेटिंग ओके। तो उपिंदर सिंह की बुक से ही आपको ये मिल जाएगा सर, है ना, यहाँ लिखा हुआ है। बट हमें इसकी क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई हाउ इट इज हेल्पफुल इन द ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग सर, गेटिंग ओके। सो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट फीमेल फिगरीन्स दैट हैज बीन फाउंड सर, ओके ना, समझे? और फिर यहाँ से आपकी रिलीजियस ट्रेडिशंस और भी बहुत सारी चीजें, क्योंकि जब आप सेटल होते हो सर, है ना, गेटिंग ओके, तो सोसाइटी का भी डेवलपमेंट आपके यहाँ से होगा सर, है ना, समझे? समझे? तो विलेजेस एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल आल्सो डेवलप द सोसाइटी, एंड सोसाइटी डेवलप होगा तो आपका कल्चर भी बनने की शुरुआत होगी, आपकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस भी शुरुआत हो जाएगी। तो मल्टीपल थिंग्स विल बी फॉलोड विद द एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सर, है ना? तो ऐसा फ्लोचार्ट बना लीजिएगा, थोड़ा आड़ा-टेढ़ा हो गया, पर होपफुली आपको समझ में आ गया है कि हैंड्स ऑन आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारी चीजें हो सकती है। इसमें और भी ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं, ये तो अभी हमने ब्रेनस्टॉर्म किया है, बट दिस कैन बी लाइक नो इंक्रीज्ड ओवर पीरियड ऑफ टाइम, मतलब जैसा आपको मन में आए इसके अंदर जगह छोड़ दीजिएगा इस तरह से, सो दैट ईजी रहेगा सर। खैर चलिए, लेट मी कम बैक टू दिस पार्ट, है ना, गेटिंग ओके। तो इसके वही जो मैंने अभी आपको फ्लोचार्ट से समझाया, वही चीज आपको यहाँ से देखने को मिलती है सर, गेटिंग ओके। तो वी विल सी फैमिली एज अ कांसेप्ट इमर्ज फॉर लेबर, ओके। अब इसमें अलग-अलग हाइपोथेसिस है कि लेबर पॉइंट ऑफ व्यू से, बट नॉर्मली आप समझने की कोशिश करिए डिवीजन ऑफ लेबर, क्योंकि सबको एक कोई एक बंदा तो काम नहीं कर पाएगा। दूसरा, ह्यूमन्स आर सोशल एनिमल्स, ओके ना, सो वी नीड सोशल इंटरेक्शन एज़ वेल सर, ओके। आप अकेले तो रह नहीं पाओगे सर, आप लेबर छोड़ दीजिए सर, है ना, समझे? बट यू वोंट बी एबल टू फुलफिल योर ऑल नीड्स, ओके, इवन सर्वाइवल नीड्स, ओके ना, अलोन सर, गेटिंग ओके। सो यू नीड टू इंटरैक्ट, ओके। इवन लोग अकेले भी रहते तो भी इंटरैक्ट तो करते हैं ना सर, है ना, समझे? पीपल डू स्टे अलोन, बोला मैं तो अकेला रहूँगा, बट देन तुम्हें तो सोशल मीडिया के ऊपर इंटरैक्ट कर रहा है, तो हफ्ते में एक दिन कॉफी शॉप पे जाता है सर, ठीक है ना, समझे? गेटिंग ओके। तो भाई ये मतलब क्या है? तू कहीं कोई डिबेट क्लब में जुड़ा हुआ है या कहीं कोई सोशल ग्रुप में जुड़ा हुआ है, तो भाई अकेला रह रहा है उसका मतलब ये नहीं कि कंप्लीटली तो कट आउट है सर, ठीक है, समझे? तो वी विल फाइंड कि ये स्टोरी आपको पीछे देखने को मिलती है सर। खैर चलिए, इवन आप सन्यास मार्ग में जाते हो तो भी आप अकेले नहीं होते हो सर, क्योंकि आप कोई अखाड़ा जॉइन करोगे, आप कोई संघ जॉइन करोगे, है ना, आप अलग-अलग सेक्ट जॉइन करोगे, वहाँ पे भी आप ग्रुप में रह रहे हैं ना, गुरु के पास रहोगे, आपके बहुत सारे आपके सहपाठी होंगे या बहुत सारे आपके साथ साधु संतों के साथ रहोगे सर, ठीक है, संप्रदायों के अंदर, तो वहाँ पे भी आपको मिलेगा कि सोशल इंटरेक्शन तो कंटीन्यूअस है ना सर, ठीक है, समझे? तो विदाउट सोशल इंटरेक्शन इट्स क्वाइट टफ टू सर्वाइव एज़ वेल सर। खैर चलिए, लेट मी कम बैक टू दिस पार्ट, ओके। तो न्यूलिथिक सेटलर्स वर द अर्लीस्ट फार्मिंग कम्युनिटीज, याद रखना सर, गेटिंग ओके। दे वर सेल्फ सफिशिएंट विलेज कम्युनिटीज, क्योंकि ऑब्वियस था कि छोटी-छोटी कम्युनिटीज में खेती-वेती हो रही थी, कोई दिक्कत नहीं हो रहा था सर, गेटिंग ओके। तो वी विल फाइंड कि ऑब्टेनिंग एंड कंजम्पशन ऑफ फूड वाज़ सीन द फॉर्म ऑफ सोशल एक्टिविटी सर, है ना, समझे? एंड वी विल फाइंड कि सब लोग साथ में फूड प्रिपरेशन भी करते थे। तो वी विल फाइंड कि एक साइट है जिसका नाम है बुदियाल, वहाँ से हमको इसकी जानकारी मिल रही है सर, गेटिंग ओके। नॉर्मली ये गोल मकान में और रेक्टेंगुलर हाउसेस में रहते थे, क्योंकि सेडेंटरी लाइफस्टाइल शुरू हुई तो बुरजाओं के अंदर, मेहरगढ़ के अंदर अलग-अलग प्रकार के हाउसेस आपको यहाँ से मिलेंगे सर, गेटिंग ओके। वी विल आल्सो फाइंड डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स वर डोमेस्टिकेटेड, जैसे राइस के बारे में बताया, वैसे रागी के बारे में एविडेंसेस है, आपको ग्रीन ग्राम के बारे में, हॉर्स ग्राम के बारे में हमारे पास एविडेंसेस है सर, ठीक है ना, समझे? चने के बारे में सर, गेटिंग ओके। तो ये भी हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमको यहाँ से देखने को मिलती है। गोट सबसे डोमिनेटिंग कंडीशन में थी, ऑब्वियस था, क्योंकि समझे ना, गोट्स आपको पहले दूध भी देती है ना, समझे? और उसके बाद देन 6-8 महीना 1 साल हो गया आपको लग रहा है सर, ठीक है ना, समझे? तो आगे की कहानी भी चलेगी सर, गेटिंग ओके। तो कैटल, शीप्स एंड गोट्स वर एक्चुअली वी विल सी डोमेस्टिकेटेड सर, गेटिंग ओके। एंड वी विल फाइंड कि द कैटल आउटनंबर्ड द एनिमल्स, गोट्स वर आल्सो इन गुड नंबर्स एज़ वेल सर, गेटिंग ओके। तो ये स्टोरी भी हमको यहाँ से देखने को मिलती है। सीरियल्स वर प्रोड्यूस्ड, ओके, मिलेट्स तो बेसिकली बन के आ रहा है, तो इसी का ही पार्ट हमको यहाँ से मिलेगा सर, गेटिंग ओके। वी आल्सो सी पॉटरी वाज़ आल्सो देयर, है ना, पॉटरी वाज़ मेंट फॉर ग्रेन्स एंड द मीट स्टोरेज, इट वाज़ यूज्ड फॉर कुकिंग, इट वाज़ यूज्ड फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एज़ वेल सर, ठीक है ना, गेटिंग ओके। तो हमें ये भी एविडेंसेस देखने को मिल रहा है कि पॉटरी के मल्टीपल एविडेंसेस निकल के आए सर, है ना, समझे? तो वी कैन आइडेंटिफाई कि भाई पॉटरी के बहुत सारे यूज हमको यहाँ से मिलेंगे सर, गेटिंग ओके। वी विल आल्सो फाइंड कि इनिशियली हैंडमेड पॉटरी थी, पर लेटर ऑन व्हील बेस्ड पॉटरी बनने की शुरुआत हुई सर, है ना, समझे? गेटिंग ओके। तो मेहरगढ़ वाला जो रीजन है, वहाँ से लोग कहते हैं कि पॉटरी ट्रेडिशंस इंडिया के अंदर निकल के आए होंगे सर, ओके। एंड दिस इज हाउ वी विल सी कि सिरामिक कल्चर से सिरामिक कल्चर की तरफ चले गए। सिरामिक मतलब बेसिकली पॉटरी कल्चर की तरफ चले गए सर, है ना, गेटिंग ओके। तो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि मेहरगढ़ के अंदर से हुआ। दिस आर द डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पॉटरी, कि इसमें ब्लैक बर्निश वेयर थी, ग्रे वेयर थी, बुर्ज बास्केट मार्क वेयर थी और मैट इम्प्रेस्ड वेयर थी। एक्चुअली वो जो फोटोग्राफ है उसमें ऊपर का पॉट टूटा हुआ है सर, अभी दिखाया ना आपको सर, कहाँ गया? ये वाला सर, ओके। सो वी विल फाइंड कि द अपर पॉट इज एक्चुअली ब्रोकन डाउन सर, ओके। बट इफ यू सी द होल स्ट्रक्चर, ओके, वी कम टू नो कि ये पॉटरी का ही पार्ट था, और इससे भी हम समझ में आ रहा है सर, है ना, गेटिंग ओके। इट्स अ बेस ऑफ अ मैट इम्प्रेस्ड वेयर सर, ओके ना, समझे? तो ये विशेष प्रकार की पॉटरी बना रहे हैं सर, है ना, गेटिंग ओके। तो ये इंप्रेशन करके ये लोग करते होंगे इस तरह से सर, है ना, समझे? तो ये भी एक पॉटरी का पार्ट हमको यहाँ से मिल जाता है सर, गेटिंग ओके। तीसरी कहानी न्यूलिथिक पीरियड के अंदर क्या देखने को मिलती है, वो है अलग-अलग प्रकार के स्टोन टूल्स। कल ही करवा दिए थे, खास करके पॉलिश स्टोन्स का बहुत उपयोग होने की शुरुआत हुई सर, है ना। इसके थ्रू ये लोग एग्रीकल्चर करते थे सर, गेटिंग ओके, क्योंकि उस टाइम पे लोहा तो था नहीं, ना ही कॉपर हुआ करता था कि एग्रीकल्चर और ब्लाइंग के लिए यूज होगा, तो वुड एंड स्टोन का यूज था, तो पर इसमें पत्थर का अच्छा खासा यूज हुआ, क्योंकि सदियों से यूज करने वाली चीजें हमको यहाँ से मिलेगी सर, गेटिंग ओके। तो आपका फूड एथिक्स के अंदर भी बदलाव होने की शुरुआत होती है सर, गेटिंग ओके। तो हंटिंग गैदरिंग के साथ-साथ हमको देखने को मिला है कि फार्मर्स की इंपॉर्टेंस बढ़ने की शुरुआत हुई सोसाइटी के अंदर, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग का पार्ट था कि भाई मैं ये क्रॉप कर रहा हूँ, अभी 2-4 महीना तो निकल जाएगा सर, ओके। तो एक काम कर, दो अभी 4 दिन के लिए जंगल में जाके आओ, थोड़ा कुछ लेके आ जाओ अपने लिए सर, ठीक है ना। तो इमीडिएट कंजम्पशन के लिए हंटिंग गैदरिंग चलता रहा, बट देन ग्रेजुअल रिप्लेसमेंट टुक प्लेस विद रिस्पेक्ट टू द फार्मिंग एज़ वेल सर, गेटिंग ओके। इन फैक्ट मैंने बताया कि पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, क्यों इंक्रीज होगी? क्योंकि सेटल हो गया है, तो व्यक्ति सेटल होता है तो क्या होगा सर, है ना, तो उसको फिर अब लगेगा कि अब है ना थोड़ा बस्ती उधारते हैं अपन सर, ठीक है ना, गेटिंग ओके। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम यू विल सी कि हम फिर 150 करोड़ हुए, 200 करोड़ हुए सर, 250 करोड़ हो जाएंगे सर, है ना। तो सेडेंटरीनेस एक्चुअली लेड टू द हायर बर्थ रेट। सेकंडली फूड एथिक्स हैव चेंज, तो हायर बर्थ रेट उसके कारण भी बढ़ेगा सर, ओके, क्योंकि खाना पीना अच्छा हो गया, पॉपुलेशन आपकी स्टेबल हो गई, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई सर, है ना, गेटिंग ओके। तो स्ट्रेस बड़ा कम आ रहा था, स्ट्रेस कम आ रहा था, डाइट अच्छा हो रहा था सर, ठीक है ना। स्त्रियों के ऊपर भी विल सी कि स्ट्रेस बढ़ेगा सर, है ना। क्यों स्ट्रेस बढ़ेगा? ओवरऑल वर्किंग कंडीशन तो उनके लिए चलो डोमेस्टिक काम करना ही है, बट देन चाइल्ड बर्थ भी करने की आवश्यकता होगी सर, है ना, गेटिंग ओके। तो वी विल फाइंड कि कार्बोहाइड्रेट लेवल आपका बढ़ा, मैंने आपको बताया प्रोटीन से कार्ब्स की तरफ गए, आप कैल्शियम की तरफ गए, दूध आपने पीना शुरू किया, डेयरी के पॉइंट ऑफ व्यू से सर, ठीक है, गेटिंग ओके। तो ऑल दिस थिंग्स एक्चुअली लेड टू द ग्रेटर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, दैट इज अ डिफरेंस फ्रॉम पैलियोलिथिक सॉरी मेसोलिथिक टू द न्यूलिथिक पीरियड एज़ वेल सर, गेटिंग ओके। सो व्हेनेवर देयर इज अ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी, वी विल आल्सो सी दैट विल लीड टू द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्राफ्ट एंड ट्रेड एज़ वेल सर, ठीक है ना, समझे? तो अलग-अलग प्रकार की वस्तुएं बनने की शुरुआत हुई, क्योंकि ये सब न्यूक्लियर सेंटर्स थे सर, है ना। सो इन द न्यूलिथिक सेंटर्स or the areas where the Neolithic sites were located, they were nuclear centers. Okay, now what do you mean by the nuclear centers? Okay, so they were actually located in the remote area, but they used to exchange goods with each other. Sir, getting point. Okay, तो हमारे पास एविडेंसेस है मेहरगढ़ के है, हमारे पास एविडेंसेस है गणेश्वर के है सर, ओके, अलग-अलग रीजन्स के अंदर हमको यहाँ से देखने को मिलते हैं, जहाँ बहुत सारे सेटलमेंट्स के अंदर एक्सचेंज होने की शुरुआत हो रही है। काफी लोगों का मानना है कि न्यूलिथिक पीरियड ओवर पीरियड ऑफ टाइम अर्बन कल्चर्स के साथ इंटरेक्ट करते थे। अब किसके साथ करेंगे सर? ओके, तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम चालकोलिथिक और इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स बनेगी भारत के नॉर्थ इंडिया के अंदर, तो कुछ-कुछ न्यूलिथिक साइट्स इनके साथ भी इंटरेक्ट करती है ना, तो हमें ये बड़ी सिग्निफिकेंट हमको यहाँ से देखने को मिलेगा सर, गेटिंग पॉइंट। ओके, तीसरी कहानी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बनने की शुरुआत हुई, सोशल क्लासेस बनने की शुरुआत हुई, क्योंकि सेटलमेंट हुआ, व्यापार हुआ, एक वर्ग थोड़ा आगे जाएगा, एक वर्ग पीछे रहेगा, प्लस माइनस होता रहेगा सर, गेटिंग पॉइंट। ओके, तो वी विल फाइंड दैट डिफरेंट डिफरेंट हाउसेस, देयर वर डिफरेंट डिफरेंट विलेजेस दैट इमर्ज, द साइज ऑफ द हाउसेस आल्सो केप्ट ऑन चेंजिंग, द ग्रे वुड्स आल्सो केप्ट ऑन चेंजिंग, आल्सो शोज द एक्जिस्टेंस ऑफ सोशल लाइन्स। इन फैक्ट सोशल लाइन्स वर ऑलरेडी आउटकम ऑफ द मेसोलिथिक एरा, मैंने आपको बताया था कि मेसोलिथिक एरा से ही थोड़े बहुत एविडेंसेस हमारे पास है सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। ओके, तो ये भी एक सिग्निफिकेंट पार्ट हमको यहाँ से देखने को मिलता है विद रिस्पेक्ट टू द न्यूलिथिक एज, जो हमें क्लैरिटी हमें होनी चाहिए सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। ओके, इसी के अंदर से मैंने आपको बताया पॉलिटिकल कंट्रोल आने की शुरुआत हुई, जहाँ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एक्टिविटीज और सोशल एक्टिविटीज को कहीं न कहीं एक कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन निकल के आ रहा था। जैसे आप साउथ इंडिया में जाओगे, इनाम गाँव में चले जाओगे, जोरवे में चले जाओगे, वहाँ पे हमारे पास एविडेंसेस है आज के दौर के अंदर कि न्यूलिथिक पीरियड के अंदर देयर वर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स थ्रू व्हिच
वी विल सी सम काइंड ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज वर टेकिंग प्लेस, है ना, समझे? तो इस बेसिस के रूप में हम इसको आइडेंटिफाई करके बताएंगे कि भाई देखिए क्या था इतिहास के अंदर और किस प्रकार की न्यूलिथिक साइट्स की इमर्जेंस हुई है, उसके फीचर्स क्या थे, गेटिंग पॉइंट, ओके। अब इतना सारा बदलाव हुआ, आप सेटल हो गए, तो ऑब्वियस है कि आपके यहाँ रिलीजन और कल्चर का भी डेवलपमेंट होगा सर, ओके। तो अभी जो फ्लो चार्ट हमने देखा इसमें रिलीजन और कल्चर भी इंक्लूड कर देते हैं। रिलीजन कल्चर में क्या निकल के आया, ऑब्वियस था कि आप एग्रीकल्चर करते हो तो आप बेसिकली जमीन की पूजा करोगे, आप भूमि पूजन करने की शुरुआत करोगे, फर्टिलिटी को वर्शिप करने की शुरुआत करोगे। फर्टिलिटी में आप बेसिकली वुमेन को भी इसी तौर के ऊपर आप कंसीडर करोगे कि भाई ये भी एक दैवीय शक्ति है जो बेसिकली हमको कुछ प्रोक्रिएट करके दे रहे हैं, राइट और रॉन्ग सर, ठीक है, ओके। तो दिस इज हाउ द कांसेप्ट ऑफ गॉडेस सिस्टम इमर्ज, ओके। इसके पहले हमारे पास एविडेंसेस नहीं थे कि वुमेन वर वर्शिप्ड इन द फॉर्म ऑफ फेमिनिन गॉडेसेस, बट इन द न्यूलिथिक पीरियड सर, वी डू गेट इंस्टेंसेस ऑफ वी कैन से दिस पार्ट एज वेल, ठीक है ना, रिलीजियस पार्ट एज वेल सर। पिछले 10 दिनों से 12 दिनों से कंटिन्यूअसली 8-8 9-9 10-10 12 घंटा 14 घंटा कंप्यूटर के सामने बैठना पड़ता है। तो बीच में ये हुआ था समर सीजन के अंदर कि आंखें ड्राई हो गई थी, तो ऑप्थो के पास गया तो उसने वो दिया। अब दूसरी बीमारी शुरू हुई, अब आंखों से पानी निकलता है सर, ठीक है ना, समझे? मतलब साइड इफेक्ट्स ऑफ ऑनलाइन टीचिंग, समझे? क्योंकि 7-8 घंटा क्लास होता है और उसके बाद 5-6 घंटा कंटेंट बनाओ, ये करो, एडिटिंग करो, फलाना करो, सर, समझे? तो अलग ही कहानी है सर। खैर चलिए, लेट मी कम बैक टू दिस पार्ट, ओके। और बाकी कुछ नहीं हो तो मोबाइल पे आधा 1 घंटा तो वहाँ निकल जाता है सर, ठीक है। समझे? मतलब तुम कितना भी तुम इसको साइड में कर दो सर, बट देन वी विल सी कि ये स्टोरी आपको मिलती रहेगी। चलिए सर, ओके। तो वी विल फाइंड कि कल्चर का डेवलपमेंट हमको यहाँ से देखने को मिलता है सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। अब कल्चर की कहानी क्या है सर, है ना? तो वी विल सी कि दैट इंक्रीज्ड फर्टिलिटी एंड रिलीजियस वेज ऑफ बिलीफ सिस्टम। अब ऐसा क्यों था सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। सो बिकॉज़ द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स एंड डोमेस्टिकेशन, तो लोगों को लगा कि भाई हमें इसकी पूजा करनी चाहिए सर, है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो इसी बेसिस के रूप में हमारे पास आज के पाकिस्तान में सर मेहरगढ़ करके एक जगह है, किलगुल मोहम्मद करके एक जगह है सर, ठीक है। वहाँ पे गॉडेसेस की इमेजेस मिली है, टेराकोटा की मूर्तियाँ है, इस प्रकार की अगर आप समझने की कोशिश करिए सर, है ना, समझे? ये ब्लू नहीं दिख रहा है, देखो अभी दिखेगा, ऐसा ब्लू ब्लू दिखा, अभी नहीं दिख रहा, ब्लू को दिखा दो। अब देखिए ब्लू दिखा, ये थोड़ा बहुत ब्लू अब दिखेगा, हाँ, दिखा कि नहीं दिखा? ब्लूइश टिंट्स तो है सर, है ना? मैं हर 6 महीने में 6-8 महीने में क्लास ये ग्लास बदल देता हूँ मेरा सर, ठीक है। मैक्सिमम 8 मंथ्स, ओके। इस पे खर्चा करता हूँ, ठीक-ठाक खर्चा करता हूँ सर, ओके। है ना? 8 महीना हुआ, स्क्रैचेस बढ़े नहीं, मेरे को थोड़ा भी लग रहा है कि विजिबिलिटी कम हो रही है। दुकान वाला भी बोलता है चलेगा, मैंने बोला कुछ नहीं चलेगा सर, है ना, समझे? मेरे को चाहिए एकदम सर, समझे कि नहीं समझे? हाँ, चलो लेट मी कम बैक टू दिस पार्ट। वो ब्लूइश टिंट वाले वो क्या कहते हैं, वो एंटी ग्लेयर, वो 5-6 चीजें बताता है। मैंने बोला जो भी है एकदम एकदम सबसे ऊपर वाला कौन सा है? बोले ये। मैंने बोला इधर ही डालने का सर, ठीक है ना? तो बोले मास्टर पहचानता है मेरे को, बहुत पुराना 20 साल पुराना दुकान वाला अपना सर, ठीक है, 20-25 साल पुराना होगा। मतलब मैं उसके साथ अपना वो टाई अप है उसके साथ, है ना? तो उसको पता है, बोले मास्टर यार तुम बाकी कोई चीज़ों में तो खर्चा करते नहीं हो। मैंने बोला जहाँ इससे रोज़ी-रोटी चलती है तो वहाँ तो खर्चा करना पड़ेगा ना सर। खैर चलिए लेट मी कम बैक, ओके। तो फ्रेम सस्ती लेने की पर ग्लास महँगा लेने का, थंब रूल बनाने का सर। फ्रेम जो है, ये फ्रेम तो क्या है कि बेकार है सर, ठीक है ना? गेटिंग पॉइंट, ओके। तो फ्रेम से कई गुना महँगा ग्लास लेने का सर, है ना? इन्वेस्ट इन थिंग्स जो आपको प्रोटेक्ट करे सर, ना? फ्रेम कैसा है कि ठीक है, एक एवरेज या अबव एवरेज ले लिया आपने, ठीक-ठाक ले लिया। उसमें वो बड़ी ब्रांडेड चीज़ों के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। पर ग्लास बोलने का कि है ना, कालजीस है तो कालजीस डालिए, और भी बहुत सारे आ रहे हैं। खैर चलिए लेट मी कम बैक टू दिस पार्ट, ओके। तो वी विल सी दैट आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे डेवलपमेंट हुआ सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। वी विल आल्सो सी दैट ड्यूरिंग दिस पीरियड मैंने बताया कि वुमेन को फर्टिलिटी के साथ जोड़ा गया था एंड गर्भधारण जब होता था, प्रेगनेंसी रहती थी, तो उनके साथ भी उनको इस तरह से वर्शिप किया गया सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो वुमेन की फर्टिलिटी के साथ जोड़ने वाली मदर गॉडेसेस की इमेजेस आपको यहाँ से मिल रही है सर, है ना? तो इसके ऊपर भी एक डिबेट है सर, कोई कह रहा है कि शी इज़ एन ऑर्डिनरी वुमन, कोई कह रहा है कि शी इज़ अ मदर गॉडेस, गेटिंग पॉइंट, ओके। सो द डिफरेंट डिबेट्स दैट इज़ बीइंग एक्चुअली डिस्कस्ड, ओके। इसको लेके अभी आज की तारीख में हिस्टोरियंस का ये मानना है कि शी वाज जस्ट एन ऑर्डिनरी फीमेल फिगरिंग, शी वाज हैविंग सम काइंड ऑफ कल्टिक सिग्निफिकेंस। कल्टिक मतलब एक संप्रदाय उसको कल्ट के रूप में, बिलीफ के रूप में मानता होगा, बट देयर इज नो डायरेक्ट एविडेंसेस कि उसको मदर गॉडेस के साथ इसको हम लोग जोड़ सकते हो सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। सेकंडली ऐसी बहुत सारी मूर्तियां मिली है पर सबकी सब मदर गॉडेस के रूप में इसको कंसीडर नहीं भी कर सकते हैं सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। सो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट एविडेंसेस, देयर आर डिफरेंट वेज थ्रू व्हिच इट इज बीइंग इंटरप्रेटेड, पर हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि कैसे डेवलपमेंट हुआ। दूसरी इस पीरियड के अंदर हमको बुल फिगरिंग्स मिले, हम बुल फिगरिंग्स सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो हमें बैल की फिगर्स मिली है, यहाँ नहीं डाली है सर, खैर, बट वी विल फाइंड कि हमको बैल की फिगर मिली है, हम बुल, उसको भी काफी लोग कह रहे हैं कि एक प्रकार की कल्टिक सिग्निफिकेंस थी। इनफैक्ट ये बुल फिगरिंग्स ओवर पीरियड ऑफ टाइम अगर आप समझने की कोशिश करिए, इंडस सिविलाइजेशन के अंदर भी वर्शिप की जाती थी, इन द फॉर्म ऑफ ज़ेबू, है ना? उसको ज़ेबू बुल कहा गया है, सील्स के अंदर भी मिले हुए हैं सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। सो द फीमेल फिगरिंग्स आर क्वाइट सब्जेक्टिव, बट या सम काइंड ऑफ वी कैन से रिलीजियस एविडेंसेस कैन बी सीन इन द न्यूलिथिक पीरियड एज़ वेल सर, ठीक है, समझे? तो हम ये मानते हैं कि न्यूलिथिक पीरियड के अंदर धार्मिक मान्यताओं का निर्माण होने की शुरुआत हुई थी, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होने की शुरुआत हो गई थी सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। दूसरी कहानी न्यूलिथिक पीरियड के अंदर से क्या देखने को मिलेगी, व्हाट वी विल सी विद रिस्पेक्ट टू न्यूलिथिक पीरियड सर, ओके। सो द सेकंड थिंग दैट वी कैन अंडरस्टैंड इज द बरियल प्रैक्टिसेस, ओके। क्योंकि बिकॉज़ सोसाइटी है डेवलप, तो ऑब्वियस है कि सोसाइटी डेवलपमेंट के साथ-साथ बरियल प्रैक्टिसेस के अंदर भी हमारे पास एविडेंसेस मिलेंगे सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। अब याद रखना कि हमारे पास कोई स्टैंडर्डाइज्ड बरियल नहीं है सर, है ना? गेटिंग पॉइंट, ओके। या वो पहली बार आए थे ऐसा भी नहीं था, क्योंकि मेसोलिथिक पीरियड से ही निकलने की शुरुआत हुई थी। बरियल प्रैक्टिसेस बढ़ते हैं, हमें यहाँ से बहुत क्लियर कट इंपॉर्टेंस मिलेगा सर। बॉडी रिमेन्स अगर आप समझने की कोशिश करिए तो उनकी भी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी सर, बॉडी रिमेन्स का मतलब है कि वी विल सी कि आपके जो ग्रेव वुड्स हैं उनकी भी इंपॉर्टेंस आपको यहाँ से बढ़ती हुई देखने को मिलती है सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। वी विल आल्सो फाइंड कि देयर वाज सम काइंड ऑफ कस्टम्स है ना, जैसे हमने देखा था मेसोलिथिक में ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में या वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में इनका ये रहता था सर, है ना? हेड से लेके लोअर बॉडी का सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो इस वजह के रूप में हमें क्लैरिटी मिलती है कि एक रिचुअल सिस्टम थी। प्रॉब्लम हमको इसके अंदर से ये दिख रहा है कि क्या ये रिचुअल सिस्टम थी या लोगों को डर लग रहा था या लोग बेसिकली इज्जत के कारण इस तरह से उनको बरी किया करते थे सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। क्योंकि देयर आर बरियल्स दैट आर विदिन द हैबिटेशन एरिया, मतलब कोई रह रहा है घरों के अंदर या घर के प्रीमाइसेस के अंदर या गाँव के प्रीमाइसेस के अंदर, है ना? एक पेरिफेरी के अंदर आपको मिल जाता है सर, ठीक है। तो ये दर्शाता है कि नॉर्मली क्या होता है कि बरियल प्लेसेस बाहर मिलती है आपको, है ना? गाँव के बाहर, सेटलमेंट्स के बाहर आपको मिलेगी। इवन फ्यूनरल प्लेसेस भी देख लीजिए, जहाँ अग्निदाह दिया जाता है, वो भी नॉर्मली बाहर आपको मिलती है सर, ठीक है ना, समझे? बट हियर वी विल फाइंड कि द फ्यूनररी प्रैक्टिस एंड द बरियल प्रैक्टिस आर क्वाइट डिफरेंट सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो ये भी एक सिग्निफिकेंट पार्ट आपको यहाँ से देखने को मिलता है। कुछ-कुछ जगह के ऊपर आपको मल्टीपल बरियल्स मिलेंगे। मल्टीपल बरियल्स का मतलब क्या है कि एक से अधिक लोगों को दफनाया गया है एक ही जगह के ऊपर। अब ये हो सकता है कि इनकी साथ में मृत्यु हो चुकी हो या बेसिकली ये लोग वी विल सी कि फैमिलीज़ के साथ जुड़े हुए हो, फैमिली टाइज़ के साथ भी जुड़े होंगे सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो व्हाट डू वी सी ओवर हियर कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम हम इसके ऊपर जब बात करेंगे सर, है ना? तो हमें इसकी क्लैरिटी होनी चाहिए कि कैसे डेवलपमेंट हुआ होगा सर, है ना? गेटिंग पॉइंट, ओके। सो वी विल सी कि देयर आर डिफरेंट डिफरेंट बरियल प्रैक्टिसेस, समझे कि नहीं समझे? अब जैसे आपको कुछ-कुछ जगह के ऊपर एविडेंसेस मिले मेहरगढ़ के अंदर, जहाँ एक एविडेंस है कि बॉडीज़ को ओकरे कलर से कवर किया जाता था सर, रेड कलर से सर, ओके। अब ये क्यों किया जाता होगा सर, है ना? तो माइट बी सम काइंड ऑफ रिचुअल बिलीफ एज़ वेल सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। वी हैव आल्सो गॉट एविडेंसेस ऑफ जॉइंट बरियल्स, है ना? ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो वी विल सी कि बड़ा सिग्निफिकेंट पार्ट था कि ये क्लोज रिलेशनशिप को दर्शाता है कि भाई देखो इंसानों को जानवरों के प्रति कितना लगाव है और जानवर इंसानों के प्रति कितना लगाव रखते हैं सर, गेटिंग पॉइंट, समझे कि नहीं समझे? तो ये भी एक सिग्निफिकेंट पार्ट आपको यहाँ से देखने को मिलता रहेगा सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। सो देयर आर वेरिएशन इन बरियल प्रैक्टिसेस, समझे कि नहीं समझे? कि कुछ अलग है, मेहरगढ़ में अलग है, बुरजाओं में अलग है, आप दक्षिण भारत के अंदर जाओगे तो आपको अलग देखने को मिलेगा, बट कहीं न कहीं एक सोशल रैंकिंग को भी दर्शाता है सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। देयर आर सिंपल ग्रेव्स, देयर आर इलैबोरेट ग्रेव्स, ओके ना, समझे कि कुछ को ज़्यादा डेकोरेट किया गया है, कुछ के अंदर ज़्यादा ग्रेव वुड्स मिले हैं, ये भी एक प्रकार की खासियत आपको यहाँ से देखने को मिलेगी सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। इन फैक्ट देयर आर समथिंग कॉल्ड सेकेंडरी बरियल्स, ओके ना, समझे? अब बेसिकली वी विल कम टू नो कि एक से अधिक प्रकार की
बरियल प्रैक्टिसेस है सर, ओके। अब इसके अंदर अगर आप समझने की कोशिश करिए कि एक बार बरी किया है, उसको निकाल के ओवर पीरियड में फिर से बरी किया जा रहा है। कहीं-कहीं पे अगर आप समझने की कोशिश करिए, वी विल कम टू नो कि जैसे पहले फ्यूनरल या फ्यूनरल पायर के ऊपर अग्निदाह देने के बाद आपको हड़प्पा के अंदर आपको मिलेगा सर, ठीक है? कि ये लोग पहले एक प्रकार का अग्निदाह देते थे और फिर जो बॉडी रिमेन्स होती थी उसको फिर से बरी करते थे सर, ठीक है? तो डिफरेंट डिफरेंट रिचुअल्स, ओके। तो ये आपको प्राइमरी बरियल, सेकेंडरी बरियल, फ्रैक्शनल बरियल्स मिलेंगे। इन सिविलाइजेशन आल्सो विल गेट द सेम थिंग्स, ओके। ये भी एक प्रकार की हम लोग कह सकते हैं कि रिचुअल बिलीफ्स के साथ जुड़ा हुआ है सर, गेटिंग समझे? तो वी विल सी कि एक से अधिक प्रकार की बरियल प्रैक्टिसेस है। इसके ऊपर जितना इन्वेस्टिगेशन करेंगे उतना हमको ये जानकारी मिल रही है कि एक रिचुअलिस्टिक और बिलीफ सिस्टम को दर्शाता है सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो ओवरऑल हम लोग न्यूलिथिक पीरियड को इस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई न्यूलिथिक पीरियड एक इवोल्यूशनरी पीरियड है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें इवोल्यूशन के रूप में आई है सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। ये पीरियड बहुत ग्रेजुअल ट्रांजिशन हुआ था एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटीज के अंदर से सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। और जब ये पीरियड निकल के आया तो इस पीरियड के अंदर हमें ये भी पता होना चाहिए कि इस दौर में कंटेम्पररी वी विल सी कि बहुत सारे और भी सभ्यता एग्जिस्ट किया करती थी सर, समझे? अब और भी सभ्यता क्यों एग्जिस्ट कर रही थी सर, ओके। तो कुछ कुछ ऑथर्स का ये मानना है कि भाई इसको न्यूलिथिक अकेला नहीं कह सकते, क्योंकि देयर वर सोसाइटीज दैट वर ट्रांसफॉर्म टू न्यूलिथिक चालकोलिथिक सर, गेटिंग पॉइंट, ओके, समझे? तो कुछ कुछ सभ्य समाज ऐसे भी रहे, संस्कृति ऐसी रही जहां वी विल फाइंड कि देयर इज अ मिक्सचर ऑफ न्यूलिथिक चालकोलिथिक पीरियड एज़ वेल सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो व्हाट डू वी सी ओवर हियर कि इन द इनिशियल एरा, इन द इनिशियल पीरियड, इट वाज सीन दैट खाली न्यूलिथिक एग्जिस्ट कर रही थी। ग्रेजुअली इसमें से कुछ कुछ सोसाइटी चालकोलिथिक में कन्वर्ट हो गई सर, है ना? तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम इट वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू न्यूलिथिक चालकोलिथिक। फिर इसमें कुछ ग्रामीण विस्तार में रहे, कुछ कुछ अर्बन विस्तार के अंदर रहते हैं सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि कुछ कुछ ऑथर्स ऑथर्स का नाम तो नहीं याद रखोगे चलेगा सर, ओके। इन्होंने इसको न्यूलिथिक चालकोलिथिक कल्चर के रूप में आइडेंटिफाई किया रेदर देन ओनली न्यूलिथिक सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो उपिंदर सिंह ने भी इसके बारे में लिखने की कोशिश की है सर, है ना? उन्होंने भी इसके अंदर आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है कि भाई इसको बेसिकली हम लोग एक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं मानते हैं सर, है ना? समझ, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो वी विल फाइंड कि ब्रिजेट एंड रेमंड अल्चिन, अल्चिन एंड अल्चिन है, टिचकुल एंड टिचकुले सर, ओके। तो वैसे ही ये टिचकुले भाई है सर, है ना? समझे? जिन्होंने ये बताने की कोशिश की कि भाई इसको खाली न्यूलिथिक नहीं कह सकते, इसको न्यूलिथिक चालकोलिथिक कल्चर के रूप में आइडेंटिफाई करेंगे सर, है ना? गेटिंग पॉइंट, ओके। तो ये टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आ रही है कि कैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जा रहा है सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। क्यों? क्योंकि न्यूलिथिक कल्चर खाली और खाली आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। देयर वाज अ कंटीन्यूअस इनोवेशन, देयर वाज कंटीन्यूअस एक्सचेंजेस विद द चालकोलिथिक सोसाइटीज दैट वर एक्चुअली creating and they were being establishing at that time in different parts of the country, sir, getting my point, okay. So this is how we will find कि ब्रिजेट अल्चिन और रेमंड अल्चिन सर, है ना? तो टिचकुल एंड टिचकुले में वी विल फाइंड कि इन्होंने कहा कि इसको न्यूलिथिक चालकोलिथिक कह सकते हैं क्योंकि यहाँ स्टोन और कॉपर दोनों का यूज होने की शुरुआत हुई सर, गेटिंग my point, okay. इनफैक्ट भारत के ज्यादातर विस्तारों के अंदर आप समझने की कोशिश करिए, पाकिस्तान के विस्तार में देखिए, दक्षिण भारत के अंदर देखिए, तो कुछ कुछ विस्तार के अंदर वी विल फाइंड कि खाली और खाली चालकोलिथिक कल्चर थे, कुछ कुछ विस्तारों के अंदर हमारे पास न्यूलिथिक चालकोलिथिक दोनों का मिक्सचर था सर, गेटिंग my point, समझे कि नहीं समझे? तो रणबीर चक्रवर्ती साहब ने इसको बहुत ही स्पेसिफिकली हाईलाइट करने की कोशिश की है कि से फॉर एग्जांपल इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री, प्रिसाइजली द नॉर्दर्न इंडिया, द रीजन अराउंड राजस्थान सर, ठीक है, गेटिंग my point, okay. तो वी विल फाइंड कि दिस आर द रीजन्स जहां प्योर न्यूलिथिक कल्चर्स एग्जिस्ट करते थे, जहां इनकी इंटरेक्शन उतनी नहीं थी चालकोलिथिक या कॉपर का यूज नहीं हो रहा था सर, गेटिंग my point. बट देन देयर आर सम एरियाज जहां हमारे पास दोनों के एविडेंसेस है सर, है ना? गेटिंग my point, okay. तो वी शुड नो हाउ बोथ दिस एविडेंसेस आर देयर और उसकी साइट्स के अंदर क्या खासियत है सर, गेटिंग my point, okay. अब आप समझने की कोशिश करिए कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमारे यहाँ वी विल सी कि बहुत सारी चीजें निकल के आई है, कल्चरल चेंजेस होने की शुरुआत हो रही है, फूड प्रोसेस आपके यहाँ पे बदल गया है सर, ठीक है। छोटे-छोटे अर्बन सेटलमेंट्स बनने की शुरुआत होगी और वहाँ से शहर बनने की शुरुआत हो जाएगी सर, गेटिंग my point, okay. तो वी विल फाइंड कि ये जो न्यूलिथिक चालकोलिथिक कम्युनिटी है, अलग-अलग कम्युनिटीज के बीच में जो डिस्कशंस होने शुरू हुए, इंटरेक्शन होने की शुरुआत हुई, वहाँ से फिर क्या हुआ कि आपके यहाँ अर्बनाइजेशन हुआ सर, ठीक है, गेटिंग my point, okay. तो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि न्यूलिथिक पीरियड की कुछ-कुछ साइट्स एग्जिस्ट कर रही है, ये सब आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, दे वर इंटरैक्टिंग विद अदर कम्युनिटीज एट दैट टाइम सर, गेटिंग my point, okay. तो जैसे कुछ न्यूलिथिक साइट्स हड़प्पन के साथ व्यापार करती थी, कुछ न्यूलिथिक साइट्स अगर आप देखोगे तो वी विल सी कि चालकोलिथिक के साथ व्यापार कर रही थी। वो चालकोलिथिक के साथ व्यापार कर रही थी तो वो खुद ट्रांजिशन में चले गए कि भाई हम भी अब चालकोलिथिक ही बन जाते हैं सर, गेटिंग my point, okay. तो देयर वर सर्टेन न्यूलिथिक साइट्स ऑफ साउथ इंडिया सर, समथिंग, गेटिंग my point, okay. So they started trading with चालकोलिथिक, some of them actually started using iron सर, okay. अब साउथ में ये हुआ कि न्यूलिथिक चालकोलिथिक कल्चर की जगह हमें देखने को मिल रहा है कि मेगालिथिक एज की शुरुआत हुई, मेगालिथिक एज अगर आपको पता होगा तो आयरन एज है, हम लोग इसको इंडस सिविलाइजेशन के बाद पढ़ेंगे सर, गेटिंग my point, okay. तो वी विल फाइंड कि इसकी बन रही है, उसकी तैयारी हो गई है सर, दिस विल इवेंचुअली लाइक उसको आफ्टर इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन हम लोग डिस्कस करेंगे। पर साउथ में आपको ये अलग प्रकार की वैरायटी मिलेगी सर, गेटिंग my point, okay. तो अलग-अलग स्टोरी है, हमको इसके अंदर से क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये कैसे निकल के आया था सर, है ना, समझे? एंड हाउ डिफरेंट डिफरेंट साइट्स आर कोरिलेटेड सर, है ना, समझे? और इनके बीच में इंटरेक्शन क्या था सर? अब इसमें बड़ी डिबेट चलती है कि दक्षिण वाले लोगों ने वी विल सी कि आयरन का यूज क्यों किया? सीधा न्यूलिथिक पीरियड से वी विल सी कि दे जंप टू आयरन एज और दे यूज्ड लेस ऑफ द चालकोलिथिक, दे यूज्ड लेस ऑफ द कॉपर सर, है ना, गेटिंग my point, okay. अब इसके ऊपर मैं शांति से वापस बात करूंगा, कब बात करूंगा सर, है ना, समझे? जब हम मेगालिथ के ऊपर जाएंगे सर, गेटिंग my point, समझे कि नहीं समझे? सो व्हेन वी गोइंग टुवर्ड्स द मेगालिथिक पीरियड आई विल कम बैक टू दिस पार्ट कि व्हाई दे जंप्ड फ्रॉम वी कैन से कॉपर फ्रॉम स्टोन टू आयरन रेदर देन कॉपर सर, है ना, गेटिंग my point, okay. समझे कि नहीं समझे? तो आप सिंपल चीज देखिए, है ना, वो है भूगोल, है ना? तो एक टॉपिक आता है जिसे हम लोग कहते हैं द यूज और द नेचुरल रिसोर्सेज दैट वर अवेलेबल, है ना? आपके घर के बाजू में जो अवेलेबल होगा उसी का आप उपयोग करोगे सर, गेटिंग my point, okay. तो हम देखते हैं कि आज के मध्य भारत में मतलब विंध्यास के नीचे वाले रीजन के अंदर अगर आप समझने की कोशिश करिए, आपको भर-भर के आयरन मिल रहा है सर, ठीक है, गेटिंग my point, okay. एंड अच्छी खासी हाई क्वालिटी ऑफ हमारे पास आयरन डिपॉजिट्स मिल रही है सर, गेटिंग my point, okay. आप देखिए कि ये वो दौर है ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखने को मिल रहा है कि धारवाड़ रॉक प्लेटू है सर, ठीक है। वहाँ पे भी ये रॉक के ऊपर भी हम लोग जब देखते हैं कि वी विल सी कि आयरन डिपॉजिट्स हमारे पास ठीक-ठाक मात्रा के अंदर मिले हुए हैं सर, गेटिंग my point, okay. तो देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ गोइंग टुवर्ड्स वी कैन से कॉपर इफ यू हैव गुड क्वालिटी ऑफ मेटल अवेलेबल एट अदर पॉइंट्स, ओके, ना समझे? तो मेगालिथिक पीरियड में वी विल सी कि फिर स्मेल्टिंग होने की शुरुआत हुई, स्मेल्टिंग होने का मतलब ये कॉपर को आयरन को एक्सट्रैक्ट करना शुरू किया ओर में से और उसमें से आयरन के छोटे-मोटे टूल्स बनते हैं सर, ठीक है, गेटिंग my point, okay. तो दिस इज हाउ वी विल बी डिफरेंशिएटिंग द डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम विल ट्राई टू अंडरस्टैंड आउट कि भाई हाउ डिफरेंट टूल्स वर यूज्ड बाय देम और कैसे इन्होंने उसका लाभ उठाया है सर, गेटिंग my point, समझे? तो हमें क्लैरिटी इसके अंदर से होनी चाहिए कि भाई इनके बीच में जो डिफरेंशिएशन था वो कैसे था सर, है ना, समझे, गेटिंग my point, okay. अब ये मैप है सर, है ना, ये मैप के थ्रू आपको ये बताने की कोशिश करेंगे हम कि इनके बीच में कंटेम्परेरी साइट्स कैसी थी सर, है ना, गेटिंग my point, okay. तो इंडिया ड्यूरिंग न्यूलिथिक टाइम्स वाज नॉट प्योरली न्यूलिथिक, व्हाई इट इज रिटन सो एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस फॉर दैट सर, गेटिंग my point, okay. तो दो तीन चीजें आपको देखने को मिलेगी। अब जैसे कश्मीर में गुफक्राल, बुर्ज़वाम जैसी साइट्स आपको देखने को मिलेगी सर, है ना, ये सब रीजन्स के अंदर सर, गेटिंग my point, okay. तो यहाँ प्योरली न्यूलिथिक कल्चर्स आपको देखने को मिलते हैं सर, है ना, कश्मीर के अंदर प्योर न्यूलिथिक का मतलब है कि यहाँ कोई भी प्रकार का बाहर की साइट्स या बाहर का इन्फ्लुएंस आपको नहीं मिलेगा सर, गेटिंग my point, okay, समझे? या अगर आप बलूचिस्तान वाला रीजन देख लीजिए, मेहरगढ़ वाला रीजन देख लीजिए सर, है ना, गेटिंग my point, okay. यहाँ पे भी आपको न्यूलिथिक इन्फ्लुएंस प्योर वे के अंदर देखने को मिलता है सर, गेटिंग my point, मतलब प्योर बेसिकली आपको कोई और प्रकार की चीजें इसके कंटेम्परेरी पीरियड के अंदर नहीं देखने को मिलेगी सर, है ना, गेटिंग my point, okay. बट द मोमेंट यू विल कम टू सेंट्रल इंडिया, द मोमेंट यू विल कम टू द वेस्टर्न पार्ट जैसे राजस्थान, द मोमेंट यू विल कम टू द रीजन्स ऑफ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री सर, है ना, वी विल कम टू नो कि देयर आर न्यूलिथिक चालकोलिथिक कल्चर्स, है ना। अब ये कैसे आया सर, है ना, गेटिंग my point, okay. सो द रीजन्स ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि
जो राजस्थान के अंदर है। अब जैसे आपको गणेश्वर है, खेतरी है, ये गणेश्वर खेतरी से पहले राजस्थान में आपको बलाथाल करके एक जगह देखने को मिलेगी सर, ठीक है ना? वहाँ से ही वी विल सी डायरेक्ट एविडेंसेस है जो एक न्यूलिथिक चालकोलिथिक कल्चर के रूप में ये निकल के आया सर, है ना? न्यूलिथिक चालकोलिथिक कल्चर मतलब कॉपर के साथ इनका इंटरेक्शन होने की शुरुआत हुई सर, गेटिंग पॉइंट, ओके? तो ग्रेजुअली वी विल कम टू नो कि यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। सेकंडली अगर आप बिहार के अंदर अगर आप समझने की कोशिश करिए तो बिहार में चिरांड अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया सर, है ना? तो चिरांड इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ न्यूलिथिक चालकोलिथिक इंटरेक्शन सर, गेटिंग पॉइंट, ओके? तो वी विल फाइंड कि ये सब कहानी देखने को मिलेगी। बंगाल के अंदर ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि देयर इज अ साइट कॉल्ड एज़ पांडु पांडु राजर, है ना? गेटिंग पॉइंट, ओके? पांडु राजर डीबी, दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ न्यूलिथिक चालकोलिथिक कल्चर सर, गेटिंग पॉइंट, ओके? सो देयर आर साइट्स व्हिच आर प्योरली न्यूलिथिक इन कैरेक्टर, है ना? प्योरली न्यूलिथिक का मतलब है कि जो कुछ-कुछ साइट्स न्यूलिथिक चालकोलिथिक का मिक्सचर के रूप में आई थी सर, गेटिंग पॉइंट, ओके? दक्षिण भारत की बात करेंगे तो दक्षिण भारत में ज्यादातर साइट्स वी विल सी कि न्यूलिथिक ही रही है सर, है ना? गेटिंग पॉइंट, ओके? तो इनकी साइट्स में भी प्योर न्यूलिथिक है, बट देन ओवर पीरियड ऑफ टाइम दे गॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू आयरन एज सर, है ना? आयरन एज अ टूल सर, गेटिंग पॉइंट, ओके? तो आयरन में फिर ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये मेगालिथिक में कन्वर्जन हो गया सर, ओके? तो वी विल सी कि इन साउथ इंडिया वी डू नॉट सी डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम स्टोन टू मेटल इन द फॉर्म ऑफ कॉपर सर, ओके ना? समझे? बट देन देयर वाज अ ट्रांसफॉर्मेशन सर, है ना? समझे? तो इससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई ये जो हाइपोथेसिस दिया गया है कि भाई न्यूलिथिक पीरियड खाली और खाली न्यूलिथिक नहीं था सर, ठीक है ना? समझे? इसके कंटेम्परेरी और भी बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ, वैसा क्यों था सर, ओके? क्योंकि इसका ओवरऑल टाइम फ्रेम देखोगे ना सर, है ना? तो इट गोस फ्रॉम 3000 बीसी टू 500 बीसी और 600 बीसी सर। न्यूलिथिक चालकोलिथिक का दोनों को इकट्ठा कर दो सर, ओके? तो 3-4000 बीसी से लेके 600 बीसी तक अलग-अलग पीरियड में साइट्स एग्जिस्ट कर रही है। इंटरेस्टिंग बात आपको ये देखने को मिलेगी कि इस दौर के समय पे वी विल सी कि इवन इंडस सिविलाइजेशन भी एग्जिस्ट करना शुरू कर दिया था। सो व्हेन द इंडस सिविलाइजेशन वाज बीइंग लाइक कमिंग इनटू द पिक्चर कंटेम्परेरी टू दैट दिस न्यूलिथिक चालकोलिथिक साइट्स वर फ्लोरिशिंग इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री सर, है ना? समझे? तो ऐसी भी कहानी आपको इसके अंदर से मिलेगी जिसके थ्रू हमको एक आइडिया रहना चाहिए कि कंटेम्परेरी टाइम्स क्या था सर, है ना? समझे? तो ये कंटेम्परेरी मैपिंग आपको करके दिया है। इसमें और भी साइट्स आप ऐड कर सकते हो, बट जस्ट एन एग्जांपल ऑफ द पार्ट कि भाई व्हाट वाज द कंटेम्परेरी सिचुएशन एट दैट टाइम सर, गेटिंग पॉइंट, ओके? तो फर्स्ट पार्ट इज क्लियर टू यू कि कैसे डेवलपमेंट हुआ, किस तरह से इनकी न्यूलिथिक पीरियड के अंदर कहानियां चलती है। अब यहाँ से सबसे लास्ट पार्ट में चले जाते हैं, वो है रीजनल वेरिएशन सर, है ना? समझे? तो मैंने जब ये क्लास शुरू किया तो आपको इसका एक फ्लो चार्ट बना के दिया सर, कहाँ गया सर, ओके? हमारा फ्लो चार्ट, ओके? सो उठे क्लास, ओके? भाई ये रहा सर, ठीक है? समझे? द रीजनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द न्यूलिथिक साइट्स, गेटिंग पॉइंट, ओके? अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाई वी आर सपोज्ड टू अंडरस्टैंड एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द रीजनल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यूपीएससी ने ऑलरेडी एक बार सवाल पूछ दिया था आपको सर, ठीक है? समझे? सो द क्वेश्चन वाज लाइक दिस, जस्ट अ सेकंड मैं आपको दिखा देता हूं सर, ठीक है? अरे भाई साहब, ओके? अरे अरे भाई रुको, अरे भाई 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 भाई, भाई रुको सर, है ना? ये आया था 2016 के अंदर सर, ओके? रुको एक सेकंड, है ना? समझे? मैं लोड करना पड़ेगा, कहीं और चला गया सर, ओके? मिनिमाइज किया हुआ है, एक सेकंड, है ना? समझे? हाँ, कोई क्लास में बातें नहीं करेगा, मास्टर आ रहा है, एक मिनट, हाँ, आवाज सुनते रहो मेरी तब तक। तो कहानी क्या थी सर, ओके? है ना? आई हैव गॉट माय ऑन यू सर, है ना? समझे? देखते रहना सर, है ना? आपको तो दिखेगा, मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ सर, ओके? है ना? यू विल बी एबल टू सी मी आउट बट आई वोंट बी एबल टू सी यू आउट, ओके? अरे भाई भाई भाई, किधर गया भाई? उल्टा-सुल्टा कुछ नहीं लिखने का, हाँ, समझे? मास्टर को सब पता चल जाएगा। अभी क्लास में आके फिर से देखेगा मास्टर, ओके? हाँ, मिल गया सर, ओके? है ना? रिकॉर्डिंग देख के मैं पकड़ूँगा सर, चिंता मत करो सर, ओके? है ना? मास्टर कहीं गया नहीं और तुमने क्लास में गड़बड़ी कर दी सर। रुको सर, है ना? अभी लोड होने दो। हाँ, अब हो गया, अब रुको, हाँ, अब आया सर, ओके? तो कहानी क्या थी? मिनिमम मल्टीटास्किंग है भाई, यहाँ तो, है ना? समझे? क्वेश्चन मैंने कॉपी करके रखा था पर ये आया नहीं इसके अंदर, ओके? अभी समझ में आया कि क्यों नहीं आया सर, ओके? तो वी विल फाइंड कि अरे आ गया अभी, है ना? मैप लोड तो करने दो सर, बोल्डेड मैप है सर, ओके? तो दिख रहा है मेरे को मैप है सर, मैंने डाला है सर, खैर। तो आपको वी विल फाइंड रीजनल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर से सवाल आया सर, समझे? एंड यूपीएससी हैड आस्क्ड डिलिनेट एंड अकाउंट फॉर द रीजनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द न्यूलिथिक एरिया सर, ओके? तो हमें इसके अंदर की क्लैरिटी पता होनी चाहिए कि हाउ द रीजनल कैरेक्टरिस्टिक्स आर रिलेटेड, है ना? इसके अंदर प्रादेशिक जो विशिष्ट है अलग-अलग की सर, है ना? तो हमें एक आइडिया रहना चाहिए कि व्हिच आर द रीजनल साइट्स ऑफ द न्यूलिथिक पीरियड सर, है ना? इनकी क्या-क्या खासियतें हुआ करती थी सर, है ना? वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द रीजनल पार्ट एस्पेक्ट्स ऑफ द न्यूलिथिक पीरियड कि इनके फीचर्स क्या-क्या हुआ करते थे और ये कैसे कार्य कर रही है सर, है ना? अदर थिंग्स एज़ वेल सर। खैर चलिए, तो वापस आते हैं, लेट अस कम बैक टू द रीजनल पार्ट एंड रीजनल पार्ट में हम क्या-क्या लिखेंगे, है ना? तो सीधा यहाँ पे आपको मैप डाला हुआ है सर, ठीक है ना? रीजनल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? तो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसको दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, न्यूलिथिक साइट्स एंड सबकॉन्टिनेंट, यही है रीजनल कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना? समझे? वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? तो बेस्ड ऑन द पैटर्न्स, बेस्ड ऑन द नेचर, अब देखिए इसमें ना सैकड़ों साइटें आपको मिलेगी सर, ओके? देखिए समझे? बट इसको हमने क्लासिफाई किया हुआ है, कैसे क्लासिफाई किया हुआ है सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? एक तो अर्ली विलेजेस के रूप में आपको यहाँ से मिलती है सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? और इनके खुद के रीजनल वेरिएशन है, अंदर-अंदर हमें ये कहानी पता होनी चाहिए सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? अब अर्ली विलेजेस हमको कहाँ-कहाँ मिले हैं भारत के अंदर से सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? तो अर्ली सेंटर्स ऑफ एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जो सेंटर्स मिले हैं सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? वो सेंटर्स ऑफ एग्रीकल्चर हमें पता होने चाहिए कि कहाँ-कहाँ मिले सर, है ना? तो हमें ज्यादातर ईस्ट के अंदर के जो सेंटर मिले थे, अगर आपको याद होगा, ईस्ट में कौन से मिले थे? लहुदरा है, या आप समझने की कोशिश करेंगे, कोलीदवा है सर, है ना? महागड़ा है सर, वेरी इंपॉर्टेंट, सांबार दिलवाना है सर, ओके ना? दिस आर ऑल द सेंटर्स ऑफ एग्रीकल्चर सर, वेरी इंपॉर्टेंट, समझे? तो वी कैन हाइलाइट दिस पार्ट कि देयर वर सर्टेन एग्रीकल्चर सेंटर्स, दिस एग्रीकल्चर सेंटर्स कैन बी हाइलाइटेड इन द फॉर्म ऑफ, ऐसे मैपिंग कर रहे हैं, मतलब पिनपॉइंटेड नहीं कर रहा, पर आपको वही बता रहा हूँ कि दिलवाना हो गया है सर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ दिलवाना इज द सांबार, है ना? सांबार लेक वाला रीजन वही दिलवाना है सर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? आप बिहार के अंदर के चिरान के आइडेंटिफाई कर सकते हो सर, है ना? क्योंकि चिरान के अंदर भी आपको अर्ली सेंटर ऑफ एग्रीकल्चर की सीधे-सीधे एविडेंसेस है सर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? आप बिहार में ही विल सी कि कोलीदवा के बारे में थोड़ा ऊपर की तरफ आएगा सर, है ना? पर चलेगा सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? या यूपी के अंदर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो लहुदेवा सर, ठीक है, लहुदेवा के बारे में, तो यू कैन हाइलाइट द केस ऑफ लहुदेवा एज़ वेल सर, है ना? तो इस तरह से आपने अर्ली सेंटर्स ऑफ एग्रीकल्चर को आइडेंटिफाई किया सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? अब ये तो एक कहानी है सर, ओके? देयर आर सेकंड क्लासिफिकेशन जिसे हम लोग कहते हैं सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस, ओके ना? समझे? अब एक है सेंटर्स ऑफ एग्रीकल्चर जहाँ छोटी-मोटी खेती के एविडेंसेस मिले हैं, दूसरी हमको कहानी मिलती है देयर आर विलेज सेंटर्स, विलेज कहाँ-कहाँ मिला सर, ठीक है ना? तो विलेज एक ऐसी जगह होगी जहाँ एग्रीकल्चर के साथ-साथ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी हो गई होगी सर, ठीक है ना? समझे? गाँव एक ऐसी जगह है, आप समझिए कि जहाँ खाली और खाली खेती नहीं हो रही है सर, ठीक है ना? समझे? अलोंग विथ एग्रीकल्चर देयर इज लिटिल बिट डाइवर्सिफिकेशन, देयर आर गुड पीपल हू आर सेटलिंग, मतलब सेडेंटरीनेस आपको मिल रही है और ठीक-ठाक रिस्पेक्टेबल पॉपुलेशन भी मिलेगी सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम आप बुरजाम का एग्जांपल लिख सकते हो, यू कैन गिव एग्जांपल ऑफ बुरजाम एज़ वेल सर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? बुरजाम के साथ-साथ आपको अर्ली विलेज के रूप में मेहरगढ़ देखने को मिलेगा सर, है ना? तो मेहरगढ़ इज द प्राइम एग्जांपल फॉर दिस सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? इसके साथ-साथ अगर आप समझने की कोशिश करिए तो आपको आज के बलूचिस्तान वाले रीजन में या पाकिस्तान में आपको दम्म सदाद जैसी साइट्स मिलती है सर, जो इंडस सिविलाइजेशन के साथ भी जुड़ी हुई है सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? सो यू कैन गिव एग्जांपल ऑफ दम्म सदाद एज़ वेल सर, है ना? समझे? तो देयर आर डिफरेंट लोकेशंस, देयर आर अदर प्लेसेस एज़ वेल, बट एटलीस्ट दे शुड बी क्लियर टू यू गाइस कि कैसे-कैसे हमको यहाँ से मिले हैं सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? तो वी विल सी कि देयर आर टू काइंड ऑफ क्लासिफिकेशंस, ओके ना? समझे? वन इज द अर्ली एग्रीकल्चर सेंटर्स, देयर आर सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस, सेकंडली दे हैव बीन हाइलाइटेड इन द रीजनल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब यूपीएससी ने जो सवाल पूछा था ना सर, ओके? इट वाज डन बाय अ स्कॉलर कॉल्ड कृष्ण स्वामी सर, है ना? समझे? इन्होंने वी विल सी कि न्यूलिथिक साइट्स को चार ज्योग्राफिकल जोन के अंदर डिवाइड कर दिया, नॉर्दर्न जोन, ईस्टर्न जोन, सेंट्रल और साउथ सर, है ना? समझे? इन्होंने कहा कि चार जोन के अंदर अलग-अलग है, इसमें अलग-अलग टूल्स का यूज हुआ है, इसमें अलग-अलग एग्रीकल्चर है, इसमें अलग-अलग घरों का डेवलपमेंट हुआ है और इसके एक स्पेसिफिक कल्चर है सर, ठीक है ना? वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? तो वी विल फाइंड कि इसमें बहुत सारे वीडी कृष्ण स्वामी है, एसपी सांकलिया है सर, ओके? इन सब लोगों ने इनकी स्थानिक संस्कृतियों के हिसाब से देखा कि दे आर नॉट कॉमन सर, ऑब्वियस है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कॉमन नहीं थी, भले उसको हम यूनिफॉर्म मानते हैं, बट उसके अंदर भी बहुत सारे रीजनल वेरिएशंस थे, तो ऑब्वियस है रीजनल डिफरेंसेस, रीजनल वेरिएशंस तो सब जगह के ऊपर मिलेंगे ही, तो ही वो बेसिकली संस्कृति वी विल सी कि आगे ग्रो करेगी अपने हिसाब से सर, क्या? तो कहानी ये है कि
इसको 4 ज्योग्राफिकल जोन में डिवाइड किया गया है सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। वी विल फाइंड कि देयर वाज नॉट अ सिंगल यूनिफॉर्म कल्चर, नॉट अ सिंगल यूनिफॉर्म कल्चर का मतलब ये है कि भाई हमारे पास कोई ऐसा विटनेस नहीं है कि सब एक ही जगह से आए सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो 100 के ऊपर से साइट्स हमको आज की तारीख में मिली हुई है सर, ओके। तो एक नॉर्थ जोन डाला, एक ईस्ट जोन डाला सर, एक सेंट्रल जोन डाला और एक साउथ जोन डाला। ये चारों के चारों जोन में इनको बेसिकली डिवाइड किया गया है, गेटिंग पॉइंट, ओके। अब कैसे डिवाइड किया गया? तो कहा गया कि इनके घर अलग है, इनका एग्रीकल्चर अलग हो रहा है, इनके टूल्स अलग-अलग है सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, इनकी पॉटरी अलग-अलग है सर, समझे? तो आप कैसे इनको एक मान सकते हो सर, समझे कि नहीं समझे? तो इस बेसिस के रूप में वी विल फाइंड कि इसका डिवीजन किया गया। ये डिवीजन यहाँ पे ही आपको दिखाया गया है सर, ठीक है, समझे? सो वी विल फाइंड कि दे हैव बीन डिवाइडेड, ये मॉडर्न मैप है सर, हाँ, समझे? बट खाली समझने के लिए आप समझिए कि ईस्टर्न जोन है सर, ठीक है? ये साउदर्न जोन है, ये सेंट्रल है और ये नॉर्दर्न जोन है सर, ठीक है? यहाँ हमको कम मिला है। इन दिस रीजन वी फाउंड लेसर ऑफ द साइट्स, ओके, प्रिसाइजली सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। इसमें थोड़ा बहुत नॉर्थ के अंदर हम नॉर्थ वेस्ट के अंदर भी देखेंगे, थोड़ा बलूचिस्तान वाला रीजन भी हम इसके अंदर से कवर कर सकते हैं सर, समझे? तो हमें इनके अंदर की मेन साइट्स की लोकेशंस पता होनी चाहिए और इनके फीचर्स पता होने चाहिए। पिछली बार क्या हुआ था कि मैंने बॉर्डर कमेंट्री हर एक साइट की थी सर, समझे? इस बार भी हमने किया है सर, ठीक है, पर उसको अलग फॉर्मेट में डाल दिया है, उसको पैराग्राफ फॉर्मेट में कि पहले क्या था कि मेहरगढ़ के ऊपर वी विल सी की साइट्स आपको यहाँ से देखने को मिलेगी सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। एंड वी विल सी, नहीं इसमें लिखना तो लिख दीजिए सर, कोई बात नहीं सर, ओके। इसमें डालना है तो यू कैन पुट इट इन दिस पार्ट सर, समझे, गेटिंग पॉइंट, ओके। इसको अरे आगे आएगा, मेहरगढ़ लिखा हुआ है सर, है ना? ऐसा नहीं है सर, है ना? ये देखो सिग्निफिकेंस ऑफ मेहरगढ़ सबसे पहले सर, आपको तो बलूचिस्तान को आजाद थोड़ी आजाद करेंगे सर, ठीक है, समझे? तो ये तो क्लासिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डाला गया है सर, ठीक है, समझे, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो वी विल फाइंड कि होता है कभी बड़े-बड़े देशों में छोटी-छोटी बातें हो जाती है सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो वी विल फाइंड कि इट इट कंप्रोमाइजेस ऑफ कश्मीर, इट आल्सो कंप्रोमाइजेस ऑफ द रीजन्स ऑफ द नॉर्थ वेस्ट एज़ वेल सर, खैर चलो। तो कहानी क्या है कि कहानी के अंदर मेहरगढ़ तो थोड़ी आजाद करेंगे सर, है ना? समझे? बलूचिस्तान तो बिल्कुल ना करे सर, हमारा कुलदेवी का मंदिर है सर, ठीक है, समझे, इंशाल्लाह जाऊँगा मैं एक आध दिन वहाँ पे भी सर, खैर चलो। तो वो तो ठीक है ना, देखो भारत कहाँ तक था, है ना? भारत वहाँ तक था जब भारत की संस्कृति थी सर, ओके। भारत की संस्कृति कहाँ तक थी? तो बलूचिस्तान में थी, हाँ थी। बांग्लादेश में थी कि थी। ढाकेश्वरी माता का मंदिर किसके ऊपर है? सिंपल है ना सर, ठीक है। आदिकाल से एस्टैब्लिश्ड आपके शक्तिपीठ जितने भी है, वो आपकी कल्चरल बाउंड्रीज़ को दर्शाते हैं, एज़ सिंपल एज़ इट कैन गेट सर, है ना? समझे? गेटिंग माय पॉइंट, ओके। सिंपल तक है, एक एक सिम्प्लिफाइड फॉर्मेट है सर, ओके। आदिकाल से एस्टैब्लिश्ड, ओके। आदिकाल क्यों? क्योंकि भारत की सनातन की सभ्यता ही ये थी सर, है ना? और यही हमारी निशानियाँ हैं सर, ठीक है, समझे? तो ये था। अब इसको अब तुम कहोगे कि भई अब फिर से अखंड बनेगा ये वो, तो बहुत ही लंबी मतलब डिबेट हो जाएगी, बट एटलीस्ट हम जा पाए उतना करें तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी सर, है ना? समझे? गेटिंग माय पॉइंट, ओके। जा पाने का मतलब है कि फ्री मूवमेंट हो जाए। देखिए, रीड्रॉल ऑफ बाउंड्रीज़ इज़ अ वेरी डायनामिक एस्पेक्ट सर, समझे कि नहीं समझे? गेटिंग माय पॉइंट, ओके। बट देन वी विल फाइंड कि द बॉर्डर्स इफ इट, क्योंकि देखो ये चीज़ें बदलती नहीं है सर, एक बार ऐसा इस तरह से, और रीड्रॉ करना बड़ा टफ चीज़ है सर। ये थोड़ी है कि आपने यू विल फाइंड कि यूँ करके लाइन खींच दी और हो गया सर, ओके। इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल सर, ओके। तो इट इज़ फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, है ना? मोर एंड मोर ऑफ कल्चरल ट्रेड्स एंड इंटरैक्शंस, ओके ना? समझे? जितना होगा उतनी आपके बीच में बॉन्डिंग बढ़ेगी सर। आप देखिए इतना यूरोप है, उनके अंदर कितनी यूनिफॉर्मिटी है, तो भी ये साथ में नहीं रह पा रहे पॉलिटिकली सर, है ना? इन्होंने कंट्रीज़ तो बना के रखे हैं और खाली बॉर्डर खोल के रखी है सर, ओके। तो दे रियलाइज़ दिस पार्ट कि नहीं, नहीं सोवरेनिटी तो वो तो अंडू करना बहुत टफ है सर, है ना? तो एक चीज़ हो सकती है वो है वी विल फाइंड कि उसको आप खोल दो बॉर्डर्स को ग्रेजुअली सर, ओके। और फिर आप देखिए कि कितना वी विल सी कि इंटरैक्शन बढ़ेगा और मासेस के बीच में जितना इंटरैक्शन बढ़ेगा, उतना प्यार मोहब्बत होगा, उतना ही, है ना? पर वहाँ की हुक्मरान थोड़ी बेकार है सर। खैर चलिए बाद में बात करेंगे सर, ओके। तो वी विल सी कि इनकी स्टोरी किस तरह से चलती है सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो द नॉर्थ एंड द नॉर्थ वेस्ट जोन कंप्रोमाइजेस ऑफ द रीजन्स ऑफ द बलूचिस्तान एंड इंडस प्लेन्स, ओके, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। और इसकी खासियत हमको ये पता होनी चाहिए कि कैसे रीजनल क्लासिफिकेशन में इसको कंसीडर किया गया है सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। यहाँ क्या-क्या चीज़ें मिल रही है, एक तो व्हीट मिल जाता है आपको, है ना? व्हीट के अलग-अलग प्रकार के स्पीशीज़ मिल रहे हैं सर, है ना? समझे? तो वी कम टू नो अबाउट दिस पार्ट एज़ वेल सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। दूसरा काशी प्लेन्स है, जो मेहरगढ़ वाला रीजन ही है सर, ओके। वो बेसिकली हमारे पास एविडेंसेस है कि वहाँ पे डोमेस्टिकेशन भी हुआ था और वहाँ पे वी विल सी कि कल्टीवेशन भी हुआ होगा। एक्चुअली इट्स अ काइंड ऑफ एलुवियल डिपॉज़िट ओवर देयर सर, है ना? गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो उसकी खासियत हमको यहाँ से देखने को मिलेगी। इसमें आपको मेहरगढ़ से लेके क्वेटा मतलब बलूचिस्तान के आजू-बाजू वाले रीजन्स के अंदर हमारे पास एविडेंस है। इसमें मेहरगढ़ और किल गुल मोहम्मद को याद रखिएगा सर, ठीक है ना? समझे? बाकी सारों के ऊपर तो साइट्स या उसकी इंपोर्टेंस के ऊपर पूछने की शक्यता कम होगी। इनफैक्ट मेहरगढ़ से ही आप लिख सकते हो क्योंकि मेहरगढ़ का बहुत इंपोर्टेंस है। मेहरगढ़ आपको वी विल सी कि चालकोलिथिक और उसके बाद अर्ली हड़प्पन फेज तक देखने को मिलता है सर, ठीक है ना? समझे? मतलब इट गोज़ फ्रॉम नियोलिथिक टू चालकोलिथिक, चालकोलिथिक टू अर्ली हड़प्पन सर, ओके। उसके बाद फिर उसकी जो डिक्लाइन है वो होने की शुरुआत हुई सर, है ना? गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो इट्स अ पीरियड वेयर यू विल सी कि गुड नंबर ऑफ ट्रांजिशन आर टेकिंग प्लेस सर, गेटिंग माय पॉइंट, समझे कि नहीं समझे, है ना? तो वी विल फाइंड कि अच्छा इनको राणा गुंडा भी याद रहता है सर, है ना? समझे? बट बड़ा टफ नाम है ना, किल गुल मोहम्मद तो इंडस सिविलाइजेशन में भी है। देखो कुछ-कुछ साइट्स ओवरलैपिंग होगी सर, है ना? समझे? देयर आर सर्टेन साइट्स व्हिच आर नॉट ओवरलैपिंग, है ना? जो ओवरलैपिंग है उसको याद करते हो और यूपीएससी भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फिर वहाँ से करता है सर। क्या सवाल भी, है ना? वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं पूछेगा सर, क्या? तो व्हाट यू सी ओवर हियर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि मेहरगढ़ के अंदर बहुत सारे डेवलपमेंट हुए। ये डेवलपमेंट में वी हैव सीन द ट्रांजिशन फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू डोमेस्टिकेशन टू अ कॉपर बेस्ड सोसाइटी एज़ वेल एंड इवेंचुअली ब्रॉन्ज बेस्ड सोसाइटी सर, है ना? तो मेहरगढ़ बिकॉज़ इट वाज लोकेटेड ऑन द ईरान बॉर्डर, तो इट इज बट ऑब्वियसली दे हैड इंटरैक्शंस विद द ईरानीज़ एंड द वेस्ट एशियंस एज़ वेल इंक्लूडिंग द रीजन्स ऑफ अफगानिस्तान सर, ओके। तो उसके भी एविडेंसेस हमारे पास मिल गए आज की तारीख के अंदर सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो इट्स अ न्यूक्लियर एरिया, न्यूक्लियर ज़ोन मैंने बताया कि ये सब न्यूक्लियर सेटलमेंट्स के रूप में डेवलपमेंट हुआ था। यहाँ बार्ली और व्हीट कल्टीवेशन मिल जाता है, याद रखिएगा सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। सो वी विल फाइंड कि ये बेसिकली यूज़ हो रहा है वो व्हीट है। अब इसमें किस प्रकार का व्हीट है उसको लेके डिबेट अलग प्रकार की आपको मिलेगी सर, ठीक है। वी विल आल्सो फाइंड एनिमल डोमेस्टिकेशन का एक ट्रांजिशन भी यहाँ से हमको यहाँ से मिल रहा है सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। हमारे पास वाइल्ड एनिमल्स के भी एविडेंसेस यहाँ कहीं न कहीं हैं सर, है ना? गेटिंग माय पॉइंट, ओके। वी विल सी कि कैटल्स और शिप जो है इसकी संख्या यहाँ पे कम मिली है। क्यों कम मिली है? ऑब्वियस है कि वी विल फाइंड कि जो इनकी डोमेस्टिकेशन की उपयोग किया होगा इसके कारण इनकी साइज़ जो है वो कहीं न कहीं बदलाव में आया होगा सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। और डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स जो है उनके बोन्स ज़्यादा मिले हैं सर, है ना? समझे? तो दिस थिंग शोज़ कि इनका डोमेस्टिकेशन कैसे हुआ होगा सर, क्या? इसमें कैटल और गोट और ये सब कॉमन है। इसमें कैटल सबसे ज़्यादा डोमेस्टिकेट होते हैं क्योंकि दूध, दही मतलब दूध और बाकी सारी डेयरी प्रोडक्ट्स, मीट प्रोडक्ट भी आपको हेल्प कर देता है सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो ये सिग्निफिकेंट आपको यहाँ से देखने को मिलती है। तो मेहरगढ़ का इंपोर्टेंस ये है कि यहाँ डोमेस्टिकेशन भी है, यहाँ एग्रीकल्चर में भी है, सब कुछ एक साथ हो रहा है सर, ठीक है ना? समझे? और मेहरगढ़ के अंदर ही आपको घर मिला हुआ है, बहुत बढ़िया सा सर, ठीक है ना? गेटिंग माय पॉइंट, ओके। सो वी हैव फाउंड अ बॉक्स रेक्टेंगुलर हाउस, ये रेक्टेंगुलर हाउस है। इन फैक्ट इन द मेहरगढ़ अगर आप एनसीईआरटी थोड़ा पढ़ा होगा सर, है ना आपने? तो एनसीईआरटी के अंदर वी हैव गॉट अ बॉक्स विथ रेफरेंस टू द सेटलमेंट्स एट मेहरगढ़ सर, ठीक है ना? समझे? तो उसमें बकरी के साथ ह्यूमन्स को दफनाया गया है सर, ठीक है? वो इसको मैंने पुरानी स्लाइड्स में डाला था, इस वाले में नहीं डाल पाया क्योंकि इसमें फिर एनालिटिकल ज़्यादा किया है सर, है ना? तो आप एक बार देख लीजिएगा उसको या कल दिखा दूँगा मैं आपको सर, क्या? तो स्केलेटल और आपको रेक्टेंगुलर हाउसेस के एविडेंसेस है सर, ठीक है ना? ये इसके फीचर्स में आप याद रखिएगा सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। दूसरी कहानी आपको न्यूलिथिक पीरियड कश्मीर के अंदर से भी मिल जाता है सर, है ना? कश्मीर में 2 साइट्स आपको मिलेगी, तो बुरज़ाम और दूसरी गुफकराल सर, है ना? समझे? सो वी विल फाइंड कि बोथ द साइट्स आर लोकेटेड इन कश्मीर ओनली सर, है ना? वन इन लोकेटेड इन द श्रीनगर के ऊपर की साइड में, एक श्रीनगर की नीचे की तरफ है सर, है ना? तो बुरज़ाम इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट साइड ऑफ श्रीनगर एंड गुफकराल इज द साउथ ईस्ट साइड ऑफ श्रीनगर सर, है ना? गुफकराल में डिक्लेरेशन भी हुआ था सर, है ना? समझे? तो 5 अगस्त 2019 से पहले, है ना? कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टी सब इकट्ठी हुई थी और उन्होंने प्रस्ताव पास किया था सर, है ना? बोले कश्मीर को कुछ हुआ और कश्मीर को कुछ बदलाव लाने की कोशिश की तो, है ना? नदियाँ बह जाएगी ये वो, तो उन्होंने कहा गुफकराल डिक्लेरेशन सर, ठीक है? समझे? फिर देन मोटा भाई ने कहा कि जान भी दे देंगे कश्मीर के लिए, तो फिर कहानी बदल गई सर, क्या? तो वी विल फाइंड कि देयर वाज अ पॉलिटिकल अलायंस ऑफ ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज फ्रॉम कश्मीर सर, ठीक है? समझे? इन्होंने गुफकराल में डिक्लेरेशन किया था सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो ये श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में है, बोथ द सेंटर्स वन साइड और सेकंड साइड, बीच में अगर आप समझने की कोशिश करिए तो श्रीनगर के अंदर आपको मिलेगा सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो इसकी कहानी है, यहाँ पे भी मेसोलिथिक रिमेन्स आपको मिले हैं, यहाँ कुछ-कुछ मेगालिथिक भी खासियत आपको मिलेगी सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो आप समझिए कि गुफकराल की और इसकी इंपोर्टेंस क्या है कि देयर इज नो मेसोलिथिक पीरियड।
सीधा-सीधा न्यूलिथिक कल्चर का डेवलपमेंट हुआ है सर, है ना? समझे? तो देयर इज़ नो एविडेंसेस ऑफ मेसोलिथिक। ऑब्वियसली मेसोलिथिक नहीं है तो पैलियोलिथिक की तो शक्यता है ही नहीं सर, क्योंकि हमने पैलियोलिथिक में ये पढ़ा ही नहीं, अभी तक पढ़ा आपको गुफ्कार के बारे में नहीं पढ़ा सर, ठीक है? तो ये दर्शाता है कि वी विल फाइंड कि कश्मीर के लोग बेसिकली गुफ्कार में कैसे सेटल हुए होंगे, उन्होंने बेसिकली अपने आप को कैसे एस्टैब्लिश किया होगा। तो बिकॉज़ इट इज़ लोकेटेड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, ऑब्वियसली सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया, है ना? चाइना के साथ इनकी सभ्यता थी, तो देयर इज़ एविडेंसेस ऑफ यांगशाओ व्हिच इज़ अ कल्चर ऑफ द ईस्टर्न बेसिकली वर्ल्ड, ओके, मतलब चाइना के साथ जुड़ा हुआ सर, गेटिंग पॉइंट, ओके? उसके साथ ये लोग कहीं न कहीं इंटरैक्ट कर रहे थे सर, गेटिंग पॉइंट, ओके? तो ये एक सिग्निफिकेंट पार्ट आपको यहाँ से देखने को मिलता है। इसकी भी खासियत है कि इसमें पिट ड्वेलिंग मिलता है सर, ओके? गड्ढों के अंदर वी विल कम टू नो कि ये लोग रहा करते थे सर, है ना? समझे? तो ये खासियत है कश्मीर के सिरामिक कल्चर की या कश्मीर की बेसिकली पॉटरी की। यहाँ पे भी आपको बोन के टूल्स और डॉग बरियर्स बहुत दिखेंगे, मैंने आपको बताया सर, है ना? समझे? सबसे है ना प्यारा यही होता है सर, ठीक है? गेटिंग पॉइंट, ओके? बाकी इंसान तो बदल जाता है, ये नहीं साथ छोड़ता सर तुम्हारा सर, खैर। इसमें रेड ऑकरे कलर का पेंट भी लगवाया हुआ है डेड बॉडीज़ के ऊपर, मैंने अभी आपको रिचुअल्स के ऊपर पढ़ाया सर, ठीक है? तो जस्ट फ्यू मिनट्स बैक व्हेन वी वर डिस्कसिंग द रिचुअल्स, उसमें मैंने आपको बताया था कि देयर इज़ अ जॉइंट बरियल ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स एट बुरज़ाम सर, ठीक है ना? समझे? एंड साइमल्टेनियसली वी आल्सो सी सम काइंड ऑफ रेड कलर का पेंट व्हिच इज़ यूज्ड ऑन द रिचुअल्स एज़ वेल सर, ठीक है? गेटिंग पॉइंट, ओके? तो ये भी खासियत आपको यहाँ से देखने को मिलती है, मेहरगढ़ के अंदर है, बुरज़ाम में है, दोनों जगह के ऊपर आपको मिलेगा सर, क्या याद रखिएगा सर, है ना? तो ये भी किसी फीचर्स की खासियत के अंदर हमको याद रखना चाहिए सर, ओके? बाकी तो क्या है कि इनके रिलेटेड आपको फैक्ट्स मिलेगी सर, जैसे टेबल के अंदर एक ही साइट है, जैसे हम लोग गुफराल और बुरज़ाम के रूप में पहचानते हैं, इसमें आपको न्यूलिथिक कल्चर, न्यूलिथिक के अंदर ही क्या-क्या चेंजेस हुए और न्यूलिथिक का लेटर स्टेज है ना, क्योंकि इट्स अ वेरी ऑलमोस्ट 2000 ईयर्स पीरियड, मतलब ना 3000 से लेके 600 बीसी तक आप देखिए कि ऑलमोस्ट ये साइट्स निकल के आ रही थी सर, ठीक है? तो इसमें बहुत सारी चीज़ें पैरेलल निकल के आई है सर, गेटिंग पॉइंट, समझे? तो यूपीएससी ने ऑलरेडी सवाल पूछ दिया ना रीजनल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर से, तो आप आइडेंटिफाई करके लिख सकते हो कि देखिए मेहरगढ़ में इसकी खेती हो रही थी, इसमें इसकी खेती हो रही है, इसमें वी विल सी कि लोग इस तरह से रहते थे, वहाँ पक्के मकान बने हैं, मड हाउसेस आपको मिल जाते हैं, यहाँ पिट ड्वेलिंग में रहते थे सर, ठीक है? गेटिंग पॉइंट, ओके? तो ये उसकी खासियत है, ये पिट ड्वेलिंग कैसे थे? सर्कुलर शेप में थे, वहाँ रेक्टेंगुलर शेप में थे सर, समझे? तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे सर, गेटिंग पॉइंट, ओके? इनिशियली यहाँ खाली और खाली एनिमल हस्बेंड्री था, लेटर ऑन एग्रीकल्चर आया, व्हेयरएज़ वी विल सी कि इन द मेहरगढ़ एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर दोनों के दोनों पैरेलली हमको यहाँ से देखने को मिलते हैं। यहाँ आपको लेंटिल्स का यूज़ देखने को मिलेगा, वहाँ खाली बार्ली और व्हीट का यूज़ हो रहा था सर, ठीक है? गेटिंग पॉइंट, ओके? ओवर पीरियड ऑफ टाइम इन्होंने पॉटरी भी इंट्रोड्यूस की, पॉटरी तो कॉमन ही है, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है सर, गेटिंग पॉइंट, ओके? पिट ड्वेलिंग की कहानी हमने देखने की कोशिश की और इसके बाद ग्रेजुअली इन्होंने कैटल ब्रीडिंग करना शुरू किया, जो बेसिकली मेहरगढ़ में पहले से चालू हो गया था सर, है ना? समझे? इसके बाद डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी और डाइवर्सिफिकेशन इकोनॉमी के कारण इनके जहाँ जैसे कि पॉटरी की टेक्निक बनी, घर बनने की टेक्निक बदल गई, कपड़ा बनाने की शुरुआत की उन्होंने सर, गेटिंग पॉइंट, ओके? और इसके बाद बॉटल एंड बॉब हाउसेस होने की शुरुआत होती है सर, है ना? तो थैच रूफ्स जो आज की तारीख में लेंटिल मतलब दाल सर, है ना? समझे? गेटिंग पॉइंट, ओके? मसूर की दाल सर, ओके? तो ये लिखा हुआ है मसूर दाल सर, खैर। तो वी विल फाइंड कि हाँ, समझे? तो वी विल सी दैट ओवर क्लव्स है ना आपके, क्या कहते हैं, स्पाइसेस आपको मिल जाएँगे सर, खैर। तो अलग-अलग प्रकार की चीज़ें हमको यहाँ से मिलती है सर, गेटिंग पॉइंट, ओके? तो एनिमल्स के साथ बरियल आपको यहाँ से देखने को मिलता है, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स के साथ मिल रहा है। मैंने आपको बताया डॉग और ह्यूमन्स का साथ में बरियल है, ये दर्शाता है कि मास्टर पेट बरियल को दर्शाएगा सर, गेटिंग पॉइंट, ओके? तो ये खासियत आपको यहाँ से देखने को मिलेगी, हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए। देखिए इसमें से पीटी में सवाल क्या आएगा सर, ओके? बुरज़ाम ऑलरेडी एक बार पूछ दिया यूपीएससी ने ना, बुरज़ाम में उसके लिए पूछा था टेराकोटा आर्ट, ओके ना? बुरज़ाम इज़ नॉट फॉर द पिट ड्वेलिंग सर, गेटिंग पॉइंट, समझे? खासियत ये है पिट ड्वेलिंग बुरज़ाम में नहीं बना था, गुफकराल में सबसे पहले बन गया था, याद रखना। द पिट ड्वेलिंग वाज़ नॉट मेड एट बुरज़ाम, इट द ओल्डेस्ट वन इज़ द गुफकराल सर, ठीक है? गेटिंग पॉइंट, ओके? तो ये खासियत है। अब मज़े की बात ये है कि लोगों को ये लग रहा है कि पिट ड्वेलिंग खाली नॉर्थ में ही था सर, ओके? क्योंकि मेहरगढ़ के अंदर तो मड मड हाउसेस बनते थे, मैंने बताया मट्टी के क्ले के हाउसेस बनते थे। पिट ड्वेलिंग आर आल्सो फाउंड इन साउथ इंडिया, गेटिंग पॉइंट, समझे कि नहीं समझे? मास्टर पेट नहीं समझ में आता, मालिक और उसका कुत्ता, समझे कि नहीं समझे, है ना? इन दोनों को साथ में दफनाया गया था, है ना? एक परंपरा है सर, ठीक है ना? समझे कि नहीं समझे? गेटिंग पॉइंट, ओके? तो मास्टर पेट मतलब मास्टर का मतलब मालिक होता है सर, है ना? समझे? गेटिंग पॉइंट, मास्टर मतलब टीचर नहीं है, इसको मत समझिएगा सर, खैर। मैं कभी-कभी कहता हूँ कि मास्टर ये कर रहा है, मास्टर वो कर रहा है सर, ओके? समझे? गेटिंग पॉइंट, ओके? तो यहाँ मालिक और उसके कुत्ते की बात होगी मास्टर पेट के अंतर्गत सर, खैर। तो चलिए सर, तो कहानी क्या है? कहानी के अंदर हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इनके यहाँ डेवलपमेंट हुआ। अब इसकी खासियत ये है कि दिस काइंड ऑफ पिट ड्वेलिंग वर फाउंड इवन इन साउथ इंडिया, है ना? तो पेयम्पली करके एक साइट है, नागार्जुनकोंडा करके एक साइट है सर, वहाँ पे भी वी विल सी कि इनको दफनाया गया था सर, ओके? तो इसी तरह से पिट ड्वेलिंग आपको मिलता है। ये पॉसिबल है कि साथ में डेथ हुई हो। नॉर्मली होता है कि कभी-कभी मालिक की मृत्यु होती है तो पेट बेचारे बड़े इमोशनल होते हैं, वो दुखी होके वो भी चल बसते हैं सर, ठीक है? तो देयर मेनी टाइम्स मतलब देयर आर इंस्टेंसेस ओके द पेट कुड नॉट सर्वाइव विदाउट द ओनर सर, ठीक है? इतने क्लोज होते हैं सर, ठीक है? समझे, गेटिंग पॉइंट, ओके? क्योंकि वो चीट नहीं करते हैं सर, ओके? समझे नहीं समझे? जो लॉयल्टी और वफादारी की जब आती है तो वो कहाँ चीट करते हैं सर। तो सबसे वी विल सी कि समझ गए ना सर, खैर। तो ये खासियत आपको यहाँ से मिलेगी, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट एज़ वेल सर, खैर। तो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट सर, है ना? वी वर टॉकिंग अबाउट विद रेफरेंस टू स्टोरी, और स्टोरी के अंदर मैं आपको बता रहा था कि कैसे न्यूलिथिक पीरियड के अंदर डेवलपमेंट हुआ सर, ठीक है? समझ गेटिंग पॉइंट, ओके? अब इसमें और फर्दर आपको वेरिएशंस विंध्यास के अंदर मिलेगी सर, है ना? समझ गेटिंग पॉइंट, ओके? अब विंध्यास मतलब सेंट्रल इंडिया के अंदर सर, है ना? तो इसको बेसिकली कृष्ण स्वामी एंड शंकराचार्य साहब ने कैसे डिवाइड किया है सर, गेटिंग पॉइंट, ओके? तो इसकी भी आपको अलग कहानियाँ देखने को मिलती है सर, ओके? यहाँ पे भी एग्रो पेस्टोरल कम्युनिटीज़ बन रही है, मतलब पेस्टोरलिज्म, एनिमल हस्बेंड्री और खेती दोनों साथ में कर रहे हैं सर, गेटिंग पॉइंट, ओके? यहाँ कोलिद्वा से लेके आपकी बाकी सारी जो साइट्स है वो हमको यहाँ से देखने को मिलती है, 6000 बीसी तक की इसकी यहाँ एविडेंसेस है सर, ठीक है? तो आज के यूपी से लेके बिहार वाले रीजन्स के अंदर आपको ज़्यादातर नियोलिथिक साइट्स आपको मिलेगी सर, ना? सेंट्रल इंडिया तक आ गई, तो पूरा एक पट्टा आपको यहाँ से मिल जाएगा सर, गेटिंग पॉइंट, ओके? खासियत ये है कि नदी किनारे है, ज़्यादातर साइट्स आपको नदी किनारे मिलती है, तो थंब रूल है, आपको याद रखना है सर, ठीक है? कुछ-कुछ में ही एक्सेप्शंस आपको मिल जाएंगे सर, गेटिंग पॉइंट, ओके? अब खासियत इसकी क्या है कि दे आर इमर्जिंग आउट ऑफ अ मेसोलिथिक फेज, है ना? आप देखिए मेसोलिथिक पीरियड में भी सेंट्रल इंडिया की साइट्स आपको हुआ करती थी सर, ओके? सो जो कश्मीर की साइट्स आपको देखने को मिली कि जो अचानक ही निकल के आ गई, बोला हम आ गए, बोले तुम कहाँ से आए? बोले थे ही सर, ओके? गेटिंग पॉइंट, कभी-कभी रोड क्रॉस करते हैं ना, तो सामने कोई व्यक्ति नहीं दिखता है, पर 2 सेकंड के बाद देखते हैं तो कोई सामने खड़ा हुआ है, भाई ये कहाँ से आ गया सर, ठीक है? अभी तो यूँ करके पलक झपकती है सर, ठीक है? समझे? तो है ना गाड़ी, है ना, आप गाड़ी चला रहे हो, आप गाड़ी चला रहे हो, अचानक ही पीछे से आके गाड़ी में टॉं करके कोई हॉर्न मारेगा, लाइट मारेगा, है ना? एक बार मैं हाईवे पे चला रहा था यूँ करके, है ना? विथिन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड फटाक से मेरे को फ्लैश मारते हैं ना, फ्लैश मारते हैं ना, बीपर मारा और टेट-टेट करने लगा। मतलब मैं बोला कौन आ गया भाई इतनी देर में? मतलब मैं भी 2 सेकंड पहले तो देख रहा था पीछे कोई है नहीं, पीछे रेयर व्यू ग्लास के अंदर है ना, साइड में और उसमें से है ना, समझे नहीं समझे? तो फिर फटाक से साइड में बोला, भाई जाओ इसको उड़ना है सर, हेलीकॉप्टर लेके आया है सर, खैर। तो पायलट जैसे लोग थे सर वो तो, खैर। तो मैं 80-90 की स्पीड में जा रहा था ना कंट्रोल लिमिट के अंदर, ओके। वो उड़ते-उड़ते 100 की स्पीड में है सर, ओके। तो वो न्यूलिथिक पीरियड जैसी है सर, ओके। कश्मीर में रातों रात आ गई, बोले कहाँ से आई सर, है ना, समझे? माइट बी एन आउटकम ऑफ द सेटलमेंट विद सेंट्रल एशिया एज़ वेल सर, खैर। तो व्हाट डू यू सी वी विल सी दैट कहानी आपको इसके अंदर से मिलेगी कि कैसे डेवलपमेंट हुए, क्या-क्या इसके अंदर। अब जैसे यहाँ पे कैटल तो डोमेस्टिकेट सब जगह पे है। रीजनल वेरिएशंस में क्या लिखेंगे? राइस कल्टीवेशन लिखेंगे सर, है ना, समझे? तो राइस कल्टीवेशन इज़ अ न्यू थिंग सर, गेटिंग पॉइंट, समझे कि नहीं समझे, है ना? सो यू कैन गिव एग्जांपल्स ऑफ कोलिद्वा, महागरा, मिर्जापुर एंड कुंजुन एंड डिफरेंट प्लास आपको यहाँ से देखने को मिलता है। बिलान वैली के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। चोपनी मंडो के बारे में भी बेसिकली हर्ष बता रहे थे। तो ऐसी बहुत सारी साइट्स आपको मिलेगी जहाँ राइस कल्टीवेशन आपको मिलता है सर, है ना, समझे? इनफैक्ट वी विल फाइंड कि राइस कल्टीवेशन में मल्टी क्रॉपिंग होने के एविडेंसेस हमारे पास है सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो वी विल फाइंड कि देयर आर एविडेंसेस ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन विद राइस कल्टीवेशन सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। एंड वी विल फाइंड कि देयर इज अ ट्रांजिशन फ्रॉम मेसोलिथिक टू दी न्यूलिथिक एट दैट टाइम सर, है ना, समझे? तो ये खासियत है, इसमें ये बॉक्स दिया गया है, बुक के अंदर ही हमको एविडेंसेस मिल रहे हैं सर, ठीक है। ये बॉक्स के थ्रू भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या-क्या चीजें इसके अंदर से मिली थी सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। अब जैसे अगर आप समझने की कोशिश करिए तो हमने जब राइस हस्क के इंप्रेशंस को देखा तो वी विल सी कि बर्न्ट क्ले के अंदर कहीं न कहीं एम्बेडेड पीसेस, मतलब क्ले के अंदर ये राइस के पीसेस हमको एम्बेडेड मिल जाते हैं सर, ठीक है। तो राइस है, कल्टीवेटेड
कल्टीवेटेड राइस मिलते हैं, कल्टीवेटेड राइस मतलब पकाए हुए है सर, ना भात बनाया होगा सर, ठीक है। अब भात था या समझ गए ना सर, ठीक है ना? तो एक बार एक वाइफ ने अपने हस्बैंड को पूछा कि बेसिकली पुलाव बनाऊँ, खिचड़ी बनाऊँ या बिरयानी बनाऊँ? तो हस्बैंड ने कहा कि एक काम कर बना दे, फिर उसके बाद नान दे देंगे सर, ठीक है उसको। तो वी विल फाइंड कि यू मेक इट देन इवेंचुअली विल गिव द नोमेनक्लेचर सर, ठीक है। फिर बेचारा उस दिन भूखा सोया सर, समझ लीजिए, ठीक है। तो वी विल फाइंड कि गेटिंग पॉइंट, नाम नाम तो बाद में देंगे ना, पुलाव, बिरयानी, खिचड़ी जो भी है सर, कैसा दिख रहा है, कैसा टेस्ट आ रहा है सर, क्या। तो इनके यहाँ कल्टीवेटेड राइस भी था सर, समझ गेटिंग पॉइंट, ओके। तो स्टोरेज जार से बहुत सारी चीज़ें, पॉटरी की आपको यहाँ से देखने को मिलती है। कार्बन 14 डेटिंग किया था, तो करीबन 6 मिलियन बीसी, मैंने बताया ना, अराउंड 5000 बीसी के आसपास के एविडेंस है। उससे भी पहले के एविडेंस है, 8 सेंचुरी, 8 मिलियन मतलब 7 सेंचुरी के बाद, 7000 के बाद वाले पीरियड आपको मिलेंगे। दूसरा महावीरा के बारे में मैंने आपको बताया, वहाँ पे आपको वेटल एंड दोआब हाउसिंग मैंने आपको बताया, कच्चे हाउसिंग है, लकड़ी की स्टिक्स और उसके बीच में घास की धागे बना के पूरा जॉइन कर दिया जाता है सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। वैसे एविडेंस देखने को मिलता है सर, समझे। वी विल आल्सो फाइंड कि देयर इज अ फ्रीक्वेंट मूवमेंट ऑफ एनिमल्स इनसाइड द हाउस नियर द एंक्लोजर एज़ वेल सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। डोमेस्टिकेशन के हमारे पास एविडेंसेस इसके अंदर से आपको मिलेंगे सर, है ना, समझे। तो वी विल फाइंड कि ये भी स्टोरीज के अंदर से आपको प्रोमिनेंटली मिलेगी सर, ओके। पॉटरी के हट्स, पॉटरी की चीज़ें आपको यहाँ से मिलेगी और कुछ-कुछ घरों के अंदर हमें यहाँ वो क्या कहते हैं कि कैटल पेंस मिले हैं। कैटल पेंस समझ में आ रहा है सर, ठीक है। जहाँ जानवरों को बांधा जाता है, खूंटी कहते हैं हम लोग सर, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार की खासियत है जो इनके सिग्निफिकेंस को दर्शा रही है सर, क्या। तो आप इनके अंदर से थोड़ी बहुत साइट्स लिख सकते हो कि इसमें राइस ज़्यादा डोमिनेटिंग था और मल्टी क्रॉपिंग होता था सर, बाय द वे। सो देयर इज एविडेंस ऑफ मल्टी क्रॉपिंग इन दिस लोकेशन, सो ठीक-ठाक क्रॉपिंग आपको यहाँ से मिलता है। इनफैक्ट एनसीईआरटी पुरानी स्लाइड्स में हमने इसके अंदर डाला था, पर इसको थोड़ा भी रीओरिएंट किया गया है क्योंकि मेन सेंटर कितना है इसके लिए सर, क्या। इसके सिवाय गैंगेटिक वैली वाला रीजन भी आपको पता होना चाहिए सर, गेटिंग पॉइंट, ओके ना, सेंट्रल गंगा प्लेन्स के अंदर। तो ईस्टर्न यूपी, बिहार के इस साइड वाले जो रीजन है आपको वहाँ से देखने को मिलेंगे सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो ये सरयू घाघरा नदी के आजू-बाजू वाले रीजन्स में आपको मिलेंगे, बहुत छोटी-छोटी साइट्स है सर, पटना और उसके साइड्स में, ओके। तो देयर आर आल्सो साइट्स, अब इसमें से 1-2 साइट्स याद रखिएगा, पर इसके फीचर्स आपको पता होने चाहिए सर, गेटिंग पॉइंट। इसमें सबसे मेन है चिरान सर, है ना, समझे। चिरान इज द मेन साइट व्हिच इज कंसीडर्ड इन द ईस्टर्न पार्ट सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। एंड वी विल कम टू नो कि इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि सोहागुड़ा भी लिख सकते हो इसके अंदर से। इन दोनों की इंपॉर्टेंस ये है कि यहाँ पे मल्टी क्रॉपिंग एविडेंसेस है सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो एक सिग्निफिकेंट पार्ट आपको यहाँ से देखने को मिलता है, राइस कल्टीवेशन आपको यहाँ से देखने को मिल जाती है सर, है ना, समझे। राइस तो बहुत पुराना था, लाहौर देवा के अंदर हमने आपको क्लास की शुरुआत के अंदर ही बताने की कोशिश की सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। अब इसको लेके बड़ी डिबेट हो रही है कि राइस कहाँ पे बना होगा। जैसे व्हीट बार्ली तो महलगढ़ के अंदर से आया है सर, है ना, समझे, वी हैव क्लियर एविडेंसेस। राइस कल्टीवेशन कहाँ से शुरू हुआ उसको लेके अलग ही लड़ाई चल रही है सर, है ना, समझे। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इट वाज स्टार्टेड इन कोलीडवा, है ना, कि भाई यहाँ से कोलीडवा के अंदर शुरू हुआ होगा सर, ठीक है। कोई कह रहा है कि नहीं, लाहौर देवा के अंदर शुरुआत हुआ था सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो अभी तात्कालिक रूप में इसको लेके डिबेट सॉल्यूशन आया यूपीपीएससी के द्वारा सर, ओके। और यूपीपीएससी ऐसी डिबेट का जवाब दिया कि हम कहते हैं कि लाहौर देवा के अंदर पहला राइस का खेती हुआ, याद रखिएगा सर, है ना, तो हम मान लेते हैं सर, क्या, चलिए। उसके बाद फिर बाकी सारे रीजन में ये भी करीबन 7000 बीसी के आसपास के एविडेंसेस होंगे सर, क्या। तो we will see that। हम लोग जब आइडेंटिफाई करते हैं तो इसकी कहानी हमको क्लियर हो जानी चाहिए कि कैसे डेवलपमेंट हुआ। तो ईस्टर्न में चिरान याद रखिएगा, चिरान के साथ-साथ आप सोहागुड़ा याद रख सकते हो, बाकी और भी है, मनेर भी है और मरहान भी है सर, ठीक है। तो इतनी सारी राइट्स हमारे भुखला जाओगे ना, रीजनल वेरिएशन में सबकी दो-दो चीजें लिखनी है ना आपको सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो ये डॉक्टर राकेश तिवारी ने लाहौर देवा को एक्टिवेट किया था सर, क्या। इसके सिवाय ईस्टर्न इंडिया में और भी पीरियड्स आएंगे, है ना, न्यूलिथिक पीरियड के अंदर सर, है ना। अब ईस्टर्न में उड़ीसा आपको मिल जाएगा, बंगाल देखने को मिल जाएगा सर, है ना, झारखंड वाला रीजन देखने को मिलेगा सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो एक है गोलबई शासन, उड़ीसा के अंदर ही है सर, है ना। कुछ हाई प्लेन्स आपको दिखेंगी, या पांडु राजा ढीवी के बारे में भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया सर, ठीक है ना, समझे। तो दिस आर ऑल वेरी फर्टाइल एरिया सर, है ना। देखिए वहाँ पे भी राइस, अब आपको ऑब्वियसली पता होना चाहिए कि वहाँ राइस कल्टीवेशन होगा होगा यार, इतना पानी अवेलेबल है सर, ठीक है ना, समझे। देयर इज ऑलरेडी गुड क्वालिटी ऑफ क्रॉप अवेलेबल एज़ वेल, है ना, फर्टाइल, तो टोपोग्राफी भी उसको हेल्प करेगी ना सर। तो उसमें फिर लॉजिक आपको लगा देना चाहिए कि भाई देखो इसमें से बॉल बबल कॉमेंट ना करेगी तो भी हमको आइडिया रहना चाहिए सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। इसी के अंदर नॉर्थ ईस्ट के अंदर से भी हमारे पास एविडेंस है सर, ठीक है। अब नॉर्थ ईस्ट के अंदर सबसे मेन साइट है वो आपकी दाऊदली हदींग है सर, है ना। ये एनसीईआरटी में दिया गया, मैं आपको मेन एनसीईआरटी साइट्स इसके लिए करवा रहा हूँ क्योंकि इससे आपका आंसर बन जाएगा सर, है ना। ये बाकी सभी साइट्स यहाँ पे लिखी हुई है सर, ठीक है ना। आपको सुरातपुर भी है और नासिक भी है सर, ठीक है। बट देन दाऊदली हदींग इज गिवन इन एनसीईआरटी सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो दिमाग हासो डिस्ट्रिक्ट आसाम वाले रीजन में सबसे कॉर्नर मोड आपको मिलेगा सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। इसकी खासियत ये है कि दे हैड इंटरेक्शन विद अदर कल्चर्स, ओके। अदर कल्चर्स का मतलब है कि दे हैड इंटरेक्शन विद चाइना, दे हैड इंटरेक्शन विद साउथ ईस्ट एशिया एज़ वेल सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। सो वहाँ आपको पत्थर मिले हैं, जैसे आप देखोगे जेडेआइट करके एक स्टोन मिला है, जेडेआइट जो स्टोन है इट इज नॉट फाउंड ट्रेडिशनली इन इंडिया सर, ठीक है, इंडियन रीजन के अंदर सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो ये दर्शा रहा है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर भी अलग प्रकार की वैरायटी है, इनकी एफिनिटी किसके साथ है, चाइना के साथ या साउथ ईस्ट एशिया के साथ होगा सर, है ना। तो ये भी एक सिग्निफिकेंट पार्ट है विद रिस्पेक्ट टू दी साइट्स ऑफ वी कैन से साउथ इंडिया और द ईस्टर्न पार्ट्स, गेटिंग पॉइंट, ओके। इसके बाद अगर आप समझने की कोशिश करिए तो यू विल फाइंड कि साउथ इंडियन न्यूलिथिक कल्चर है सर, ओके। अब साउथ में केरला को बात करके बाकी सब स्टेट्स के अंदर आपको ठीक-ठाक न्यूलिथिक कल्चर के एविडेंसेस मिलेंगे सर, है ना। क्यों? क्योंकि पत्थर अच्छी खासी मात्रा में अवेलेबल है, पानी अवेलेबल है, तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो रायचूर दोआब वाले रीजन के अंदर आपको साइट्स देखने को मिलेगी, कावेरी के नीचे वाले रीजन के अंदर आपको साइट देखने को मिलेगी सर, है ना, समझे। दूसरी साउथ इंडिया में एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, वो है राख के टिल्ले, है ना, ऐश माउंट्स, ओके। अब ऐश माउंट्स को लेके अलग प्रकार की कहानियां है सर, ठीक है। कोई कहता है कि भाई यहाँ महाभारत की लड़ाई लड़ी गई थी और इन सब के राख के टिल्ले अभी भी है सर, ओके। कोई कह रहा है कि रिचुअल्स का पार्ट है सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट थियरीज विद रिस्पेक्ट टू ऐश माउंट्स, ओके ना, समझे। राख के टिल्ले है और कोई कह रहा है कि यहाँ जब महाभारत की युद्ध खत्म हुई तो सबको अग्नि दिया गया था और जो फ्यूनल पायर जो है उसकी राख, उसकी जो ऐश है अभी भी बची हुई है सर, ठीक है ना, समझे। सो साउथ इंडियन न्यूलिथिक कल्चर्स है ऐश माउंट व्हिच आर फाउंड नॉट इन नॉर्थ इंडिया, है ना। आप देखिए नॉर्थ इंडिया में बरियल्स आपको दिख रहे हैं, यहाँ ऐश माउंट्स मिल रहा है। अब ये ऐश माउंट्स में डेफिनेटली विल सी कि ह्यूमन रिमेन्स भी कहीं-कहीं पे है। ये दर्शा रहा है कि फ्यूनरल प्रैक्टिसेस यहाँ अलग प्रकार की थी सर, गेटिंग पॉइंट, समझे, समझे। तो वी विल सी कि काफी लोग कह रहे हैं कि इसमें कैटल डंग के साथ इसको ऐश माउंट के अंदर कोई चीजें हो रही होगी और बहुत सारे पीरियोडिकल बर्निंग भी यहाँ पे हुए हैं सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो ये साउथ इंडियन कल्चर्स की खासियत आपको यहाँ से देखने को मिलेगी जो सिग्निफिकेंट है, नॉट फाउंड इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो ओवरऑल सिचुएशन जब हम लोग इनकी देखते हैं सर, है ना, व्हेन वी सी द ओवरऑल सिचुएशन ऑफ साउथ इंडिया, साउथ में हम लोग और भी चीजें याद रख सकते हैं, वो है मिलेट कल्टीवेशन का यूज है, यहाँ लिखना भूल गया, लिख दीजिएगा सर, ठीक है। सो इन साउथ इंडिया वी फाइंड द मिलेट कल्टीवेशन, मिलेट कल्टीवेशन में आपको अलग-अलग प्रकार की ग्रेन्स मिल जाएंगे सर, ठीक है, रागी मिल जाएगा और भी अलग-अलग प्रकार के मिलेट्स मिलेंगे। भारत आज देखो हम बेसिकली मिलेट सेंट्रिक सिविलाइजेशन थे सर, ओके ना, समझे। हम व्हीट और ये क्या कह सकते हैं कि राइस जो है वो खाते थे पर लिमिटेड था सर, आज हमारा स्टेपल का पार्ट बन गया व्हीट एंड राइस, ओके। बट पहले नहीं था सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। मिलेट्स वर द मेन, इसके लिए इंडिया आज की तारीख में रिवाइव कर रहा है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू मेक श्योर दैट हमारी डाइटरी प्रेफरेंसेस के अंदर मिलेट आ जाए सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो बहुत सारी चीज़ सरकार भी कर रही है कि भी हमारे हिसाब से उसको बनाए सर, है ना। और बाजरा है, रागी है ना, नागली है, डिफरेंट वैरायटी ऑफ कोर्स ग्रेन्स व्हिच आर अवेलेबल, है ना, दे आर हेल्दी एज़ वेल। उनकी आप देखोगे ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है मतलब पॉइंट ऑफ फूड पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो भी काफी अच्छा है, इससे लाभ भी होता है कि वी विल फाइंड कि वो शुगर स्पाइक नहीं करता है सर, ठीक है। तो जिन जिन लोगों को डायबिटीज या प्री शुगर आ रहा है उनको मिलेट्स इसके लिए रिकमेंड किया जाता है कि भाई आप, क्योंकि बाकी सारा तो क्या है कि कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होता है, कार्ब्स बेसिकली शुगर को स्पाइक अप मारेगा, राइस और व्हीट तो सबसे बड़ा खतरनाक दोषी है इसमें सर, है ना, समझे। तो भाई मिलेट्स की तरफ चले जाओ सर, क्या। तो साउथ में आपको यहाँ से देखने को मिलता है कि मिलेट्स का यूज काफी ठीक-ठाक हुआ सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। जो मिलेट कल्टीवेशन के रूप में था सर, है ना, समझे, गेटिंग पॉइंट, ओके। अब इसमें भी आपको बहुत सारी साइट्स देखने को मिलेगी सर, है ना, समझे। सो वी विल फाइंड कि द साइट्स इंक्लूड्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री सर, ओके ना, समझे। जैसे नागार्जुन कोंडा हम लोग देख सकते हैं,
नागार्जुनकोंडा हम लोग लिख सकते हैं सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। हम तेकलकोटा करके एक साइट है सर, है ना? इसको लिख सकते हैं सर, है ना? हम पय्यमपल्ली को लिख सकते हैं, ये तमिलनाडु के अंदर आपको देखने को मिलेगी सर, ठीक है। आपको आदिचनल्लूर देखने को मिलेगा, आदिचनल्लूर तो इज़ ऑल्सो साइट जिसके बारे में वी विल सी कि मेगालिथिक पीरियड के अंदर भी हम उसका उपयोग देखेंगे। हमको ब्रह्मगिरी देखने को मिलेगी सर, है ना? ब्रह्मगिरी अशोक के पीरियड की भी साइट्स एक पॉइंट ऑफ व्यू से चलेगी सर, ओके। साउथ में आपको हल्लूर करके एक साइट देखने को मिलेगी सर, है ना? गेटिंग पॉइंट, ओके। हल्लूर इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपोर्टेंट साइट, ओके ना, समझे? मस्की करके एक साइट मिलती है, मस्की इज़ ऑल्सो एन अशोकन साइट, ओके ना, समझे? तो ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं, तो ये 5-7 साइट्स एटलीस्ट याद रखिएगा, और भी साइट्स मैं मैपिंग के अंदर करवा दूँगा सर, ठीक है। तो वी विल फाइंड कि दीज़ आर मेन लोकेशंस ऑफ साउथ इंडिया, एंड हियर ऑल्सो वी डू फाइंड सम काइंड ऑफ ऐश माउंट्स इन द फॉर्म ऑफ मिलेट्स। यहाँ पे भी आपको काऊ पेन मिले है, काऊ पेन समझ में आ रहा है सर, है ना? काऊ पेन मतलब कैटल पेन आपको मिल सके, जो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स को दर्शाता है सर, ठीक है ना, समझे? तो इस बेसिस के रूप में हम लोग ये कह सकते हैं कि देयर वाज़ नो यूनिफॉर्म रीजनल कल्चर इन द होल ऑफ द न्यूलिथिक साइट सर, ठीक है ना, समझ गए, ओके। तो रीजनल वेरिएशंस क्या-क्या थे, है ना? रीजनल वेरिएशंस में हम 5 चीज़ों के ऊपर लिखेंगे सर, है ना, समझे नहीं समझे? हम लिखेंगे डोमेस्टिकेशन का एक वेरिएशन लिखेंगे सर, समझे नहीं समझे, ओके। हम लिखेंगे एग्रीकल्चर का वेरिएशन सर, है ना, समझे नहीं समझे? हम इनकी कल्चरल प्रैक्टिसेस के ऊपर आइडेंटिफाई करेंगे, कल्चरल प्रैक्टिसेस के अंदर क्या लिखेंगे, बरियल्स या फ्यूनरल कैसे किया गया है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के अंदर सर, ओके। हम रीजनल वेरिएशंस के अंदर ट्रेड एंड कॉमर्स के साथ लिखने की कोशिश करेंगे सर, ओके। हम इनके सेटलमेंट्स पैटर्न्स के ऊपर लिखने की कोशिश करेंगे सर, ठीक है ना, समझे? और एग्रीकल्चर में क्रॉप वैरायटी और डाइवर्सिफिकेशन लिखेंगे सर, ओके ना, समझे? और लास्ट हम लोग टाइम पीरियड में भी लिखने की कोशिश करेंगे कि इनका टाइम पीरियड भी अलग-अलग ज़ोन्स के अंदर था। तो नो डाउट कहते तो हैं न्यूलिथिक, है ना? पर कुछ-कुछ न्यूलिथिक से चालकोलिथिक, अच्छा इसमें एक पार्ट ओरिजिन का भी लिख सकते हैं सर, है ना? कि जैसे सेंट्रल इंडिया के अंदर मेसोलिथिक से न्यूलिथिक में ट्रांसफॉर्म हुए, कुछ-कुछ साइट सीधे-सीधे कैसे हुई है, सीधे न्यूलिथिक में आ गई है सर, ठीक है ना, समझ गए, ओके। तो इस तरह से हम लोग लिख देंगे ट्रेड एंड कॉमर्स में फॉरेन ट्रेड और डोमेस्टिक ट्रेड कैसे चलता था सर, है ना, समझे? तो इतनी सारी वेरिएशंस, ये बुलेट पॉइंट्स आप ये याद रखिए। अब आपको क्या करना है, सीधा-सीधा सब में से 1-1 2-2 पॉइंट एक्सट्रैक्ट करना है। अब बोलो 15 मार्क का लिखेंगे कि नहीं लिख पाएंगे सर, ओके। अब ऐसे 15 मार्क का सवाल है, समझे नहीं समझे? डिलिनिएट एन अकाउंट सर, है ना, समझे? भारत में नवपाषाण की प्रादेशिक विषयों का रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए और उनका कारण भी बताइए सर, ठीक है ना, समझे? क्यों इतना हुआ था सर? तो देखिए मेंस इज़ मोर एनालिटिकल सर, है ना? इसमें मतलब पिछले बैच तक मैंने बहुत सारी फैक्ट्स डाली थी, समझे नहीं समझे? उसको फैक्ट्स को भी पैराग्राफ में ट्रांसफॉर्म करवाया है सर। यही चीज़ बुलेट पॉइंट्स में थी सर, इसमें बहुत इंफॉर्मेशन थी सर, ओके। तो एक बॉम्ब ये हुई फीडबैक के अंदर सर, है ना, समझे? कि भाई इसको थोड़ा और एनालिटिकल करवाओ। मैंने बोला ठीक है भाई, इस बार वी विल सी कि और एनालिटिकल करवाते हैं, तो ऐसे अब अप्रोच रखेंगे सर, है ना, समझे? तो देन पिछली बार में यही था सर, है ना? ये फ्लो चार्ट तो बना था, मेरे को भी याद है। लास्ट टाइम आल्सो वी मेड दिस सिमिलर वन, 19-20 होता है, वो तो रोबोटिक नहीं है अपन सर, ओके। जैसा मन में आया वैसा बना दिया सर, ठीक है। बट देन वी विल सी कि ये फैक्ट जो है वो आपको आंसर्स के अंदर मिलेगी। अब आपको पढ़ना पड़ेगा, पूरा पढ़ना सर, है ना, कवर टू कवर पढ़ना सर, ओके। अब इसमें तो मैं आइडेंटिफाई करवा रहा हूँ, मार्किंग करवा रहा हूँ आपको सर, ठीक है ना, समझे? बट देन पढ़ना तो आपको पूरा है सर, है ना? मैं तो क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फट-फट करके मार्क करके जा रहा हूँ सर, ओके। बट इट्स नॉट लाइक दैट कि भई आप भी है ना समझे, अरे मास्टर ने इतना ही कराया, नहीं तुम तो पूरा पैराग्राफ पढ़ो सर कम से कम। खैर चलिए, तो वी विल फाइंड कि ये तो नोट्स आपको मिल जाएँगे सर, ओके। आज अपलोड होंगे। अब आप बोलोगे कि अभी तक अपलोड क्यों नहीं हुए? क्योंकि सुबह तक एडिटिंग चल रहा था सर, ओके। समझे? अभी तक अपलोड नहीं हुआ, इसके पीछे का कारण सुबह तक एडिटिंग चल रहा था सर, ओके। तो इधर-उधर की ये वो कुछ ये रह गया, वो रह गया। उसमें देखो क्वेश्चन तो डालना भूल ही गया मैं सर, ठीक है। तो इसको मैं डाल दूँगा, उसके बाद मतलब है ना स्पेसिफिक क्वेश्चन जो है ये बाकी था सर। खैर चलिए, ओके, समझे। तो थोड़ा वेट कर दो सर, न्यूलिथिक आज हो जाएगा। चाल को कर लेंगे सर, ठीक है ना, समझे? तो पीडीएफ नहीं मिल जाएगा। पीडीएफ में दिक्कत क्या है मैं आपको बता रहा हूँ सर, है ना? कल मेरे 9 घंटे क्लास थी सर, 8-9 घंटा। उसके बाद मेरी वीकेंड चली गई सर, समझे कि नहीं? फिर आज सुबह उठ के मैं यही काम कर रहा था। इनफैक्ट मतलब है ना वर्क लाइफ बैलेंस 4-5 दिनों से खाली लाइफ चली गई है, वर्क ही बाकी रहा है सर, ठीक है। पिछले फ्राइडे से सर, है ना? तो फ्राइडे आपको पता ही है हम एक्स हो गए फिर उसके बाद, है ना? तो तब से थोड़ा हेक्टिक हो गया है सर, समझे? तो वो 1 आध हफ्ता जाएगा क्योंकि वो मेंस का क्यूपी चल रहा है सर, है ना? तो उसमें कंटेंट तो बना ही नहीं पाया मैं मेंस क्यूपी वाले के लिए। तो उसमें तो हैंड्स ऑन ही करवा रहा हूँ। वैसे उसमें एडवांस लेवल के बच्चे ही आते हैं सब लोगों के। उनको तो 2 घंटे में रिवीजन करना होता है मेन तो सर, है ना, कि टॉपिक कैसे आ रहा है, किस तरह से अप्रोच करना है सर। खैर अब थोड़ा आगे चलते हैं एंड लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट कॉल्ड एज़ चालकोलिथिक पीरियड सर, ठीक है ना, समझे? तो अब चले जाते हैं नेक्स्ट पीरियड के अंदर, चालकोलिथिक पीरियड के अंदर सर, है ना, समझे? एंड लेट अस ट्राई टू सी द स्टोरी लाइन विथ रिस्पेक्ट टू चालकोलिथिक पीरियड। जस्ट अ सेकंड, 1 ही मिनट हाँ सर, एक ब्रेक ले लेते हैं सर, ठीक है? ब्रेक ले लो सर, है ना? वो पीडीएफ कुछ एडिट करनी पड़ी, एडिट मतलब वो कुछ 1 ही मिनट सर।
सॉरी माय बैड सर, ठीक है, अब आवाज आई होगी। हाँ, तो चालकोलिथिक एरा की खासियत ये है कि इट इज़ अ ट्रांजिशन और द लास्ट फेज ऑफ द ट्रांजिशन ऑफ द स्टोन एज प्री-हिस्टोरिक इंडिया के अंदर से, क्योंकि यहाँ अब कॉपर के बर्तन बनने शुरू हो गए थे, है ना? तो ये क कढ़ाई रखी गई है यहाँ पे सर, है ना? मन की आँखों से देखोगे तो आपको दिख रहा है कि ये चालकोलिथिक पीरियड को सिग्निफाई करता है सर, है ना? बाजू में पत्थर भी डाल दूँगा तो समझ में आ जाएगा। चालको प्लस लिथिक, है ना? समझे कि चालकोस इज़ अ ग्रीक वर्ड सर, है ना? समझे? लिथिक का मतलब तो पत्थर ही होता है, आप सबको पता ही है सर, है ना? समझे? तो वी विल सी दैट कढ़ाई का ये रिप्रेजेंटेटिव उपयोग किया गया है इन द स्टार्टिंग जस्ट फॉर द इंट्रोडक्शन सर, ओके ना? समझे? तो अभी 7:55 पे ये कढ़ाई डाली गई है आपकी स्लाइड्स के अंदर सर, ओके। सो चलिए, तो आगे की कहानी समझने की कोशिश करते हैं कि वी विल फाइंड कि इसके अंदर से क्या बैकग्राउंड रहता है सर, है ना? समझे? नहीं, ये कॉपर की बनी हुई है, दिख रहा है आपको रस्टेड आयरन की, ये पुराना है ना इसके लिए सर, है ना? समझे? तो वापस आ जाते हैं, लेट्स कम बैक टू दिस पार्ट एंड लेट अस सी द पीरियड ऑफ चालकोलिथिक सर, है ना? समझे? अब देखिए कि चालकोलिथिक पीरियड में भी हमें क्या-क्या चीज़ें पता होनी चाहिए सर, है ना? वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो चालकोलिथिक पीरियड के अंदर से इसमें से सवाल बहुत आया है सर, ठीक है ना? देखो सवाल इसके अंदर डाले थे मैंने ना, बोला कि मैं गोलू बन गया सर, ओके ना? समझे? सवाल इसमें डाला था, न्यूलिथिक वाला भी इसी में ही है सर, ओके। सो लास्ट के अंदर 2 सवाल आया था सर, ठीक है ना? समझे? तो वी विल फाइंड कि देयर वाज़ दिस क्वेश्चन अबाउट द रीजनल कैरेक्टरिस्टिक्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, न्यूलिथिक पीरियड के अंदर कि डिलिनेट एन अकाउंट और वो स्क्रीनशॉट डाला सर, ओके ना? समझे? दूसरा, टू व्हाट एक्सटेंट आर आर्कियोलॉजिकल मटेरियल्स आर यूज्ड इन अंडरस्टैंडिंग द प्रोग्रेस ऑफ न्यूलिथिक मैन इन इंडिया, लिख पाएंगे सर, ओके ना? समझे? पहले 30 मार्क का था, बट आई गेस आपके पास आर्कियोलॉजिकल मटेरियल्स बहुत बड़ी मात्रा में है न्यूलिथिक पीरियड के अंदर सर, ओके। और उसमें मटेरियल प्रोग्रेस पूछा गया है, अंडरस्टैंडिंग द प्रोग्रेस ऑफ न्यूलिथिक मैन, ओके। सो प्रोग्रेस इन द फॉर्म ऑफ सोशल लाइफ, प्रोग्रेस इन द फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल लाइफ, प्रोग्रेस इन द फॉर्म ऑफ कल्चरल लाइफ, प्रोग्रेस इन द फॉर्म ऑफ, है ना, इकोनॉमी एंड एवरीथिंग सर, है ना? वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो पहले क्या 30 मार्क्स का आता था, अब तो 30 मार्क्स आता नहीं है, पर इसको अगर आपको 20 मार्क्स में लिखना है मैक्सिमम, तो आप 250 शब्दों के आसपास आप इसको प्रैक्टिस करिए सर, है ना? कि कहाँ-कहाँ इसके अंदर हमें बोलो आर्कियोलॉजिकल मटेरियल्स, ओके। प्री हिस्ट्रिक पीरियड है तो ऑब्वियस है कि लिटरेचर तो अवेलेबल है नहीं सर, ठीक है ना? समझे? ये भी 15 मार्क का है, अराउंड 250 वर्ड्स, 200 टू 250 वर्ड्स, है ना? समझ गए इंपॉर्टेंट, ओके। आपको इसके अंदर से लिखना है, रीजनल कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बता दिया, सेकंड क्वेश्चन भी होपफुली आपको समझ में आ गया होगा सर, खैर। अब देखिए कि चालकोलिथिक पीरियड की बड़ी सिग्निफिकेंस है सर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। क्यों सिग्निफिकेंट है? क्योंकि चालकोलिथिक पीरियड के अंदर भी हमें बहुत सारी डिबेट्स देखने को मिलती है, इसके अंदर भी हमें बहुत सारे रीजनल कल्चर्स देखने को मिलते हैं सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो ये रीजनल कल्चर्स के अंदर आपको एक सवाल आया था, वन फाइंड डे, कि डिस्टिंग्विश द फीचर्स, डिस्क्राइब द डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ द आर्कियोलॉजिकल कल्चर्स ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट डेटेबल बिटवीन 2000 बीसी टू 500 बीसी। ये 60 मार्कर में आता है, इसको छोड़ दीजिए, बट अगर इसको आपको 30 या 20 में लिखना है तो किस तरह से लिखोगे सर, है ना? समझे? तो आपको इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल कल्चर्स कौन से हैं सर, है ना? सो 2000 से लेके 500 के बीच में तो चालकोलिथिक न्यूलिथिक कल्चर्स ही आएंगे सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। उसमें भी खासियत ये है कि आपको इंडियन सबकॉन्टिनेंट के साथ मतलब इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लिखने मेन साइड के ऊपर से, तो इसके ऊपर से एक सवाल आया था सर, ठीक है ना? तीसरी कहानी आपको चालकोलिथिक कल्चर्स के ऊपर पूछा गया है सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड इसके अंदर बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है कि द इमर्जेंस ऑफ नॉन हड़प्पन चालकोलिथिक कल्चर्स, बिकॉज़ चालकोलिथिक पीरियड वाज अ कंटेम्परेरी ऑफ हड़प्पन पीरियड एज़ वेल, ओके। इन सेंट्रल इंडिया एंड डेक्कन मार्क्स नॉट ओनली चेंज द सब्सिस्टेंस पैटर्न बट ओवरऑल ट्रांजिशन फ्रॉम प्री टू प्रोटो हिस्ट्री पीरियड सर, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा क्यों था सर, ओके? क्योंकि भाई इस दौर के समय पे जिस प्रकार के और भी एविडेंसेस मिले हैं सर, है ना? नॉन हड़प्पन चालकोलिथिक कल्चर्स मतलब दे वर कंटेम्परेरी टू हड़प्पा बट दे वर नॉट पार्ट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, जैसे दाइमाबाद हो गया है, तो दाइमाबाद के अंदर आपको यहाँ से देखने को मिल रहा है, या और भी लोकेशंस आपको इनामगांव जैसे मिल जाएगी सर, ठीक है? जिसके कहीं न कहीं एविडेंसेस थे, वी हैव गॉट एविडेंसेस, ओके ना? समझे? और इनके जब हम लोग स्टडी करते हैं, वी कम टू नो अबाउट डिफरेंट ट्रांजिशंस, ओके, विद रिस्पेक्ट टू हिस्ट्री। तो इसको कहते हैं कि इट वाज अ ट्रांजिशन फ्रॉम प्री टू प्रोटो हिस्ट्री। व्हाट डू मीन बाय प्रोटो टर्म? प्रोटो हिस्ट्री इज अ टर्म व्हिच इज यूज्ड स्पेसिफिकली फ्रॉम द हड़प्पन पीरियड, क्योंकि स्क्रिप्ट का यूज होना शुरू हो गया था सर, ओके। और इस दौर के अंदर भी अगर आप समझने की कोशिश करें तो हमारे पास अब एविडेंसेस आ रहे हैं कि कहीं न कहीं स्क्रिप्ट निकल के आई थी सर, ठीक है ना? समझे? तो ये पूरा स्टोन एज का मतलब ये हिस्ट्री का सबसे मतलब ना बेकार में बेकार टॉपिक आप में से जो भी लोगों को लग रहा है सर, उसका आखिरी का पार्ट है सर, ओके। पर इसमें से मैक्सिमम सवाल आया है सर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। क्योंकि आप में से जो लोगों ने ऑप्शन दिया होगा वो सोच रहा होगा कि इंडस सिविलाइजेशन मस्त डेप्थ में करेंगे सर, ओके। पर आप देखिए कि ऑप्शनल है तो ऑप्शनल के अंदर तो इंडस छोड़िए सब टॉपिक्स के ऊपर से डेप्थ में सवाल आएंगे सर, है ना? समझे? तो इसमें एक्चुअली पहली बार जब बैच लेना शुरू किया ना, तो आधे लोग तो बौखला गए थे 2021 में, बोले यार इतना डेप्थ में कौन स्टोन एज को पढ़ता है सर, ओके। फिर देन दे स्टार्टेड सीइंग द क्वेश्चंस, बोले भाई साहब यहाँ तो सवाल आते हैं सर, ठीक है ना? समझे? तो वही तो प्रॉब्लम है, भाई सवाल आते हैं तो फिर लिखना भी करेगा ना उसके अंदर सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो वी विल फाइंड कि गोलू बच्चों को एक्सपेक्टेशन होती है कि यहाँ भी जीएस वाली बातें होगी सर, है ना? 8 क्लासेस हो गए हमारे, कौन सा क्लास है ये? है ना? अभी छठा क्लास, अभी तक हम लोग स्टोन एज से बाहर नहीं निकल के आए हैं सर, ठीक है ना? समझे? तो स्टिल वी आर इन द स्टोन एज, ओके। तो आप देखिए कि अभी पॉइंट नंबर 2 आपके सिलेबस का चल रहा है सर, है ना? समझे? और वी विल फाइंड कि पॉइंट नंबर 2 के अंदर हम बेसिकली ये खत्म किया है, इसमें भी ऊपर-ऊपर का लिया है सर, ठीक है ना? और अभी यहाँ पे पहुंचे हैं तो एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन के ऊपर मैंने आपको बताया, हंटिंग गैदरिंग के ऊपर से बताया सर, ठीक है? न्यूलिथिक बताया, अब यहाँ चल, तो देखिए यहाँ कहीं पे भी आप समझिए, आप चीज़ों को समझिए सर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। आपको कहीं पे भी इन्होंने लिखा है कि नॉन हड़प्पन चालकोलिथिक कल्चर के बारे में बताइए सर, ओके। समझे नहीं समझे? बट खासियत ये है कि दिस चालकोलिथिक कल्चर्स एक्जिस्टेड इन कंटेम्परेरी टू द हड़प्पन्स। तो जैसे-जैसे हड़प्पन का एक्जिस्टेंस हो रहा था ना सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। इनके कंटेम्परेरी पीरियड के अंदर भारत के अलग-अलग विस्तारों के अंदर वी विल सी कि द चालकोलिथिक कल्चर्स टू एक्जिस्ट, ओके। और मजे की बात ये है कि कुछ विस्तार में न्यूलिथिक कल्चर्स एक्जिस्ट करते थे, कुछ विस्तार के अंदर अगर आप समझने की कोशिश करें तो चालकोलिथिक कल्चर्स एक्जिस्ट करते थे सर, ठीक है ना? समझे? बेटा पहले क्लास अटेंड कर दो शिवम, है ना? समझे? उसके बाद बुक में से सिलेक्टिव टॉपिक पढ़ना कंसेप्चुअली, बाकी क्लास और आपकी नोट्स आपको मिल जाएगी सर, ओके ना? समझे? मोस्ट प्रोबब्ली अगले साल तक तो हम इसको और एनहांस करेंगे सर, है ना? नोट्स को, ये ऑलरेडी एनहांस वर्जन में है, 25 पे चालकोलिथिक पे लिखना, है ना? समझे? तो वो थोड़ा एनहांसमेंट तो किया है, पर इसको और कर देंगे सर, सो दैट भविष्य के अंदर आपको है ना बुक्स के ऊपर या स्टेटेड इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर वी विल सी कि है ना थोड़ा आपको ज्यादा तकलीफ ना हो सर, ठीक है ना? समझे? खैर, तो वी विल फाइंड, हाँ, तकलीफ वाला काम कर है सर, आपको लग रहा है, पर कंटेंट राइटिंग इज वेरी डिफरेंट ऑल टुगेदर जनरल सर, ओके। एंड वी विल फाइंड कि इसमें लंबे हो जाते हैं, अच्छे-अच्छे लोग लंबे हो जाते हैं सर, ओके। तो क्योंकि मैं सुपरविजन में देख रहा हूँ सर, है ना? पीछे टीम है सर, ओके। तो वहाँ उनको भी मेरे को धक्का मारना पड़ता है सर, ओके, ये कर लो सर, खैर चलो, तो अलग कहानी आपको मिलती है सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। देखिए चालकोलिथिक की स्टोरी क्या है सर, है ना? समझे? वी विल सी दैट चालकोलिथिक में हमको एक तो इसकी ओरिजिन पता होनी चाहिए सर, है ना? समझे? वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तीसरे इसके रीजनल डायमेंशंस इसके भी है सर, है ना? समझे? वेरी इंपॉर्टेंट, रीजनल कल्चर्स बेसिकली अलग-अलग विस्तार के अंदर निकल के आए, तो इनके फीचर्स हमको पता होने चाहिए सर, है ना? समझे? वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। इनकी ज्योग्राफिकल लोकेशंस के ऊपर से आपको मैपिंग आएगा, साइट्स के ऊपर से, तो बड़ा फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का सर, है ना? समझे? वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमें ये भी देखने की आवश्यकता है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या-क्या थी भारत के अलग-अलग विस्तारों के अंदर से सर, है ना? समझे? वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। इसमें चालकोलिथिक में खासियत हमको ये पता चल रही है कि इसकी पॉटरी का इंपॉर्टेंस बहुत है सर, है ना? तो चालकोलिथिक पॉटरी के ऊपर से आपको सवाल पूछा गया है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द चालकोलिथिक एरा एंड व्हाट काइंड ऑफ द पॉटरी वाज देयर सर, ठीक है? समझा? वो यहाँ पे आपको सब मिल जाएगा सर, है ना? समझे? तो दिस इज कंसोलिडेशन, ओके ना? समझा? देखिए मजे की बात आपको यहाँ से मिलेगी सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो ये आपको मैप दिख रहा है, इफ यू कैन सी द मैप, ओके ना? दिस आर डिफरेंट डिफरेंट चालकोलिथिक कल्चर्स, ओके, दैट वर एक्जिस्टिंग अलोंग विद द चालकोलिथिक कॉपर होर ट्रेडिशन। तो देखिए चालकोलिथिक में दो प्रकार के कल्चर्स निकल के आए, याद रखना सर, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एक कल्चर जो है जिसे हम लोग कहते हैं चालकोलिथिक फार्मिंग कल्चर, जो खेती करने वाले कल्चर्स थे सर, ठीक है? दूसरे थे कॉपर होर ट्रेडिशंस, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। दिस पीरियड एक्चुअली इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पीरियड समवेयर फ्रॉम 3000 बीसी एंड इट गोस अराउंड 600 बीसी सर, है ना? मतलब इतना लंबा पीरियड का है। अब दिस इज एक्चुअली द टाइम एंड स्पेस डायमेंशन, नॉट कंप्लीटली करेक्ट, ओके ना? समझे? इसके पीछे का कारण क्या है कि जैसे ये सिमेट्री है जो जुगाड़ देख रहे हो ना, ये पोस्ट हड़प्पन आता है सर, ठीक है ना? समझे? नहीं समझे? सो द जुगाड़ एंड द सिमेट्री
कल्चर इज एक्चुअली द पोस्ट हड़प्पन कल्चर सर, ठीक है ना, ओके, क्योंकि हड़प्पा के पतन के बाद निकल के आए थे सर, है ना, समझे। इसके लिए मैंने आपको बताने की कोशिश की कि ये 3000 बीसी लेके 600 बीसी तक का पीरियड है, इसमें हड़प्पन कल्चर को भी इंक्लूड कर दिया गया क्योंकि चालकोलिथिक पीरियड इतना लंबे समय तक चला है सर, ठीक है, ओके। हड़प्पन से आप देखोगे तो 2600 से लेके 1800 बीसी तक आपको मिलेंगे सर, है ना, समझे। एंड ड्यूरिंग दिस एरा वी विल फाइंड कि ये जो जुगाड़ और सिमेट्री ऐसे देख रहे हो ना, दिस वाज एक्चुअली द इंडस कल्चर सर, इसको आप यूं कर देते हैं, चलिए सर, ठीक है ना, समझे, सुना इस तरह से। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इंडस कल्चर ओनली सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो द चालकोलिथिक कल्चर्स वर कंटेम्परेरी टू इंडस कल्चर, सुनिए मेरी बात, है ना। द चालकोलिथिक कल्चर्स वर कंटेम्परेरी टू इंडस कल्चर्स, द चालकोलिथिक कल्चर्स कंटिन्यू टू एक्जिस्ट इवन व्हेन द इंडस कल्चर वेंट डाउन, है ना। इंडस सिविलाइजेशन जो पूरी की पूरी डिक्लाइन में चली गई, उसके बाद भी चालकोलिथिक कल्चर्स को अपने हिसाब से ना, दे लाइक समझे नहीं समझे, रुकेगा नहीं, मैं सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो इसमें दो प्रकार के कल्चर्स निकल के आए चालकोलिथिक में सर, है ना, समझे। एक आया चालकोलिथिक फार्मिंग कल्चर, जहां कॉपर और स्टोन दोनों का यूज किया गया, बोथ द टूल्स वर यूज्ड, ओके ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। कॉपर स्टोन इसलिए चालकोलिथिक है, तो शब्द ही है चालकोस प्लस लिथिक, है ना। तो चालकोस इज अ ग्रीक वर्ड सर, है ना, समझे नहीं समझे, लिथिक भी आपको ग्रीक वर्ड ही मिलता है सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो वी विल फाइंड कि ये खालकोस या चालकोस प्लस लिथोस ये दोनों के दोनों इकट्ठे हुए और वहां से क्या बन गया चालकोलिथिक सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो वी विल सी कि द चालकोलिथिक कल्चर्स कंटिन्यू टू एक्जिस्ट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। There might be possibility कि some of the cultures were contemporary to Vedic period as well, okay. The reason is कि there is no standard we can say timeline of which cultures declined at what time सर, है ना, समझे। मतलब ये इग्नू में दिया हुआ है, ये पिछली बार भी हमने साइट्स के अंदर डाला था सर, ठीक है ना, समझे। तो आप देखिए कि कुछ 1400 से 700 बीसी तक चलता है। 1400 से 700 समझ में रंगपुर कल्चर गुजरात में सर, है ना, ये इंडस का कंटिन्यूएशन था सर, ठीक है। या चिरान देखोगे तो 1500 से 750, चिरान तो हमने मीसो के ट्रांजिशन में देखा और न्यूलिथिक में भी देखा, अभी देखा कि नहीं देखा, ठीक है। देयर आर कल्चर्स दैट वर आउटकम ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द इंडस, गेटिंग अपॉइंट, ओके। देयर वर कल्चर्स व्हिच वर कंटेम्परेरी टू इंडस सिविलाइजेशन इवन द वैदिक सिविलाइजेशन, मतलब इसके लिए बड़ी ओपन है, समझे। इसका टाइम पीरियड मैंने क्या इसके लिए क्या बताया सर आपको सर, गेटिंग अपॉइंट, ओके। इसका ओवरऑल जनरल टाइम पीरियड देखोगे तो थक जाओगे सर, है ना। इसके लिए 3000 से लेके 600 बीसी तक अलग-अलग टाइम एंड स्पेस के अंदर आपको चालकोलिथिक कल्चर्स मिलेंगे। पिक्चर समझ में आया कि नहीं आपको सर, पहले ओवरव्यू देख लो सर, फिर डेप्थ में जाएंगे सर, ओके। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसके लिए दिया गया है सर, खैर चलिए, गेटिंग अपॉइंट, ओके। सो वी विल फाइंड कि जब हम लोग इसको समझते हैं तो दो प्रकार के चालकोलिथिक कल्चर्स निकल के आए सर, है ना, समझे। पहला आया जिसे हम लोग कहते हैं विद रेफरेंस टू द कल्चर्स दैट वर पार्ट ऑफ द चालकोलिथिक फार्मिंग कल्चर। अब कौन से थे चालकोलिथिक फार्मिंग कल्चर, तो राजस्थान वाले रीजन में आपको जो मिले हैं ना सर, राजस्थान गुजरात में, वो सब आपको चालकोलिथिक फार्मिंग कल्चर मिलेंगे। जैसे गुजरात में प्रभास पाटन, रंगपुर, प्रभास पाटन, प्रभास पाटन से सोमनाथ, ओके ना, है ना। तो एक पाटन है जिसे कहते हैं अहिलवाड़ पाटन, है ना, समझे, वो नॉर्थ गुजरात वाला, रांची वाला, जहां से मैं बिलोंग करता हूं, ठीक है। और दूसरा है प्रभास पाटन, प्रभास पाटन से सोमनाथ, है ना, सोमनाथ को ही प्रभास पाटन कहते थे इतिहास में, खैर। तो यहाँ पे भी आपको चालकोलिथिक है, बट यहाँ सीएफसी लिखा हुआ है, सीएफसी इज द चालकोलिथिक फार्मिंग कल्चर, कि यहाँ खेती वाला कल्चर चल रहा है सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो जैसे आपको आहार बनास कल्चर देखने को मिलेगा गुजरात राजस्थान की बॉर्डर पे सर, ठीक है ना, समझे। या आपको गुजरात के अंदर प्रभास पाटन और रंगपुर का कल्चर मिलेगा, इट इज आल्सो चालकोलिथिक फार्मिंग कल्चर। आपको एमपी से लेके महाराष्ट्र तक जाओगे तो आपको सिलवड़ा कल्चर मिलेगा, महाराष्ट्र के अंदर जोरवे इनाम गांव दाइमाबाद कल्चर मिलेगा, जोरवे कल्चर कहते हैं उसको, दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ द चालकोलिथिक फार्मिंग कल्चर। मध्य भारत में, मध्य प्रदेश के अंदर खास करके जाओगे तो कायथा और मालवा कल्चर मिलेगा, इट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ चालकोलिथिक फार्मिंग कल्चर। इसके सिवाय राजस्थान के अंदर आपको जोधपुर गणेशवाड़ी देखिए, वही खेती वाला रीजन जो अल्टीमेटली इंडस सिविलाइजेशन के साथ भी इंटरेक्ट करता है, वहां पे भी विल फाइंड कि चालकोलिथिक फार्मिंग कल्चर मिलता है सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अब इसको फार्मिंग कल्चर क्यों कहते हैं, क्योंकि खेती के साथ साथ कॉपर की टूल्स का उपयोग हो रहा था सर, वेरी इंपॉर्टेंट। देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ चालकोलिथिक ट्रेडिशंस दैट आल्सो इवॉल्वड इन दिस पीरियड ओनली, जिसे हम लोग कहते हैं चालकोलिथिक कॉपर होर्ड ट्रेडिशन। होर्ड करने का मतलब है संग्रह करना वस्तुओं को सर, है ना, एक साथ इकट्ठा कर देना। वो कैसे मिली है, तो कॉपर होर्ड ट्रेडिशंस बेसिकली मिली है विद द यूज ऑफ कॉपर टूल्स along with the pottery tradition, है ना। तो इस पीरियड में एक pottery निकल के आई थी जिसे हम लोग कहते हैं ओसीपी, ऑक्री कलर pottery सर, है ना, समझे। ये आपको सिनौली से लेके पूरे के पूरे हमें देखने को मिलता है कि ये जो यूपी वाला पट्टा है, वेस्टर्न यूपी से लेके वहां सब आपको मिलेगी, उन्नाव से लेके सर, है ना, अमरोहा, ऑल दिस रीजन सर, वेरी इंपॉर्टेंट। बिठूर, बिठूर वही जहां पेशवा नाना साहब को भेज दिया गया था सर, ठीक है ना, मतलब पेशवा बाजीराव को भेज दिया गया था और बिठूर से फिर विकास दुबे आया सर, ठीक है, समझे, है ना। बिकरू गांव जो है वो बिठूर में आया हुआ है सर, ठीक है ना, समझे। तो उसको महाकालेश्वर में जब उठाया तो उसने मीडिया के सामने कहा कि मैं विकास दुबे हूं, बिठूर वाला सर, ठीक है ना, समझे, बिकरू गांव वाला सर, समझे नहीं समझे। फिर देन यूपीएसटी है, समझे, चलिए सर, ओके, लेट मी कम बैक टू दिस पार्ट, ओके। तो वी विल फाइंड कि आपको ये पता होना चाहिए, बट दिस आर ऑल द रीजन, ओके। इसमें सिनौली अभी इंपॉर्टेंस है सर, है ना। ये बुल्गारिया है, दिस सीन एज वन ऑफ द लार्जेस्ट साइट्स एज वेल सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। इसमें नीचे साउथ इंडिया की साइट्स मिलती है। देखिए मजे की बात क्या है, साउथ इंडिया में न्यूलिथिक चल रहा था, अभी मैंने आपको बताया सर, है ना, समझे। तो दिस न्यूलिथिक कल्चर्स दैट केम इनटू बीइंग समवेयर इन द 4000 बीसी के आसपास या 3000 बीसी के आसपास, ओके। बाय 1500 बीसी इट गॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू व्हाट, इट गॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मेगालिथिक। अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया ना सर, ठीक है। तो नॉर्थ में चालकोलिथिक था समझे। उसके भी पहले चालकोलिथिक जब बन रहा था तो उस टाइम पे इंडस सिविलाइजेशन भी निकल के आया। इंडस के डिक्लाइन के बाद वहां पे सिमेट्री या जो जुगाड़ कल्चर रहा, समझे कि नहीं समझे। पर चालकोलिथिक वाले अपनी मौज में, न्यूलिथिक वाले अपनी मौज में, समझे कि नहीं समझे। आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, है ना, समझे कि नहीं समझे। आपका दोस्त ने सीसेट भी पढ़ लिया, समझे कि नहीं समझे, है ना। उसका करंट अफेयर्स भी हो गया सर, है ना, समझे कि नहीं समझे। उसने एक दो मॉक टेस्ट भी दे दिया, समझे। बट आप अभी फंडामेंटल राइट के चैप्टर से बाहर नहीं निकल के आए सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो वही कहानी आपको यहाँ से देखने को मिलेगी सर, समझे। सो वी विल सी द चालकोलिथिक कल्चर्स कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, ओके। बाकी सारी दुनिया इधर वहां बदलाव हो रहा है, वहां बदलाव हो रहा है, यहाँ बदलाव हो रहा है सर, ठीक है, समझे। तो चीजें समझ में आ गई, यू अंडरस्टूड द चालकोलिथिक कल्चर्स, देयर आर टू वैरायटी ऑफ चालकोलिथिक कल्चर्स। एक सवाल आपको ओसीपी के ऊपर आया था, ऑक्री कलर पॉटरी के ऊपर सर, है ना, समझे। मतलब चालकोलिथिक पॉटरी के ऊपर से सवाल आया था सर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और दूसरा सवाल आपको पूछा गया है ओरल सब्सिस्टेंस पैटर्न के ऊपर से, या ओरल वी विल सी की चालकोलिथिक पॉटरी और चालकोलिथिक कल्चर्स के फीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो आपको ये पूछा गया है कि इन द एब्सेंस ऑफ रिटन स्क्रिप्ट चालकोलिथिक पॉटरी गिव्स अ फैसिनेटिंग इनसाइट इनटू कल्चर एंड लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल ऑफ दैट टाइम सर, कमेंट क्रिटिकली सर, समझे, समझे। तो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि किस तरह से डेवलपमेंट हुआ चालकोलिथिक पीरियड के अंदर फीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और इसकी पॉटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये है सिनौली, सिनौली के ऊपर भी पिछली बार डिस्कस किया था और सिनौली के अंदर तो अभी वी कैन से खुद काम चल रहा है सर, हो गया है ऑलमोस्ट एंड थिंग्स हैव इंप्रूव्ड, ना, तो उसके ऊपर भी चर्चा करते हैं सर। खैर चलिए, लेट्स कम बैक टू दिस पार्ट, है ना, समझे। तो आपको चीजें यू अंडरस्टूड दिस पार्ट की हाउ दी चालकोलिथिक पीरियड आर देयर, ओके। तो जैसे राजस्थान है, राजस्थान के अंदर आपको कायथा कल्चर मिलता है, राजस्थान एमपी के पीरियड में सर, ओके। तो राजस्थान एमपी में आपको ये कायथा कल्चर की साइट्स है ना, मंदसौर है और डंगवाड़ा है और ईरान है, ईरान के अंदर इंस्क्रिप्शन आया हुआ है बहुत फेमस है, ठीक है, समझे। तो वेरी इंटरेस्टिंग है ना, इसको थोड़ा क्लासिफाई किया गया है, इट हैज बीन एक्सप्लेन्ड सर, है ना, ज़ूम क्या कहते हैं इसको, वो क्या कहते हैं, पिक्चर इन पिक्चर लिया गया है सर, ठीक है। तो फाइन इसके ऊपर थोड़ा काम किया गया है। खैर चलिए, लेट मी कम बैक टू दिस पार्ट, ओके। अब थोड़ा आगे चलते हैं, इंसेट, इंसेट है ना, इंसेट कहेंगे ना उसको सर, खैर। तो अंडरस्टूड दिस पार्ट, चलिए। तो कहानी आगे चलते हैं एंड लेट अस ट्राई टू सी द फर्दर पार्ट, ओके। तो चालकोलिथिक की डेफिनेशन है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, मैंने आपको बताया इसको चालकोलिथिक, चालकोस प्लस लिथोस के साथ जुड़ते हैं। टाइम पीरियड इज जनरलाइज्ड है ना, डोंट मेक इट इन द फॉर्म ऑफ साइलोस, ओके ना, कि आप कहोगे कि एग्जैक्ट ये टाइम पीरियड बता दो, क्योंकि इसमें सैकड़ों कल्चर है। कायथा कल्चर अलग है, मालवा का अलग है, गणेशपुर जोधपुर का अलग है, ओसीपी कलर्स है ना, ओसीपी कल्चर दैट इज द कॉपर होल्ड कल्चर, ओके, पार्ट ऑफ द ईस्टर्न पार्ट है ना, यूपी बिहार बेल्ट, वहां अलग मिलता है सर, गेटिंग पॉइंट, समझे। तो इसको काफी लोगों ने न्यूलिथिक चालकोलिथिक कहा है सर, ना, क्यों कहा है, वो मिस्टर रेमंड और वो दोनों भाई थे, टिस्कुले सर, ठीक है। उनका ये मानना था कि भाई इसको खाली न्यूलिथिक नहीं कह सकते, ये न्यूलिथिक चालकोलिथिक है सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो वी फाइंड किया ना, एक्चुअली एक्चुअली सर, ओके। तो उसको टिस्कुले अपन याद करेंगे सर, खैर। तो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि किस तरह से इसका डेवलपमेंट हुआ, किस बेसिस के ऊपर निकल के आया सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो काफी
लोग कहते हैं कि इट इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ नियोलिथिक, सर समझे। इसके लिए इसको ए नियोलिथिक भी कहा गया है सर ना। कभी-कभी अगर आप समझने की कोशिश करिए तो वी विल फाइंड कि इट्स अ कंटिन्यूएशन ऑफ नियोलिथिक ना, तो एनोलिथिक या एनियोलिथिक के रूप में कंसीडर। यूपीएससी माइट आस्क यू कि व्हाट इज एनियोलिथिक फेज एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द चाल्कोलिथिक या इज द सेम ओनली। तो कभी-कभी क्वेश्चन है गोल-गोल करके आएगा तो पहले टर्म ही नहीं समझ में आएगा, तो फिर आगे की तो बात समझ में नहीं आएगी, ठीक है ना समझे। सो इट इज मार्क्ड बाय कॉपर स्टोन टूल्स, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया कि भाई कॉपर एंड स्टोन दोनों का मिक्सचर आपको मिलता है सर, ठीक है। पूरे भारत में अलग-अलग विस्तारों में इसके आपके साइट्स लोकेशन मिलेगी। कॉपर सबसे पहला मेटल था, यहाँ से हम लोग हिस्ट्री के नए फेज में आए हैं, याद रखना। नाउ वी हैव मूव टू द नेक्स्ट फेज ऑफ हिस्ट्री, दैट इज द यूजेज ऑफ कॉपर स्टोन टूल्स, है ना। तो आप देखिए कि जब हमने शुरू किया था हिस्ट्री पढ़ना सर, ठीक है, और क्लासिफिकेशन किया था, तो पहले हम स्टोन एज में थे सर, ठीक है ना। स्टोन एज से हम मेटल एज में आ गए सर, है ना, समझिए ओके। तो इनिशियली वी वर पार्ट ऑफ द स्टोन एज, पैलेयोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक पीरियड आर एग्जांपल ऑफ द वी कैन से द स्टोन एज, बट नाउ वी आर गोइंग टू द मेटल एज, है ना। मेटल के अंदर भी अगर आप समझने की कोशिश करिए तो हम कॉपर की तरफ आए हैं सर, है ना। कॉपर से हम लोग कहाँ पे जाएंगे, हम ब्रॉन्ज की तरफ जाएंगे, और ब्रॉन्ज के बाद हम कहाँ पे जाएंगे, आयरन की तरफ जाएंगे सर, ठीक है ना समझे। तो ये हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि हाउ डिफरेंट टाइम पीरियड्स आर एक्चुअली हाइलाइटेड एज वेल सर, ओके। तो कॉपर सबसे पहला था, याद रखिएगा सर, चाल्कोलिथिक स्टेज भी हड़प्पन कहते हैं क्योंकि ब्रॉन्ज नहीं यूज हो रहा था, कॉपर सबसे पहले हो रहा था, और ब्रॉन्ज बना ही कॉपर के कारण है क्योंकि इट्स मिक्सचर ऑफ टिन एंड कॉपर कमिंग टुगेदर। टिन ये लोग कहीं बाहर से लेके आते थे हड़प्पन, ओके। और इसके बाद से हमें चाल्कोलिथिक कल्चर हमको यहाँ से मिलेंगे जो ब्रॉन्ज के अंदर कन्वर्ट हो गए सर। तो मैंने बताया अभी आपको फ्लो चार्ट के अंदर है, तो कॉपर से ब्रॉन्ज में गए, ब्रॉन्ज से आयरन की तरफ जाओगे, आयरन भी बाकी है सर, ओके। आयरन को लेके हम बाद में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द स्टोरी लाइन विद रिस्पेक्ट टू आयरन, बट चाल्कोलिथिक कल्चर्स भारत के अलग-अलग विस्तारों में हमको मिल चुके हैं सर, समझे। सो वी हैव फाउंड चाल्कोलिथिक कल्चर्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। हमें ओवरऑल इसके रिलेटेड क्या-क्या चीजें पता होनी चाहिए, इसके फीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होनी चाहिए, इसके सेटलमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होनी चाहिए सर, ओके। तो पहले लिमिटेशन बाद में करवाता हूं, पहले आप इसको समझिए सर, इसके फीचर्स क्या कहते हैं, फार्मिंग कल्चर्स की बात से, ओके। सो वी विल फाइंड द चाल्कोलिथिक कल्चर्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन इज द चाल्कोलिथिक होर्स, होर्स इज पार्ट ऑफ द ओसीपी, जहां पे आपको चाल्कोलिथिक बहुत सारी वस्तुएं मिली है, भर-भर के आपको खिलौने विलौने ये वो तलवारें बलवारें, जैसे सिनौली है, सिनौली में आपको एंटेना स्वॉर्ड मिला है, सिनौली के अंदर आपको पता होगा डिस्कवरी हुई है, रथ की डिस्कवरी हुई है, जैसे कॉपर काइंड ऑफ चैरियट एज वेल सर, ठीक है ना, समझिए, ओके। सो ये की पार्ट है सर, समझे। इट इज डिस्टिंग्विश्ड विद ओसीपी, ओके, कलर पॉटरी सर, ओके। देयर आर चाल्कोलिथिक फार्मिंग कल्चर्स व्हिच आर लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, दैट इज रंगपुर, दैट इज प्रभास पाटन, दैट इज कायथा मालवा, दैट इज जोरवे, दैट इज सेलौरा एंड दैट इज आल्सो आहर बनास एंड गणेश्वर खेतरी सर, समझे, हो गए सबके सब, तो सब लिखा दिया आपको। These are dominated with farming communities and these are also dominated with a pottery called as black and red ware. So within the Chalcolithic pottery there are two forms of pottery. One is the black and red ware pottery, second one is the OCP, ochre color pottery. Difference समझ में आया सर, ओके, समझिए। In the eastern part of the country the ochre color pottery used to dominate, but in the western and the central India the black and red ware Chalcolithic pottery used to be the main feature, है ना, समझे, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो एक सेकंड फीचर आपका ये हो गया। देखिए सवाल आपके इसी में से बनेंगे, आप सवाल देखोगे तो आपको यही पूछा गया ना कि भाई इन द एब्सेंस ऑफ स्क्रिप्ट द चाल्कोलिथिक पॉटरी गिव्स द इन्फॉर्मेशन, फैसिनेटिंग इनसाइट इनटू द कल्चर एंड लाइफस्टाइल। अब पॉटरी लाइफस्टाइल में क्यों इंपॉर्टेंट है सर, ओके। तो आप अलग-अलग वस्तुओं का उपयोग कर रहे थे पॉटरी में सर, समझे, है ना, बर्तन बना, खाना बना, ये वो बहुत सारी चीजें, पीने-वीने सब में परफॉर्मेशन सर, समझे। तो अलग कहानी चलती थी उनके कल्चर की भी सर, खैर। तो वी गेट सम इन्फॉर्मेशन सर, खैर चलिए लेट्स कम बैक, ओके। तो आता हूं इसकी पॉटरी की कहानी के ऊपर सर, पर पहले डिफरेंशिएट कर दीजिए सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो पहला कल्चर है इसको कहते हैं चाल्कोलिथिक फार्मिंग कल्चर। व्हाट इज फार्मिंग कल्चर, दैट इज रिलेटेड टू वेस्टर्न पार्ट, है ना। कहां-कहां पे आया है, तो राजस्थान में आया, आहर बनास कल्चर, है ना। क्यों है आहर बनास कल्चर, क्योंकि नदी का नाम है आहर व्हिच इज एक्चुअली ट्रिब्यूटरी ऑफ बनास, बनास बेसिकली बनास नदी है, राजस्थान से गुजरात की तरफ आती है सर, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो वी विल फाइंड कि उदयपुर से लेके बाकी सारे रीजन्स के अंदर आपको ये सब साइट्स मिलेगी सर, है ना। बनास के नाम के ऊपर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वी विल फाइंड बनास कांठा करके डिस्ट्रिक्ट है ना, कि बनास के कांठे, कांठा का मतलब है किनारा सर, ठीक है ना, सो नॉर्थ गुजरात में डिस्ट्रिक्ट है बनास कांठा सर, खैर। तो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि इट इज पार्ट ऑफ द मेवाड़ रीजन, यहाँ ये आहर बनास की खासियत आपको यहाँ से मिलेगी। ये आहर कल्चर उदयपुर के पास है सर, ठीक है। यहाँ पे एक साइट है आपको जिसका नाम है गिलुन सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो वी विल फाइंड कि ये स्टोरी आपको यहाँ से देखने को मिलेगी सर, है ना, समझे। एंड वी विल सी कि बनास के ऊपर यहाँ लिखा गया कि देयर इज वन मोर वेस्ट बनास रिवर, है ना, तो थोड़ी क्लैरिटी रखिएगा सर, खैर। दूसरी कहानी आपको जोधपुरा कल्चर मिलेगा सर, गणेश्वर कल्चर के रूप में पहचानते हैं। ये राजस्थान के ऊपर की तरफ है ना, सीकर जयपुर वाला रीजन है, टोंक की तरफ आपको मिलेगा, सवाई माधोपुर, दैट इज द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ राजस्थान सर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। ये जोधपुर नहीं है, जोधपुरा है सर, याद रखना सर, ओके। सो इसमें भी कंफ्यूजन है सर आधे लोगों को सर, ओके। बोले जोधपुर, अरे जोधपुर तो कहां पे आया सर, ठीक है, इस पार्ट ऑफ वेस्टर्न राजस्थान, ओके। ये जो रीजन से जयपुर से लेके ऊपर की तरफ, मतलब है ना, वी विल सी कि ईस्ट की तरफ जाते हैं राजस्थान में सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो वी विल फाइंड कि एक ये खासियत आपको यहाँ से देखने को मिलेगी। यहाँ पे खेतरी सबसे इंपॉर्टेंट साइट आपको मिलती है सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो ये जो खेतरी है ये एक ऐसी साइट है जहाँ इंडस सिविलाइजेशन के लोग कॉपर दिया करते थे, गणेश्वर कल्चर का पार्ट है सर, ठीक है ना। ये ऑलरेडी यूपीएससी ने पीटी में पूछ दिया, बुरजाम पूछ दिया था, खेतरी पूछ दिया था, गणेश्वर पूछ दिया था, तो पीटी में तो ये सब नाम आते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं, याद रखिएगा सर, ठीक है। तीसरा है कायथा कल्चर, जो मैंने बताया एमपी के अंदर है सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। चौथा है मालवा कल्चर, ये भी एमपी के अंदर ही आपको मिलेगा, मालवा रीजन के अंदर सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड वी विल फाइंड कि इसकी माइग्रेशन महाराष्ट्र के साथ भी हमको यहाँ से देखने को मिल रही है सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो पीपल आर माइग्रेटिंग इनटू दिस रीजन, ये उसके फीचर्स के रूप में हमको यहाँ से मिलेगी सर, समझे। इसमें फिर बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर एक्सकवेशन किए। ये एक्सकवेशन में दो साइट्स आपको मिलती है, एक है नवड़ा तोली सर, है ना, और दूसरा है महेश्वर। महेश्वर इज आल्सो नोन फॉर होरी पिलग्रिमेज साइट एज़ वेल सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो वी विल फाइंड कि बोथ द साइट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर अस विद रिस्पेक्ट टू मालवा कल्चर, ओके। उसके बाद आप देखने की कोशिश करोगे तो आपको मिलेगा जोरवे कल्चर, है ना। जोरवे कहाँ पे है, महाराष्ट्र के अंदर, ये महाराष्ट्र की साइड से सर, ओके। अब देखिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी आपको यहाँ से देखने को मिलती है। जोरवे कल्चर बेसिकली निकल के उसके पहले ही मालवा कल्चर का एक्सपेंशन हुआ, क्योंकि मालवा इज अ रीजन, है ना, नियर टू महाराष्ट्र एमपी बॉर्डर के बीच में। तो इनिशियली जो मालवा कल्चर की साइड थी वो जोरवे के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन में गई सर, ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आ रहा है, मतलब कंटिन्यूटी में गई सर, है ना। तो दईमाबाद इनामगांव के लिए ऐसा कहते हैं कि इनिशियली दे वर पार्ट ऑफ द मालवा सेटलमेंट्स, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। बट ग्रेजुअली विद द एक्सटेंसिव डेवलपमेंट ऑफ वी कैन से जोरवे, तो उसके बाद उनको सक्सेशन मिला आगे की साइड्स को सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो द टाइप ऑफ जोरवे साइट इज कॉल्ड एज इन महाराष्ट्र एक्सटेंसिव ऑक्यूपेशन ऑफ द जोरवे कल्चर सक्सीड्स द मालवा कल्चर एट प्रकाश, दईमाबाद एंड इनामगांव सर, ठीक है। तो धीरे-धीरे जैसे जोरवे कल्चर बढ़ा तो ये साइड जो महाराष्ट्र में, क्योंकि दईमाबाद इनामगांव वाला जो रीजन है वो बेसिकली महाराष्ट्र भी था, बट इट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द मालवा कल्चर। बट जैसे-जैसे वी विल फाइंड कि जोरवे कल्चर बढ़ता है तो इसके ऊपर नया स्टेट आया, नया स्टेट समझ में आ रहा है सर, ठीक है, समझे। तो इनिशियली पीरियड के अंदर हमें देखने को मिला कि जोरवे मालवा की साइड थी, फिर दईमाबाद से हड़प्पन इन्फ्लुएंस इनके अंदर आने की शुरुआत हुई सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो 1600 से 1400 का जो पीरियड है उसमें इनामगांव के अंदर हमारे पास एविडेंस है, इट वाज पार्ट ऑफ मालवा कल्चर। 1400 से 1000 तक आते थे, बिकेम पार्ट ऑफ जोरवे। ये चलते-चलते 700 बीसी तक जोरवे के अंदर हमारे पास एविडेंस है कि वी विल सी कि डिफरेंट सेटलमेंट्स यहाँ पे हुए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो आप समझिए कि कैसे कल्चरल स्ट्रैटिफिकेशन हो रहा है, वन साइड इज गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द अदर साइड एज़ वेल, समझ में आपको सर, ओके। वही कहानी दईमाबाद की है, दईमाबाद ओवर पीरियड में फिर हड़प्पन के साथ भी जुड़ता है, एंड इट कंटिन्यूड, अब ये पार्ट ऑफ द जोरवे कल्चर ओवर पीरियड में। तो पहले सेलोडा का पार्ट था, फिर हड़प्पन का पार्ट बना, फिर दईमाबाद के साथ गया, फिर मालवा के साथ, फिर इट बिकेम पार्ट ऑफ द जोरवे, खैर। तो ये हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि किस तरह से यहाँ से डेवलपमेंट हो रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तीसरी कहानी अगर आप समझने की कोशिश करिए, हमें सेलोडा कल्चर देखने को मिलेगा, ये रीजनल कैरेक्टरिस्टिक्स आपको खाली बता दे रहा हूँ क्योंकि हमको एक आइडिया रहना चाहिए सर, ठीक है। ये भी दक्कन का ही पार्ट है सर, वेरी इंपॉर्टेंट, धुलिया डिस्ट्रिक्ट, मतलब आज का खानदेश वाले रीजन के अंदर आपको मिलेगा सर, समझे। एंड वहाँ प्रवरा नदी है, इट इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी, और नासिक से करीबन आप पकड़ के चलिए 50 किलोमीटर आगे की रीजन के अंदर मिलेगा।
वहां से ये निकल के आया है सर, करेंगे अपन। तो ये सब रीजन हमको पता होना चाहिए कि किस तरह से यहाँ से निकला सर, ठीक है। इसके सिवा आपको चिराग कल्चर देखने को मिलता है सर, ठीक है ना। चिराग मैंने आपको बताने की कोशिश की कि ऑलरेडी ये तो निकल के आ चुका था सर, करेंगे अपन न्यूलिथिक पीरियड एज वेल, ओके। तो वहां पे भी हमारे पास राइस फिश और पॉटरी वाटर के एविडेंसेस मिल गए हैं सर, ओके। बंगाल के अंदर पांडु रजत दीवी के बारे में मैंने आपको बताया सर, ठीक है। दिस इज आल्सो साइट, ओके। गुजरात में प्रभास पाटन और रंगपुर जैसी साइट्स भी आपको मिल जाती है सर, ओके। तो दिस आर ऑल द साइट्स व्हिच आर पार्ट ऑफ व्हाट, व्हिच आर पार्ट ऑफ द चालकोलिथिक कल्चर्स ऑफ द फार्मिंग कल्चर सर, करेंगे अपन, समझे है ना। अब दिस आर ऑल द लोकेशंस जो मैंने अभी आपको बताया सर। अब देखिए कि सेलोड़ा कल्चर भी देखा कि नहीं देखा हमने सर, है ना, समझे। जोरवे मैंने आपको बताया कि कहां पे आया हुआ है, कायथा मालवा कहां पे आया है, प्रभास पाटन यहां पे आया है, आहार बनास यहां पे है, उसके ऊपर की साइड में आप देखोगे गणेशपुर जोधपुर है सर, ठीक है ना, समझे। तो इसको अगर आपको ब्लैंक मैप के साथ करना है तो ब्लैंक मैप के साथ कर देते हैं सर, ठीक है ना। खुद मैप लीजिए अभी हाथ में सर, ओके। अब ससुरा यार ये गजब बेइज्जती है सर, ओके। जीएस में वी हैव गॉट अ टूल थ्रू व्हिच वी कैन मेक द मैप, जनरल स्टडीज, ओके ना, समझे। ऑप्शनल में दे डू नॉट हैव अपग्रेडेशन, आई विल टॉक टू द टीम सर, है ना, समझे। तो चलो अपन हैंडमेड बना देते हैं सर, ठीक है ना, ओके। तो हैंडमेड कैसे कैसे बनाएंगे सर, ओके, समझे। तो यहाँ गुजरात के अंदर हम लोग एक प्रभास पाटन लिखेंगे सर, समझे समझे। सो गुजरात विल राइट द प्रभास पाटन रीजन सर, समझे समझे। दूसरा हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे रंगपुर कल्चर सर, करेंगे ओके। समझ में आया कि नहीं आपको। तीसरा यहाँ पे लिखने की कोशिश करेंगे जोरवे कल्चर सर, दिस आर ऑल द साइट्स ऑफ द चालकोलिथिक फार्मिंग कल्चर्स डोमिनेटेड बाय ब्लैक एंड रेड पॉटरी सर, करेंगे ओके। तो ये भी कहानी आपको इसके अंदर से देखने को मिलेगी। इसके सिवाय अगर आप समझने की कोशिश करिए ऊपर आपको मिलेगा सलोड़ा कल्चर सर, समझ में ओके। तो सलोड़ा कल्चर आप यहाँ से लिख दोगे सर, है ना। उसके बाद आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको कायथा मालवा कल्चर देखने को मिलता है सर, ठीक है ना, समझ में ओके। तो कायथा मालवा कल्चर की खासियत आपको यहाँ से मिलेगी सर, ओके। इसके सिवा आप वेस्ट की तरफ चले जाओगे सर, समझे। तो इन द वेस्ट आपको आहार गिलुंड देखने को मिलेगा, आहार गिलुंड सर, करेंगे ओके। और उसके बाद और थोड़े रास्ते में जयपुर की तरफ चले गए सर, ओके। तो वी विल फाइंड आहार गिलुंड मतलब बनास कल्चर है सर, है ना, समझ में ओके। आहार बनास गिलुंड इज अ पार्ट ऑफ द आहार कल्चर ओनली सर, ठीक है। एंड नेक्स्ट ऊपर आप थोड़े चले गए तो आपको मिलेगा गणेश्वर, समझे जोधपुर कल्चर, करेंगे ओके। तो दिस आर ऑल द लोकेशंस थ्रू व्हिच यू कैन आइडेंटिफाई the different cultures which are part of Chalcolithic, समझे नहीं समझे, करेंगे part of farming cultures। अब इसके फीचर्स आपको दो पॉइंट्स पता होने चाहिए कि what are the features of the Chalcolithic farming cultures, how they are significant in comprehending history सर, है ना, what information we get from out of it, समझे समझे। तो ये Chalcolithic farming culture है। दूसरे कौन से है, that is Chalcolithic copper hoards। दूसरे कल्चर कौन से है, तो Chalcolithic copper hoards, ओके ना। Chalcolithic copper hoards are spread across the western UP to the eastern part of the country सर, है ना, समझे। तो ये हमारे बेसिकली CU hoards culture है सर, करेंगे part, ओके ना, समझे। तो they are dominated by the OCP सर, है ना, ochre color pottery। Chalcolithic farming culture are basically dominated by black and red ware सर, समझे, करेंगे part, ओके। तो we will see कि BRW की जो pottery है उसके साथ डोमिनेटिंग करेंगे सर, है ना, समझे। तो हमें मेन इसके अंदर से कहानी पता होनी चाहिए कि इसकी क्या खासियत है, इसके यहाँ किस किस प्रकार की pottery बनी है, इनके यहाँ किस किस प्रकार की बेसिकली फार्मिंग कल्चर के फीचर्स आ गए हैं सर, इनके घर कैसे अलग हुआ करते थे, इनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस अलग क्या हुआ करते थे सर, ओके। तो इसमें से हम लोग कल की क्लास में क्या करेंगे, खाली एनालिसिस करेंगे। किस बात का एनालिसिस करेंगे, तो विल ट्राई टू सी द मेन फीचर्स, समझने के लिए ओके, कि पॉटरी कल्चर के फीचर्स क्या थे, चालकोलिथिक फार्मिंग कल्चर से कॉपर हाउस की क्या इंपॉर्टेंस थी, पॉटरी एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री डिस्कस करेंगे, इनकी एग्रीकल्चर एक क्राफ्ट है ना, समझे, इनके घरों के ऊपर डिस्कस रिलीजियस प्रैक्टिसेस और सोशल इनइक्वालिटी, सोशल लाइफ कैसी हुआ करती थी, समझने के लिए ओके। तो ये मेन हेडिंग्स है, इसी के ऊपर से आप समझिए आपके सवाल बनेंगे सर, है ना, समझे, कि कमेंट ऑन दी बेस्ड ऑन द आर्कियोलॉजिकल नेचर, बेस्ड ऑन द आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, कमेंट ऑन द नेचर ऑफ सोशल लाइफ ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोशल लाइफ ऑफ चालकोलिथिक पीरियड। हाँ लिखिए, एक सवाल लिखिए सर, ठीक है, कल इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। हाँ सवाल क्या था, हाँ बेस्ड ऑन दी नेचर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स है ना, कमेंट ऑन दी नेचर ऑफ चालकोलिथिक पीरियड, चालकोलिथिक नेचर ऑफ सोशल लाइफ इन चालकोलिथिक पीरियड, समझे कि समझे। मस्त सवाल बना दिया ना, मजा आ गई मेरे को भी सर, है ना। हैंड्स ऑन करने की मजा जो है ना, वो कितना भी टाइपिंग वाले काम से अलग ही है सर, समझे है ना। ये अभी बना, अभी सुबह नहीं बना पाया, मैं सुबह सोच रहा था कि मैं क्वेश्चन डालूं, वो करूं, फलाना करूं, और ये देख पढ़ाते पढ़ाते वो क्या है, ये सब है ना गद्दी का प्रताप है सर, ठीक है, समझे। दिस इज आउटकम ऑफ द सीट एंड और द डायस दैट आई एम स्टैंडिंग इन। मैं बैठ के ब्रेनस्टॉर्म करूंगा तो कभी-कभी अच्छा नहीं बनता सर, बट द मोमेंट यू कम इनटू जोन मतलब पढ़ाने के जोन में आते हैं, अचानक ही चीजें निकलती शुरू हो जाती है, अच्छा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है सर, है ना, समझे। तो ये कहानी है सर, है ना, ये मेहरगढ़ की कहानी आपको मिलेगी सर, यस यस, दिस इज द मेहरगढ़ स्टोरी। इनफैक्ट गुफकराल में आपको एक पेंटिंग मिला है, यू नो दैट सर, ओके। एक पेंटिंग दिखा दो, गुफकराल पेंटिंग सर, ओके। पिछली बड़ा फेमस पेंटिंग है सर, ठीक है ना, हंटिंग वाला सर, ओके। मजा आ जाएगा वैसा पेंटिंग है सर। एनसीईआरटी में दिया हुआ है या कहीं पे दिया हुआ है सर, नहीं बुरजाम पेंटिंग है, गुफकराल नहीं है, बुरजाम है, हाँ ये वाला सर, ठीक है। अरे भाई साहब कहाँ क्या पेंटिंग पे, हाँ ये वाला सर, ठीक है ना, बुरजाम। अरे कहाँ क्या, रुको, मिल गया सर, ठीक है ना, मल्टीटास्किंग ये रहा, ठीक है, मस्त है ना, समझे नहीं समझे। इधर हिरन रहने का सर, ठीक है ना, बीच में ये हिरन को वी विल सी, स्टैग इज कॉल्ड एज हिरन, समझे नहीं समझे। स्टैग इज कॉल्ड एज डियर ना सर, पहली बार मैं पढ़ रहा था तो इंजीनियरिंग में ये स्टैग क्या है सर, क्योंकि इंजीनियरिंग में एक स्टैग याद आता है, रॉयल स्टैग सर, ओके। बाकी कोई स्टैग समझ में नहीं आता बच्चों को, मतलब ये स्टैग क्या होता है सर, ठीक है ना, समझे। फिर किसी को इधर-उधर ढूंढा, वो इंटरनेट, अच्छा स्टैग इज कॉल्ड एज डियर एज वेल, ओके। पर इंजीनियरिंग में बोले स्टैग बोले आरएस लेके आया सर, भाई तो उससे बाहर आ जा सर, जीवन में कुछ और कर दे सर, ठीक है ना, समझे। चलिए ना करेंगे ये पेंटिंग है सर, है ना, ये मतलब एंग्रेविंग है, ये बुरजाम के अंदर मिला है, बुरजाम श्रीनगर सर, है ना, समझे। दो सन्स दर्शाते हैं कि एक सन राइज हो रहा है और एक सनसेट हो रहा है, है ना, समझे। सो देयर इज अ सनराइज एंड सनसेट एज वेल सर, ठीक है ना, या पीछे ये राह देख रहा है, बोले मेरे को भी मिलेगा कुछ, है ना, बड़ा, समझे, है ना, यहाँ वो चल रहा है तीर कमान, और यहाँ किसी ने भाला मारा हुआ है सर, ठीक है ना, समझे। तो आपको भी पता है कि डियर, है ना, बड़े सिंह का हंटिंग, ब्लैक बक का हंटिंग सर, समझे, हिस्ट्री के अंदर, समझे। चलिए सर, ओके, आज खत्म करते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे। हेलो हेलो, हाय साहिल, हेलो गुड मॉर्निंग सर। बोलो साहिल, गुड मॉर्निंग बोलो दोस्त, हाँ जी बोलो, लॉन्ग टाइम नो सी। 28 को क्लास नहीं है, 28 को तो नहीं है, 27 को लास्ट क्लास है इस महीने का। हेलो गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी गुड मॉर्निंग। सर मतलब जैसे आप जो क्लास में पढ़ा रहे हैं मुझे सारा सब पता है, जैसे अभी मैं ये आपने भी जो बताया था फ्रीवेयर वाला जो था, अब मैं उपेंद्र सिंह में जब देख रहा हूँ तो मुझे मिला कि जैसे मैं देखा कल्चर ट्रांजिशन वाला बहुत स्केटर्ड है, बहुत जो
स्केटर है, एक बार तो भी पढ़ो, क्योंकि उसमें क्या है आर्कियोलॉजिकल पीरियड वही पीरियड लगता है कि ऐसा लगता है कि कहीं हो जाए बीच में। एक ही साइट में 5-6 पीरियड्स लिखे होंगे। अब आपको समझ नहीं आएगा कौन से पीरियड की बात हाँ है। सर, सर का पीरियड 1 हाँ ए, वही सर। पीरियड 1 बी, है ना, समझे? तो वो कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है विद रिस्पेक्ट टू आर्कियोलॉजी, बट यू जस्ट रीड इट आउट, यू विल गैदर सर्टेन इन्फॉर्मेशन, क्योंकि बिकॉज़ यू हैव अंडरस्टूड द क्लास। तो अब जैसे चालकुलेसी पीरियड आप पढ़ के आओ, है ना, उसका एक चैप्टर अलग से दिया है चालकुलेसी का, तो यू जस्ट एटलीस्ट गो थ्रू इट, ओके ना? मैं ये नहीं कहूँगा कि डोंट ट्राई टू रिमेंबर थिंग्स अराउंड, समझे नहीं समझे? आप उसको रट्टा मत मारो, बट खाली समझने की कोशिश करो कि क्या लिखना चाहते हैं, समझे? यस सर, वेरी मच समझे। आई वांट यू टू रीड इट आउट एटलीस्ट, जैसे पेज नंबर 94 है, चैप्टर नंबर 3, दैट इज ट्रांजिशन टू फूड प्रोडक्शन, न्यूलिथिक कैलकुलेटिक, है ना? ये शब्द मैंने बताया अभी आपको। यस सर, ये बुक से लिया है सर, है ना? टिचकुले मेरे घर का थोड़ी शब्द बताया था, ठीक है? सो यू विल फाइंड समवेयर एट सम पॉइंट्स यू विल कम टू दिस पार्ट कि अच्छा ये अभी मास्टर ने क्लास में डिस्कस किया था या इसके साथ डिस्कस किया था। व्हाई द टर्म सर न्यूलिथिक जैसे आपने कैलकुलेशन यूज्ड, ओके ना, समझे? जो ग्रेविंग बताया था, हाँ, उसके कौन बाद सा? समझ आया कि यहाँ पे ग्रे वुड्स। नहीं सर, पॉटरी वाला जो बताया था ना, हाँ, उसमें पॉटरी समझ वाला। में कि ये यहाँ पे है। अच्छा, हाँ, हाँ, हाँ। तो अब आपको एक आइडिया समझ में आ गया कि भाई ये इस तरह से है सर, ठीक है? तो आप पढ़ोगे तो हाँ आपको सर, समझ ऑटोमेटिकली गया। आइडिया समझ में आएगा धीरे-धीरे, कहीं ना यस सर, समझे नहीं समझे? अब जैसे मतलब इसके ऊपर तो अपन हैंड्स ऑन काम कर सकते हैं। डोमेस्टिकेशन की जो डिबेट है, वो भी यहाँ से यस सर। ब्रेडफोर्ड की डिबेट और ब्रेडवुड की थियरी यहाँ पे दी गई है सर, मैं घर का नहीं बता हाँ, रहा वो दी गई सर, वो मिल गई मुझे। हूँ। तो इट इज गिवन, द ओनली थिंग इज कि इसमें से कुछ चीजें एक्सट्रैक्ट की गई है हमारे द्वारा सर, है ना? समझ में आया कि पॉजिटिव यस नेगेटिव सर, फीडबैक इट इज गिवन इन पेज नंबर 98 97 सर, मैं आपको खाली ओवरव्यू दे रहा हूँ सर, ओके, कि व्हाई डोमेस्टिकेशन और उसकी कहानी किस तरह से है सर, ओके? तो देयर आर थिंग्स रिलेटेड टू इट, ओके ना? आप पढ़ोगे तो चीजें आपको क्लियर होगी सर, है ना? तो पढ़ो एक बार, ओके सर, डोंट ट्राई टू मग अप, क्लास के बाद पढ़ना। क्लास के बाद यस सर, पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या एक्सपेक्ट करना है मुझे। यस सर, कुछ साइट्स में मैंने एक लाइन लिखी होगी, मैडम ने 3-4 और फैक्ट्स डाली होगी, वो नोट्स में ऐड कर दीजिएगा हाँ पढ़ते सर, समय। यस बुक खोल के बैठो, अपनी जो ये क्लास की हैंड नोट्स और ये वर्क हुए उसमें ऐड कर दो कि अच्छा इसमें 2 लाइन लिख देता हूँ, ठीक है? यस। समझे? सर थैंक यू सर फॉर द जीएस सर, मैंने आपका कोर्स किया तो मैं 13 के 13 क्वेश्चन बने थे हिस्ट्री में। क्या बात है, बढ़िया सर, है ना? पर मेन से इस बार फिर कितने में रह गया? सीसेट के कारण रह गया? सर सी सेट तो गया, गड्ढे में गया सी सेट तो। हाँ, सीसेट नहीं सबको अच्छे, मतलब इतने डिजर्विंग कैंडिडेट्स मेंस नहीं लिख पा रहे हैं, बहुत दुःख की बात है सर, है ना? यूपीएससी सुधरेगा नहीं तो पता नहीं अब क्या होगा। बट अपन अभी तैयारी ऐसी करेंगे नेक्स्ट ईयर की सीसेट के हाँ, लिए तो बढ़िया सर। कि मतलब कुछ भी बाकी नहीं रहना चाहिए दोस्त, समझे? यस सर, थैंक यू है सर। ना? कहाँ से बात कर रहे हो आप? सर मैं एमपी से हूँ। अच्छा, एमपी कहाँ से हो? एमपी सुदर्शन सर बोल रहे हैं? इंदौर से? नहीं सर, सुदर्शन सर जो सबसे मतलब कुख्यात जगह है वहाँ से, मुरैना जो अच्छा, मोरेना हो, अच्छा। है। यस दिल्ली सर, मोरेना वाले हो सर, ओके। यस सर, चलिए सर, बड़ौली वाले हो, बड़ौली के टेंपल्स वाले सर। खैर चलिए, यस सर, ऑल द बेस्ट चलो। थैंक यू सर। हाँ, बटेसर बटेसर के टेंपल। हेलो। हेलो, हाँ, साहिल बोलो, क्या हो गया? हेलो। हाँ जी, साहिल। साहिल पूछ रहा है कि सर सीसेट नहीं हो पाया, अब क्या करूँ सर? है ना, समझे? देखो इसमें एक ही सॉल्यूशन है, समझे कि नहीं समझे? सीसेट के लिए एक अलग से सेपरेट स्ट्रेटजी आपको बनानी पड़ेगी, समझे कि नहीं समझे? दूसरी कहानी ये है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एंड टेक द हेल्प ऑफ टीचर। जो चीज़ आप खुद से प्रैक्टिस करने में शायद तक सिंपल है ना सर, लेट अस बी प्रैक्टिकल अबाउट दिस पार्ट। टीचर को अपनी एक एक्सपर्टीज है तो वो आपको हेल्प करेगा इन कॉम्प्रिहेंडिंग थिंग्स अराउंड, और जो चीज़ आप 20 घंटे में करोगे वो शायद 2 घंटे के अंदर कर देगा सर, समझे कि नहीं समझे? क्योंकि सीसेट में एक दो चीज़ हो रही है ना, एक तो बिकॉज़ जिस प्रकार का एप्टीट्यूड का सवाल आ रहा है, सॉल्व करने में बड़ी दिक्कत आ रही है सर, ठीक है ना, समझे? तो आप प्रैक्टिस करिए, स्ट्रैटेजी को रीओरिएंट करिए और डोंट हेजिटेट टू टेक द हेल्प ऑफ द टीचर्स हु जिनको आपको लेनी चाहिए। मतलब काफ़ी बच्चे खचकाट करते हैं सर, बोले मैं सीसेट में क्यों जाऊँगा? अरे भाई चला जाना यार, तुम 2 घंटा दे दो सर, है ना? 3-4 महीना प्रैक्टिस करो, एक बार सीख के आ जाओ उनसे, कोई नया, क्योंकि टीचर भी अपने हिसाब से इनोवेट करेगा ना सर, टीचर भी वो लेवल के ऊपर लेके जाएगा सर, समझे? तो इस बार बहुत बच्चों ने ऐसा हुआ है कि प्रैक्टिस किया है सर, बट देन कहीं न कहीं कमी रह गई। अब यूपीएससी ने तो अपना बेंचमार्क बना दिया कि मैं तो ऐसे ही पूछूंगा, अगले साल देखो इस बार थोड़ा हुआ, अगले साल कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप, मैं तो पहले दिन बोल रहा था यूपीएससी को लेके, मैं बच्चों को बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ, एम्पैथाइज विद दैट, बट यू कैन अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ यूपीएससी सर, ना बोले ये नहीं मानेगा सर, ओके। तो अगले साल तो वो यही लेवल के ऊपर लाए, उसको थोड़ा 19-20 करेगा, सुगर कोटिंग कर देगा, पर लेवल तो ऐसा ही होगा, 19-20 होगा सर, थोड़ा एक लेवल नीचे आ जाएगा ज़रा सर। बट हमारे तो अब क्लैरिटी आ गई है कि इसी लेवल की तैयारी करनी है, तो हमको सीखना है कि भाई हमारी चैलेंज अब थोड़ी लेवल अप गया है, हमारा जो है ना बेंचमार्क, तो फिर हमें फिर उसके लिए करना ही है सर, ओके ना? देयर इज नो अल्टरनेटिव फॉर दैट ना, देयर इज नो अल्टरनेटिव, करना ही है सर। अब कैसे करना है आप डिसाइड करिए। आप कहोगे कि सर मैं डिसिप्लिन मेंटेन कर सकता हूँ, मैं सीसेट खुद से कर सकता हूँ, दैट्स ऑलराइट। नहीं हो पा रहा है, आपको लग रहा है कि कंसिस्टेंसी नहीं आ रही है, डाउट्स नहीं सॉल्व हो पा रहा है, कुछ-कुछ प्रैक्टिस में दिक्कत आ रही है, तो देन यू टेक हेल्प, एज़ सिंपल एज़ इट कैन गेट, है ना? समझे? समझ में आया कि नहीं? एकदम डोंट टेक एनीथिंग, हम प्रोफेशनल हेल्प लेते हैं, हम खुद प्रोफेशनल हेल्प लेते हैं जहाँ हमको ज़रूरत पड़ती है, समझे? क्योंकि यार आप देखिए कि आप किसी की जब मदद ले रहे हो तो उसे आप, ऐसा नहीं है कि आप, आपका ज्ञान कम हो जाएगा या आपका ईगो, मेरे को तो ऐसा थोड़ी चलता है ना, यू आर मेकिंग थिंग्स ईजियर, दैट पर्सन विल एक्चुअली हेल्प यू, गेटिंग माय पॉइंट, ओके? समझे कि नहीं समझे? तो बी पॉजिटिव, रीओरिएंट एंड री-स्ट्रेटेजाइज़, है ना? लर्न फ्रॉम द थिंग्स दैट वी विल फाइंड कि जो हमने, है ना, सीसेट में इस बार सीखी है, जीएस में भी यही हालत है ना सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके? सीसेट अच्छा एग्जाम के टाइम पे सॉल्व नहीं कर पाए पर बाद में कर पाए, है ना? ये मेरे साथ भी होता है ना सर, ओके? मैं एग्जाम देने बैठता था, मैं भी फेल हो जाता, समझे कि नहीं? फिर बाद में मैं भी कर पा रहा था, इसका तो ये आता, ये आता, वो एग्जाम का प्रेशर है ना? प्रेशर हैंडलिंग है, उस टाइम पे हालत ऐसी खराब हो जाती है सर, ठीक है ना, समझे? तो ये कब आएगा? ये प्रैक्टिस से ही आएगा ना सर, मॉक टेस्ट देने से आएगा, प्रैक्टिस से आएगा, है ना? थोड़ा फोकस से आएगा, मेडिटेशन से आएगा सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके? क्योंकि जीएस का लोड इस बार बच्चों को सीसेट में पड़ा है ना। जीएस बेकार गया, जीएस का पेपर भी बेकार था, उसका भी पता नहीं क्या प्रूव करना चाहता यूपीएससी। अब ऑलरेडी इसका मुंह उतरा हुआ है जीएस देने के बाद, अब बेचारा कैंडिडेट सीसेट देने गया तो और बौखला गया, यहाँ से निकल के रो रहा है सर, समझे? गेटिंग माय पॉइंट, यही हुआ ना, जीएस के बाद तो मॉरल डाउन हो गया, 90% लोगों का, बोले ये क्या पूछ दिया इसने, है ना? ऐसा तो कोई जीएस का पेपर होता है सर, ओके? एंड द मोमेंट दे सॉ द सीसेट पेपर, हाथ खड़े कर दिए उन्होंने, बोले व्हाट इज हैपनिंग सर, ओके? तो उसकी इम्पैक्ट भी हुई है, तो जिसका जीएस एवरेज गया था वो सीसेट में बेचारा फेल हो गया। इस बार देखिए काफ़ी बच्चों के साथ मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि इन लोगों का मतलब जीएस एवरेज था, पर तो भी वो मेंस लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि सीसेट में अच्छे खासे मतलब मैथ्स और टेक्निकली थोड़े स्किल थे। एक आध बच्चा तो ऐसा आया, है ना, समझे? जो कह रहा है कि मेरा भी ऑप्शनल मतलब फॉर्म भरते समय भरा था और फिर उतना कुछ पढ़ा नहीं है और मैं अब क्या करूँ? मैं मतलब ढाई महीने में क्या करूँगी? समझे? तो मेंस के एलिजिबल तो हो गए कैसे भी करके इधर-उधर करके सर, है ना? ऐसे ही जीएस में ठीक-ठाक स्कोर था और सीसेट में अच्छा निकालते, सीसेट पास हो गए तो जीएस मेंस लिखने का मौका मिल गया सर, ठीक है? वेरी कॉमन। तो इस बार आप देखिएगा तो बहुत मतलब बहुत सारे डिजर्विंग कैंडिडेट्स बाहर हैं, जिनकी अच्छी तैयारी हुई थी मुख्य परीक्षा की, है ना? और जिनकी जीएस की और मेंस की बेसिकली नहीं हुई थी वो लिख रहे हैं, तो उनकी अब क्वालिटी उतनी नहीं आएगी। क्वालिटी ऑफ मतलब सब ऐसे नहीं है, पर 50% 30% 30% तो ऐसे हैं जिनकी तैयारी उतनी फुल फ्लेज नहीं है मेंस की, बट स्टिल दे आर राइटिंग मेंस, ओके? अब अभी भी उनके पास है 3 महीना, अगर 3 महीने में ढंग का कर देंगे तो निकल जाएँगे।
दे डू इट, ना पुश कर देंगे 3 महीने में ढंग का तो निकल जाएगा, 3 महीने अच्छा खासा निकालते हैं लोग सर। बट देन वही है कि मॉरल डाउन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो कहानी सर खत्म। चलिए सर, ओके। तो ये है, आज खत्म करते हैं, कल मिलता हूँ। पीडीएफ न्यूलिथिक तक की अपलोड कर देता हूँ आज सर, है ना? आज एक्चुअली बैक टू बैक क्लासेस है, बट आई ट्राई टू अपलोड, है ना? बाकी देखते हैं, चलिए बाय, प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट।